ये कोर्स सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सच में साइबर सिक्योरिटी फील्ड में एंटर करना चाहते हैं एंड इस फील्ड को अच्छे से समझना चाहते हैं या फिर इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। यस, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको साइबर सिक्योरिटी फील्ड में आना तो है बट उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेसिक सीख रहे होते हैं, समझने की कोशिश कर रहे होते हैं बट उनको नहीं मिल पाता, इसलिए कोर्स बनाया गया है। अगर आप अपना करियर साइबर सिक्योरिटी में बनाना चाहते हो, एंटर करना चाहते हो एंड आपको बेसिक कुछ भी नहीं पता, आप कहीं से भी इंस्पायर हुए हो, किसी मूवी से किस्से को सुनकर, किसी न्यूज़पेपर में न्यूज़ को पढ़कर आप इंस्पायर हुए हो कि मुझे साइबर सिक्योरिटी फील्ड में आना है, बट आपको कोई बेस नहीं मिल रहा है कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है। कुछ लोग बता दो देते हैं रोड मैप, ठीक है, बट उस रोड मैप से भी बेसिक होता है, ठीक है, नेटवर्किंग से भी बेसिक कुछ ना तो कुछ होता होगा, ठीक है, तो उससे भी बेसिक यहाँ पर बताया गया है इस कोर्स में। इसमें बेसिकली मैंने एकदम जो ज़ीरो बोलते हैं ना जिसको, वहाँ से स्टार्ट किया हुआ है इस कोर्स को। तो यहाँ पर बेसिकली आप कह सकते हो कि जिनको कंप्यूटर के बारे में पता ही नहीं है, कंप्यूटर क्या होता है वही नहीं पता, वो भी इस कोर्स से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस कोर्स के बाद आप अगले स्टेप में बढ़ सकते हो साइबर सिक्योरिटी के, नेटवर्किंग, लिनक्स, आगे जो भी आपको बढ़ना है। इस कंप्लीट वीडियो को पूरी करने के बाद, यानी जब आप इसको पूरा देख लोगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको क्या स्टेप लेनी है, वो सारी चीज़ें भी मैंने लास्ट में एडिट कर रखी हैं। मतलब मैंने आपको बता दिया है कि ये कोर्स जब आप कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद आपको आगे क्या करना है, क्या सीखना है, देन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा साइबर सिक्योरिटी फील्ड में एंटर करना। Disclaimer: The content in our cybersecurity and ethical hacking videos is strictly for educational purposes only. We do not endorse or encourage any illegal or malicious activity. Viewers should use this information responsibly and in compliance with applicable laws and regulations. Any action taken based on our content are at the viewers' own risk. We are not liable for any misuse or unlawful action by viewers. Always seek proper authorization before implementing any technique discussed in our videos. Cybersecurity should always be approached with commitment to legality and ethical conduct. So warriors, ये बेसिकली आपका कोर्स है। यहाँ पर बेसिकली आप इस कोर्स को कह सकते हो कंप्यूटर बेसिक्स या फिर साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल। साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल का ये है कि जो बहुत ज़रूरी है समझना साइबर सिक्योरिटी में एंटर करने से पहले। मतलब हम यहाँ पर वो चीज़ें सारी सीखने जा रहे हैं जिनके बिहाफ पे आप साइबर सिक्योरिटी के अंदर एंटर कर सकते हो, ठीक है, मतलब एकदम ज़ीरो से, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको। तो यहाँ पर आप साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल बोल सकते हो इसको, क्योंकि ये फंडामेंटल ही है, एक तरह से आपका बेसिक क्रिएट कर रहा है, मतलब आपका बेसिक बना रहा है। तो बेसिक मतलब वही ABCD, ज़ीरो से कह सकते हो वो। तो यहाँ पर हम आगे चलते हैं। यहाँ पर आप आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप पहले से ये सारी चीज़ें बेसिक्स आप पे क्लियर है तो आप इनरोल हो सकते हो हमारे एडवांस कोर्सेस में, जहाँ पर आपको प्रीमियम मॉड्यूल्स मिलने वाले हैं, AI टूल्स के साथ बेस्ट लैब मिलेगा, ठीक है, क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, एंड ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, ये हमारा कांटेक्ट नंबर है टीम का, तो आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये कोर्स आपके लिए तब है जब ये आपको सब चीज़ आता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या कवर है मैं आगे बताता हूँ आपको, लेकिन एडवांस कोर्सेज़ के लिए आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। तो ये काफ़ी इफेक्टिव रहेगा आप सभी के लिए एंड बहुत अच्छा है कोर्स में, तो क्योंकि ऐसा कोर्स मैंने ही डिज़ाइन किया है, किसी और से डिज़ाइन नहीं करवाया है। तो मैंने सारी चीज़ें आपके करियर पर्सपेक्टिव से सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड की है, तो आप ज्वाइन कर लीजिए यहाँ पर एंड देन आपका जो भी रिव्यू है वो मुझे ज़रूर से दीजिएगा। हम यहाँ पर टॉपिक इसमें डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या टॉपिक रहने वाला है, क्या क्या सीखोगे आप इसमें। अगर आपको ये सब पता है तो आप इस कोर्स को छोड़ के नेक्स्ट में बढ़ सकते हो। नेटवर्किंग आता है बेसिकली, इसके बाद ये फंडामेंटल है, इसके बाद आप नेटवर्किंग में बढ़ सकते हो, मतलब डेडिकेटेड नेटवर्किंग में। इसमें भी नेटवर्किंग है बट काफ़ी बेसिक्स है। तो यहाँ पर देखो, हम तो यहाँ पर समझने वाले हैं कंप्यूटर क्या होते हैं, देन यहाँ पर हम समझेंगे कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, ठीक है, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है एंड कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम है, फाइल एंड फोल्डर्स क्या होते हैं, उनको मैनेज कैसे किया जाता है, इंटरनेट का क्या है बेसिकली एंड उसका बेसिक समझते हैं हम लोग यहाँ पर, नेटवर्किंग का बेसिक समझेंगे, कमांड लाइन का बेसिक समझेंगे,
ठीक है, जो आपके विंडोज़ में काम करते हैं, एंड कमांड लाइन क्या होता है। यहाँ पर हम लोग लिनक्स की बेसिक्स को समझने की कोशिश करेंगे, लिनक्स के बेसिक को समझेंगे, बेसिकली लिनक्स क्या है, क्यों इम्पॉर्टेंट है ये आपके इतने सारी चीज़ों में या फिर इतने सारे डोमेन्स में इतना क्यों डोमिनेट करता है लिनक्स, क्यों साइबर सिक्योरिटी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन साइबर सिक्योरिटी के बेसिक समझेंगे, देन डिजिटल सेफ्टी जो है उसके बारे में समझेंगे, ताकि आप लोग प्रोटेक्ट भी रह सको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कवर की है, ये बेसिकली टॉपिक्स हैं ऊपर के, बाकी कुछ चीज़ें हमने इसमें डीप में भी रखा है, वो आपको आगे देखने के लिए मिलेगा। सो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये जो आपका मॉड्यूल है ना, मॉड्यूल 1 है, इसके बारे में। मॉड्यूल 1 यहाँ पर क्या बताता है। मॉड्यूल 1 बेसिकली आप यहाँ पर कंप्यूटर का पूरा इंट्रोडक्शन है कि कंप्यूटर क्या है, क्योंकि हम लोग फ़ोन्स यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, बट एक्चुअल में क्या होता है कंप्यूटर आपका, उसके बारे में समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज़ कंप्यूटर। ठीक है, ये आपसे एक क्वेश्चन है यहाँ पर। कंप्यूटर से बेसिकली हम यहाँ पर कंप्यूटर को बहुत डीपली नहीं ले जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे कंफ्यूज करने वाले नहीं बताएंगे, सिंपल सा तरीका बताता हूँ मैं आपको। कंप्यूटर बेसिकली आपका एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, इट्स ओनली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक ऐसा डिवाइस जो कि आपके इनपुट पे काम करता है एंड आपको आउटपुट देता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ इनपुट एंड आउटपुट पे कैसे काम करता है, वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। जैसे आपने कुछ, ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है, ये सिंपल सा आपका कंप्यूटर है, एंड आपने इसको कहा कि एक कोई फोल्डर या फाइल या ऐप्स है, चलो मैं ऐप्स ले लेता हूँ। आपने इसको कहा कि इस ऐप को ओपन करो, फॉर एग्जांपल ये कैलकुलेटर है, आपने इस पर क्लिक किया, ये ओपन हो गया। इट मीन्स माउस से आपने उसको इनपुट दिया, पहले आपने इसको माउस से क्या दिया, इनपुट, इसको इनपुट मिला। जब इसको इनपुट मिला तो इसने उसको प्रोसेस किया, इट मीन्स उसको समझा कि आप क्या बोल रहे हो, है ना, प्रोसेस किया कि किस ऐप को कहाँ पर क्लिक किया एंड किस ऐप को ओपन करने के लिए कहा है आपने बेसिकली। ठीक है, तो आपने यहाँ पर कैलकुलेटर को ओपन करने के लिए कहा था, तो वो कैलकुलेटर को ओपन कर देगा। ठीक है, ये जब उसने ओपन किया, ये आउटपुट था उसका। ठीक है, मतलब आपके दिए हुए इंस्ट्रक्शंस या फिर आपके दिए हुए जो भी कमांड्स हैं, ये कमांड्स ही बोल सकते हो आप इसको, ज़रूरी नहीं कि आप टाइप करके ही कमांड दो, आप वॉइस कमांड भी देते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो आपने उसको दिया वो कमांड था, तो आपके दिए हुए कमांड के बिहाफ पे जो काम कर रहा है, वो जो आउटपुट दे रहा है, ठीक है, उसी को आप बेसिकली आउटपुट बोलते हो। तो जैसे आपने इसको कैलकुलेटर ओपन करने के लिए कहा तो ये ओपन कर देगा, इट मीन्स वो आपको आउटपुट दे रहा है। एंड आप कैलकुलेटर ओपन हो गया, आप वहाँ पर कैलकुलेशन करोगे, जैसे 1 + 1 क्या होता है आपने इससे पूछा, ये क्या दिया आपने इसको, ये आपने इसको इनपुट दिया। अब ये आपको रिजल्ट देगा 1 + 1 = 2, इसका मतलब वो आपको ये आउटपुट दे रहा है 2। मतलब आपने उससे क्वेश्चन पूछा, उसने आपको आंसर किया, इट मीन्स वो आउटपुट है। आंसर कैसे किया उसने, प्रोसेस करके। ठीक है, तो कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो कि आपके दिए हुए इनपुट को लेता है, उसको प्रोसेस करता है, मतलब उसको समझता है। ठीक है, एंड क्या आपने कहा है उसके बिहाफ पे वो आउटपुट देता है, वो कंप्यूटर है। आपके दिए हुए कमांड को एक्सेप्ट करके, वो प्रोसेस करके आपको जो भी आउटपुट देता है वही कंप्यूटर होता है। ठीक है, आप चाहे यहाँ पर कैलकुलेटर को बोल दो, यस वो भी एक कंप्यूटर ही है। कंप्यूटर जो ह्यूमन के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस पे काम करे, ह्यूमंस के दिए हुए किसी भी क्वेश्चंस पर काम करे, किसी भी दिए हुए कमांड पर काम करे, उसको आउटपुट दे, प्रॉपरली आउटपुट दे, उसको हम कंप्यूटर कहते हैं। दैट्स इट। सो बेसिकली ये था आपके कंप्यूटर के बारे में कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। नेक्स्ट हम समझेंगे कि कितने टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, किन किन चीज़ों को हम कंप्यूटर बोलते हैं एंड क्या क्या चीज़ें होती हैं कंप्यूटर में, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितनी चीज़ें आज के टाइम पे
मोस्टली सामने आती हैं कंप्यूटर के नाम पे, ठीक है। कंप्यूटर बेसिकली कंप्यूट करना होता है, कैलकुलेट करना होता है, जितनी भी चीज़ें आप जो भी इनपुट देते हो उनको कंप्यूट करना यानी कैलकुलेट करना, ठीक है, उनको प्रोसेस करना, इसी को कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूट एक कैलकुलेशन का टेक्निकल वर्ड बोल सकते हो आप उसको। तो कंप्यूट मतलब कैलकुलेशन करना। आपका कैलकुलेटर भी एक कंप्यूटर है, इट्स अ मशीन बेसिकली, ये भी कंप्यूटर है। तो मशीन्स की कैटेगरी बहुत तरह की होती हैं, बट कंप्यूटर की कैटेगरी मतलब मशीन जो है वो कंप्यूटर हो सकता है, ठीक है। मतलब कंप्यूटर एक मशीन हो सकता है, बट हर मशीन कंप्यूटर नहीं हो सकती, ये आप समझो। तो मशीन बेसिकली कह सकते हैं कि अम्ब्रेला टर्म है जिसमें मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक ये सारी चीज़ें आती हैं। जैसे आपका कह सकते हो मिक्सर ग्राइंडर, इसको आप मशीन बोल सकते हो, बट उसको आप कंप्यूटर नहीं बोल सकते, ठीक है। तो अम्ब्रेला टर्म का मतलब कि जैसे कोर्स बोलते हैं हम लोग, तो कोर्स के अंदर फॉर एग्जांपल अम्ब्रेला टर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ जैसे कोर्स है, या आप कोर्स की बात करते हैं, ठीक है। तो कोर्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कोई भी कोर्स हो सकता है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स हो सकता है, साइबर सिक्योरिटी का कोर्स हो सकता है, ठीक है। एंड कोई भी जैसे MSCT का कोर्स होता है ना, एंड टैली का बहुत सारे कोर्स होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कोर्स होते हैं। तो ये सारे अम्ब्रेला कोर्स एक अम्ब्रेला टर्म हो गया, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। अम्ब्रेला टर्म मतलब जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। तो वैसे ही मशीन एक कह सकते हो कि अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। कंप्यूटर एक स्पेशलाइज्ड वर्ड है जो एक स्पेशलाइज्ड कैटेगरी के लिए आता है, जो इलेक्ट्रॉनिकली या फिर प्रोसेस करके किसी डेटा को आउटपुट देती हो, ठीक है, ऐसे कह सकते हो इलेक्ट्रॉनिकली। तो यहाँ पर हम टाइप ऑफ कंप्यूटर्स की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को पता होगा, बहुत सारी जगह देखा होगा, ऐसा कोई भी नहीं है आई थिंक सो मेरे ऑडियंस में जो लैपटॉप को नहीं जानता है। लैपटॉप बहुत ही कॉम्पैक्ट पावरफुल मशीन होता है, ठीक है। इसको आप कहीं पर भी ले जा सकते हो, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग आप इसको कहीं पर भी ले जा सकते हो। किसको? लैपटॉप को। ये बहुत प्रिसाइज मशीन होती है, काफ़ी छोटी होती है, आप इसको कहीं पर भी ले जाओ एंड बहुत पावरफुल होती है, कॉम्पैक्ट होती है। ये बेसिकली आप ऑफिस में, घर में, कहीं भी यूज़ कर सकते हो। सेकेंड टाइम ऑफ ये होता है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप मीन्स एक ऐसा कंप्यूटर जो कि एक ही जगह रख के बनाया, मतलब एक ही जगह रख के आप उसको चला सकते हो। मतलब उसको इधर से उधर मूव करने में थोड़ा इशू होता है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं। उसका CPU कैबिनेट अलग होता है, उसका मॉनिटर अलग होता है, एंड उसमें माउस कीबोर्ड वो एक्स्ट्रा लगते हैं, स्पीकर्स चाहिए तो वो अलग लगते हैं। तो बेसिकली क्योंकि हेवी कंपोनेंट्स के वजह से ये थोड़ा सा ज़्यादा मतलब कह सकते हो कि कॉम्पैक्ट नहीं होता। ये एक ही जगह पे रख के बनाया, मतलब रख के चला सकते हो आप लोग, एक ही जगह के लिए बनाया गया है, ठीक है। बट लैपटॉप ऐसा नहीं है। लैपटॉप आप कहीं भी ले जाओ, एनी टाइम एनीवेयर आपका काम करेगा। चाहे आप लैपटॉप ट्रेन जाओ, कहीं ट्रैवल कर रहे हो या फिर कहीं घूम रहे हो, वहाँ आप एक बैग में भर के ले जा सकते हो। बट डेस्कटॉप ऐसा नहीं, ठीक है। डेस्कटॉप को आप सिर्फ एक रूम, स्पेशलाइज एक जगह चाहिए होगी जहाँ पर उसको आप रख सको। फिक्स तो नहीं कह सकते, मूवेबल होता है, बट ट्रैवलिंग में ट्रैवल नहीं कर सकते आप लोग। और बात करें इन दोनों में पावर की, तो आपको अच्छे से पता हो सकता है आजकल लैपटॉप्स भी बहुत पावरफुल आते हैं, बट डेस्कटॉप की एक अलग अपनी दुनिया है। क्यों? क्योंकि डेस्कटॉप जो होता है वो कैबिनेट्स आपने देखे होंगे, उसके बहुत बड़े बड़े होते हैं। जो CPU होता है, अलग से CPU होता है, उसके बहुत बड़े बड़े होते हैं। इस वजह से पावर कंजम्पशन भी इसका अच्छा खासा होता है ना। पावर की कोई लिमिटेशन नहीं होती, इसलिए पावर जितना चाहे उतना कंज्यूम कर सकता है वो। इस वजह से नो लिमिट ऑफ पावर, एंड जब पावर की लिमिट नहीं है तो उसमें जो प्रोसेसिंग पावर है वो भी बहुत फास्ट होगी। तो इस वजह से डेस्कटॉप थोड़ा ज़्यादा फास्ट होते हैं। लैपटॉप में बैटरी से ऑपरेट होता है, इसको एक लिमिट रखना पड़ता है अपने बैटरी की, इसलिए ये थोड़ा सा इनके मुकाबले कम पावरफुल होते हैं। बट आपका काम दोनों में भी हो जाता है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में मोस्टली लोग जो हैं वो लैपटॉप यूज़ करते हैं, जो क्योंकि जॉब कर रहे होते हैं, इधर उधर उनको लेके जाना पड़ता है, मूव करना पड़ता है।
बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको घर पे ही रह के काम करना होता है तो वो डेस्कटॉप यूज़ कर लेते हैं, बट ज़्यादातर लैपटॉप ही यूज़ होता है। उसके बाद हम अपने फ़ोन्स को भी कंप्यूटर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो लैपटॉप मतलब जो काम आपका डेस्कटॉप लैपटॉप कर सकता है वो काम आपका फ़ोन कर सकता है, एंड बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, अपने जेब में चल सकता है आपके ये, ठीक है। सारी चीज़ें आपकी कर सकता है, सारे काम कर सकता है आपका, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये भी एक टाइप ऑफ कंप्यूटर ही है जो कि स्मॉल पॉकेट साइज़ में आपके पास रहता है। उसके बाद यहाँ पर इन तीनों की एक साथ टैबलेट है आपका। ये लैपटॉप तो आपने देख लिया, टैबलेट होता है वो भी एक टाइप ऑफ कंप्यूटर ही होता है, क्योंकि आप भी उससे वही काम कर सकते हो जो मोबाइल लैपटॉप डेस्कटॉप से कर सकते हो। 100% नहीं बट 90% सारी चीज़ें आप कर सकते हो अपने फ़ोन में या लैपटॉप में या टैबलेट में इनके मुकाबले, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दो चीज़ें और होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता हूँ आपको सर्वर। एक होता है सर्वर, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय सर्वर? सर्वर क्या होता है? सर्वर बेसिकली एक कंप्यूटर, जैसे आप लैपटॉप डेस्कटॉप बोलते हो, इनकी तरह नहीं होता। ये बेसिकली इनसे ज़्यादा पावरफुल होता है। ये बेसिकली सर्वर का मतलब क्या होता है पहले वो समझो। सर्वर का मतलब सर्व करना, ठीक है। किसी चीज़ को मतलब जैसे आप भंडारा होता है कहीं पर, या फिर आप कुछ चीज़ें कोई सर्विस दे रहे हो किसी को, ठीक है। जैसे आप साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज देते हो तो आप सर्व कर रहे हो। आप किसी को खाना बांट रहे हो, खिला रहे हो, तो आप सर्व कर रहे हो, ठीक है। सर्व मतलब किसी को सर्व करना, सर्विस देना, ठीक है। तो सर्वर का मतलब ही है कि वो सर्व कर रहा है, सर्विस दे रहा है। अभी ये सर्वर्स ये बहुत हेवी कंप्यूटर होते हैं, डिज़ाइन होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज यूज़ करती हैं और आप भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं, हाईली पावरफुल होते हैं। ये लोगों को सर्वर मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं इसमें अपना कह सकते हो कि वेबसाइट होस्ट करने के लिए यूज़ करती हैं। जैसे आप बड़ी बड़ी वेबसाइट यूज़ करते हो, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, है ना। ये सारी चीज़ें जो यूज़ करते हो ना, ये कहाँ से चल रही होती हैं? कहीं ना तो कहीं रखी होंगी। ये हर एक वेबसाइट जो होती है वो ऐसे नहीं चलती, मतलब ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर भी रख दो चलने लगे। वो एक सर्वर में रखी जाती हैं, स्पेशलाइज सर्वर में रखी होती हैं, और उनके सर्वर काफ़ी बड़े होते हैं क्योंकि यूज़र्स कितने ज़्यादा हैं उस पर डिपेंड करता है। एक सर्वर लगभग कई लैपटॉप डेस्कटॉप के बराबर होता है। जब 1000, 2000, 4000, 10,000 ऐसे कंप्यूटर मिलाओगे तब एक सर्वर बेसिकली काम करता है। एंड इसका काम आपके लैपटॉप डेस्कटॉप जैसा नहीं होता। ये बेसिकली आने वाली जो रिक्वेस्ट हैं और जाने वाली जो रिक्वेस्ट हैं, मतलब आने वाले रिक्वेस्ट जाने वाले रिस्पॉन्स, उस पर काम करता है। दैट्स इट। आपके लैपटॉप की तरह इसमें वीडियो एडिटिंग एंड एवरीथिंग वो सारी चीज़ें नहीं होती, इसमें सिर्फ वेबसाइट स्टोर होती है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को सर्वर समझ में आया होगा। सर्वर आप ऐसे और इजी लैंग्वेज में अगर समझना चाहते हो तो ऐसे समझ सकते हो कि सर्वर एक सर्विस देने वाला एक डिवाइस होता है, मतलब जो सिर्फ और सिर्फ आपसे, मतलब जैसे आप गूगल पे सर्च करते हो कोई चीज़, जैसे आपने इंस्टाग्राम वीडियो सर्च किया तो वहाँ से जो रिप्लाई आता है, मतलब जो वीडियोस आती हैं, वो वीडियोस आपको सर्वर के वजह से दिख जाती है। आपने सुना होगा सर्वर डाउन है, तो ये सर्वर बंद हो जाता है, उस समय सर्वर डाउन होता है। तो ये बेसिकली मल्टी फंक्शन करता है ये सर्वर, मतलब आपके वेबसाइट के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। आपकी बड़ी बड़ी वेबसाइट हेवी, बड़ी बड़ी कंपनीज यूज़ लेती हैं इसको, काफ़ी हेवी होता है ये। एंड कह सकते हो कि एक अलमारी जैसा होता है, बड़ा अलमीरे जो आपके यहाँ होता है उतना बड़ा होता है, काफ़ी पावरफुल होता है, स्टोरेज भी बहुत ज़्यादा होती है इसमें। तो ये तो बात होगी सर्वर की, ये आपका सर्विसेज के लिए यूज़ होगा, आपको एक सर्विस देने के लिए। और ऐसा भी कह सकते हो कि जैसे एक स्पेसिफिक सर्विस भी फिक्स हो सकती है इसमें, जैसे सिर्फ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स पे काम करे ये। यानी आप कुछ सर्च करो, जैसे गूगल पे आप कुछ सर्च कर रहे हैं यूट्यूब वीडियो, तो आपको ये सिर्फ वो वीडियोज़ ला के दे, ठीक है। कुछ होते हैं मेल सर्वर्स, वो सिर्फ आपके मेल का रिप्लाई, मेल को सेंड करना और रिसीव करने का काम कर सकते हैं, मेल सर्वर्स भी होते हैं। ऐसे बहुत सारे सर्वर्स होते हैं। आगे चलोगे साइबर सिक्योरिटी में और सारी चीज़ें समझोगे। बस
अभी आपको ये सर्वर का मतलब पता होना चाहिए। देन बाद में लास्ट में आते हैं सुपर कंप्यूटर्स। सुपर यानी आपको पता है कि कुछ बड़ा है। सुपर कंप्यूटर वो कंप्यूटर्स होते हैं जो कि ये कंप्यूटर से भी बहुत बड़े होते हैं। आपके सर्वर एंड एवरीथिंग इनसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं। कई लाख कंप्यूटर्स मिला दो, कई करोड़ कंप्यूटर्स मिला दो, तब जाके ये एक सुपर कंप्यूटर होता है। आप गूगल में सर्च करना सुपर कंप्यूटर कैसे दिखते हैं। ये बेसिकली हाईली कैलकुलेशंस के लिए यूज होते हैं। कह सकते हो वेदर के लिए, वेदर कैलकुलेशन के लिए, या फिर कह सकते हो कि ये सारे कंप्यूटर रिसर्च के लिए यूज होते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपका नॉर्मल कंप्यूटर एक कैलकुलेशन करने में 10 दिन लेता है फॉर एग्जांपल, तो ये सिर्फ कम से कम 0.1 सेकेंड भी नहीं लेंगे। ठीक है, 0.1 सेकेंड लेते हैं, इतने पावरफुल होते हैं। अगर ये कंप्यूटर आपका एक साथ 10 वीडियो एडिट कर सकता है, या फिर 10 वीडियो एक साथ रेंडर कर सकता है, एडिट कर सकता है, तो ये कंप्यूटर कई लाख या करोड़ वीडियोस को एक साथ रेंडर कर सकते हैं। ये इतने पावरफुल होते हैं। इसमें बहुत सारी पावर लगती है, बहुत सारे प्रोसेसर्स होते हैं, बहुत बड़ा प्रोसेसर होते हैं, बहुत फास्ट प्रोसेसर्स होते हैं, इसलिए इनको सुपर कंप्यूटर कहते हैं। हमारा काम मोस्टली लैपटॉप पर होने वाला है, डेस्कटॉप पर होने वाला है। ठीक है, और फ़ोन तक होगा बेसिकली साइबर सिक्योरिटी में। एंड आगे चल के इस सर्वर पे भी काम करने वाले हो। तो बेसिकली आप सुपर कंप्यूटर अभी हमारे पास अवेलेबल है ही नहीं, तो आप कहाँ से सीखोगे उसके बारे में। ये बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो भी एजेंसीज होती हैं उनके पास होता है। यस, हम सर्वर पे काम कर सकते हैं, मतलब उतना पावरफुल तो नहीं जितना पावरफुल ओरिजिनल होता है, बट हाँ हम सर्वर पे काम करेंगे। साइबर सिक्योरिटी कोर्सेस में हम लोग लैब में प्रोवाइड करते हैं सर्वर को, आप उसको यूज़ करके एक्सपीरियंस कर सकते हो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे दिखता है बेसिकली। तो हमारा काम लैपटॉप पे होगा। लैपटॉप एंड डेस्कटॉप कोई फ़र्क नहीं होता, वो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो ऑफलाइन कहीं भी। फ़ोन्स पे हो सकता है हमारा काम, एंड लैपटॉप डेस्कटॉप जो भी है उस पर टैबलेट, फ़ोन एंड टैबलेट बोथ आर सेम लगभग, एंड डिस्प्ले साइज़ का फ़र्क होता है बस उसमें। एंड सर्वर पे करेंगे कुछ हद तक, वो ओरिजिनल बड़ा वाला सर्वर नहीं, यहाँ पे कंप्यूटर पे भी सर्वर इंस्टॉल हो सकता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पे होता है। सुपर कंप्यूटर सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है। जब कभी अगर आपको जाना है रिसर्च एंड डेवलपमेंट वे फील्ड में, तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा। वैसे जनरली ये नहीं मिलता क्योंकि हाईली एक्सपेंसिव मशीन है ये। ठीक है, नाउ अब हम आगे बात करते हैं। आगे हमारा होगा कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंपोनेंट्स मतलब कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो एक कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए इम्पॉर्टेंट है, और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर लगती हैं। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हम वो अंदर से खोल के देखने वाली चीज़ नहीं बोल रहे हैं, एकदम अंदर चले जाएं, उसकी आईसीज होती हैं, छोटे छोटे केबल, उनको नहीं समझने वाले। हम जिन चीज़ों को टच करते हैं हमेशा, जिनसे जो हमारे हमेशा काम आती है, उनकी बात करने वाले हैं। तो वो वाले कंपोनेंट्स की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो बेसिकली यहाँ पर कंपोनेंट्स आप लोग देख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर समझेंगे इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? वो डिवाइसेस जिनसे आप सिस्टम के पास अपना डेटा पहुँचाते हो, जिससे आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हो, जिससे आप उसको बताते हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कोई एक वीडियो चाहिए, तो आप कैसे बताओगे? अपने कंप्यूटर को या फिर अपने फ़ोन को टाइप करके ना, कीबोर्ड से। तो वो एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो पहले हम इनपुट डिवाइस के बारे में समझेंगे कि इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, एंड क्या क्या चीज़ें होती हैं एक इनपुट डिवाइसेस में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखो, आपकी इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड है, टाइप करके डालते हो, कंप्यूटर को बताते हो कि मुझे क्या चाहिए, सर्च करते हो। एंड माउस, ये आपको पॉइंट करने में मदद करता है, इधर उधर जहाँ टाइप करना है, कहीं भी ले जाना है, तो वहाँ पर वो आपको पॉइंटिंग करने में मदद करता है बेसिकली।
एक जगह पे ले जाने पे मदद करता है। जैसे एक सर्च बॉक्स है यहाँ पर, ठीक है, सर्च बॉक्स है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर टाइप करना है, एक सर्च बॉक्स है और एक कह सकते हो कि नॉर्मल आपका विंडोज़, अगर आप देखा होगा आपने विंडोज़, तो यहाँ पर विंडोज़ के कुछ ऐप सर्च करने के लिए है। यहाँ पर ऐप सर्च करते हो, कर सकते हो आप, यहाँ से गूगल का कुछ वीडियो सर्च कर सकते हो। अब आपको ऐप सर्च करना है या गूगल पे सर्च करना है, ये कैसे बताओगे? ये वाले बॉक्स में सर्च करना है या ये वाले बॉक्स में, वो कैसे बताओगे? तो यहाँ पर माउस काम करेगा। वो आपका जो कर्सर होता है जहाँ से आप टाइप करते हो, मतलब जो हेल्प करता है आपकी टाइपिंग में, बताता है कि यहाँ पर कुछ चीज़ लिखना है, जो टाइपिंग हो रही है वो यहाँ पर लिखना है। तो आप यहाँ पर माउस के ज़रिए उसको पॉइंट कर सकते हो। तो इसमें आपका इधर उधर मूव करने के लिए, कर्सर को मूव करने के लिए आपका कौन हेल्प करता है? माउस। तो माउस क्या है? ये भी एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। नेक्स्टली यहाँ पर आप बात करोगे, जैसे आपका स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि आप वहाँ से स्कैन करके कंप्यूटर को बता रहे होते हो कि ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है। आप वहाँ से इनपुट देते हो, ठीक है, इसलिए इसको इनपुट डिवाइस कहते हैं। माइक, आप आजकल बोल के भी सर्च करते हो म्यूज़िक को, है ना, वॉइस कमांड से, तो माइक भी तो इनपुट है ना, मतलब आवाज़ भेज रहा है आपके कंप्यूटर तक, वो भी इनपुट है। टच स्क्रीन जो आप टच करते हो, ठीक है, कि मुझे ये यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर चाहिए। माउस का काम आपका टच कर रहा है आजकल आपके फ़ोन में, लेकिन लैपटॉप एंड डेस्कटॉप पे तो माउस ही कर रहा होता है। तो टच भी एक तरह से आपका क्या है, ये भी एक कह सकते हो, आपका कह सकते हो नहीं, है ही वो इनपुट डिवाइस। कैमरा, ये क्या है? ये भी आपका इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है, क्योंकि आपकी फ़ोटो कैप्चर करता है। क्या ये आपकी फ़ोटो दिखाता है? नहीं दिखाता, ये कैप्चर करता है। जॉयस्टिक, जब आप गेम खेलते हो या फिर गेम कंट्रोलर जिसको बोलते हो आप लोग, कंट्रोलर बोलते हो, ये आपको गेम में इधर से उधर मूव करने की करने के लिए हेल्प करता है एंड बताता है कि गेम कैरेक्टर को कहाँ जाना है। तो आप यहाँ से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हो कि इधर जाना है, उधर जाना है, मतलब इनपुट दे रहे होते हो कंप्यूटर में, ठीक है। तो ये भी आपका इनपुट डिवाइस है। बार कोड रीडर, आपने देखा होगा शॉप में, मॉल्स में, वो स्कैन करते हैं देन बिल बनाते हैं। ये भी कंप्यूटर को एक इनपुट देते हैं, वहाँ से स्कैन करते हैं, कंप्यूटर को इनपुट मिलता है, देन वो सर्च करता है अपने अंदर, देन उस प्रोडक्ट का बिल बनाता है वो। तो ये बेसिकली ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। इनपुट डिवाइसेस हम उसको कहते हैं जो बेसिकली कंप्यूटर को बताने के लिए काम आता है कि मुझे क्या सर्च करना है, मुझे क्या चाहिए, ठीक है। इनको हम बेसिकली इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। एंड अगर आप इनपुट डिवाइसेस एज अ नॉर्मल समझना चाहते हो कि एक रियल लाइफ एग्जांपल में, तो ये आपकी आँख, ठीक है, और आपके हाथ, ये इनपुट हैं, ठीक है। और आउटपुट कहाँ से आता है? आपके मुंह से। इट्स अ आउटपुट, ठीक है, क्योंकि आप वहाँ पर बोल के बता सकते हो। आँखें जो है वो आपकी देखती है एंड मुंह आपका बोलता है। जैसे मैंने बोला कि ये कौन सा कलर है जो मैंने पहना हुआ है, तो ये आपकी आँख ने देखा एंड आपका मुंह बताएगा कि ये क्या है, ब्लैक कलर है। बेसिकली यही आपका इनपुट एंड आउटपुट होता है, वही आप कंप्यूटर को बता रहे होते हो अलग अलग तरीके से। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर आउटपुट डिवाइसेस की। आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो आपको दिखाते हैं। चलो, आपने कीबोर्ड में टाइप किया google.com, वो आपको दिखेगा कैसे कि आपने क्या टाइप किया है? क्या टाइप किया है वो कैसे दिखेगा? आप मॉनिटर में दिखेगा, जाहिर सी बात है, स्क्रीन पर देखते हो। तो ये क्या है? ये आपका है सिंपली आउटपुट डिवाइस। कौन? आपका मॉनिटर। ये मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस होता है, am I राइट? मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। चलो, आपने म्यूज़िक सर्च किया यूट्यूब पे, आपने माइक से बोला कि म्यूज़िक सर्च करो, तो उसने सर्च किया। अब जब म्यूज़िक बजेगा तो उसका किस में सुनोगे आप? जाहिर सी बात है, स्पीकर पे। तो स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस हो गया। तो यहाँ से देखो, कोई भी चीज़, कैमरे से फ़ोटो ले रहे हो वो इनपुट होगा, लेकिन दिखाएगा किस पे? मॉनिटर पे, आउटपुट है। माइक से आप बोल रहे हो लेकिन आवाज़ निकलेगी किससे? स्पीकर से,
तो माइक जो इनपुट है ये आउटपुट डिवाइस हो गया, या फिर आपका आउटपुट डिवाइस ये हेडफोन भी हो सकता है, हेडफोन पे भी आप सुन सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपने फॉर एग्जांपल आपने स्कैन किया, स्कैनर है, आपने स्कैन किया एंड स्कैन करके आपको उसका प्रिंट आउट निकालना है, ठीक है। तो किससे निकलेगा? प्रिंटर से, क्योंकि प्रिंटर भी तो आउटपुट दे रहा है ना, दिखा रहा है आपको, है ना। आप प्रिंटर से इनपुट दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते, सिर्फ उससे आप आउटपुट ले सकते हो, प्रिंट आउट बाहर आएगा आपका, ठीक है। एंड लास्टली आप इसके बारे में जानते ही होगे, प्रोजेक्टर जिसको बोलते हो, ये आपकी स्क्रीन का ही काम करता है, ठीक है। किसका काम करता है? आपके मॉनिटर का ही काम करता है। तो इसमें भी आप आउटपुट देख सकते हो। तो बेसिकली ये इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आपकी एक दूसरे से मिल के काम करती हैं, ठीक है। तो आई होप आप सभी को इनपुट एंड आउटपुट समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा था कि आप रियल लाइफ एग्जांपल से समझ सकते हो कि हाथ और आँख जो है आपका इनपुट हो गया, आपके इनपुट हो गया, और आउटपुट आपका मुंह हो गया, राइट। आउटपुट आपका मुंह हो गया। तो वैसे ये है, जो चीज़ें आपको दिखाए बताए वो आउटपुट होगा। अब हम बात करते हैं एक स्पेशल एंड वेरी कह सकते हो इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जो कि है प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है? तो मैं अगर रियल लाइफ एग्जांपल से आपको समझाऊं, मैंने आपको पूछा, फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछ रहा हूं 2 + 2 क्या होता है? आप सोचोगे अरे 2 + 2, आपने कान से क्या लिया? इनपुट लिया, 2 + 2 सुना, आपके ब्रेन ने उसको प्रोसेस किया, मतलब ऐड किया, 2 + 2 4, ठीक है। एंड आपने मुंह से मुझे बताया, तो ये क्या है? आउटपुट। कान से इनपुट, ब्रेन से प्रोसेस किया आपने उसको, ठीक है, कैलकुलेट किया, एंड मुंह से आपने मुझे आउटपुट दिया। ये क्या हो गया? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग यूनिट। ये हमेशा सेंटर पे रहता है। प्रोसेसिंग यूनिट आपका माइंड है इन रियल लाइफ, बट कंप्यूटर के पास भी प्रोसेसिंग यूनिट होता है, वो भी कैलकुलेट करता है। किससे कैलकुलेट करेगा? वो CPU से करता है। तो ये ऐसा होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लगा देता हूँ एक CPU, ठीक है। अब आपने गूगल में सर्च किया, या फिर चलो वही कैलकुलेटर वाला एग्जांपल लेते हैं। आप यहाँ पर कैलकुलेटर का ऐप ओपन किया आपने, क्वेरी आपके CPU के पास गई, आपको यहाँ पर दिख गया मॉनिटर पे। तो आपने क्या सर्च किया है? कैलकुलेटर। अब आपको यहाँ पर कैलकुलेटर दिख रहा है, आप यहाँ पर माउस से क्लिक करोगे, मतलब कंप्यूटर को बताया कि हाँ यही है, इसको क्लिक करोगे, वापस से CPU को पता चलेगा इन्होंने यहाँ पर क्लिक किया है, वो उसको ओपन करके वापस यहाँ दिखाएगा। अब यहाँ पर कैलकुलेटर ओपन ऑन हो जाएगा आपके, है ना। अब जब कैलकुलेटर ऑन हो जाएगा तो आप यहाँ पर ऐड करोगे, जैसे 1 + 1 ऐड किया आपने, ठीक है। 1 + 1 ऐड आप यहाँ पर टाइप करोगे, कीबोर्ड से टाइप करोगे यहाँ पर, ठीक है, 1 + 1। अब ये क्या करेगा? इसके अंदर कैलकुलेशन पावर होती है, ये CPU के अंदर कैलकुलेट कर सकता है। तो ये 1 + 1 को ऐड करेगा इस CPU पे, इसी के अंदर ये प्रोसेस करेगा यहाँ पर, एंड रिजल्ट जो दिखाएगा वो स्क्रीन पर दिखाएगा। इसका मतलब CPU एक सिस्टम का ब्रेन होता है, कह सकते हो उसका दिमाग है। जैसे आपका दिमाग है जो 1 + 1 ऐड करके आपको बता देता है आपको क्या बात करनी है, कहाँ पर क्या बोलना है, वो सारी चीज़ों की समझ देता है आपका ब्रेन। वैसे ही ये CPU किस जगह पे कौन सी फाइल एंड क्या करना है, कहाँ पर क्या ओपन करना है, एवरीथिंग वही CPU करता है, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है। सो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी, कंपोनेंट समझ में आए होंगे कंप्यूटर के। अब हम ये समझते हैं कि CPU एक्चुअल में होता कहाँ है। CPU जनरली आपने वो बड़ा सा डिब्बा कुछ ऐसा दिखता है जो, उसको बोलते हो आप लोग, मतलब कुछ लोग बोलते हैं, मैं सभी को नहीं बोलूँगा, बट कुछ लोग बोलते हैं। मुझे पता नहीं कि वो उनको यही CPU लगता है, या फिर बचपन से, जाहिर सी बात है हम लोग जो देखेंगे उसी को बोलेंगे। हमारे पहले टाइम पे इसी को CPU बोला जाता था, तो हम इसी को CPU बोलते थे, जो बड़ा बॉक्स मिलता है ना इस पर। बट एक्चुअल में ये कैबिनेट होता है, ये CPU नहीं होता। इसके अंदर होता है एक मदरबोर्ड, ऐसा ग्रीन कलर का आपको दिखता होगा, इसको हम मदरबोर्ड बोलते हैं। मदरबोर्ड इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सभी को जोड़ के रखता है,
ठीक है, मतलब सारे कंपोनेंट्स को जोड़ के रखता है। इनपुट डिवाइसेस भी इसी से कनेक्ट रहते हैं, इनपुट डिवाइस इसी के थ्रू कनेक्ट रहते हैं, आउटपुट डिवाइस भी इसी के थ्रू कनेक्ट रहते हैं, इसमें पोर्ट्स होते हैं उसी से कनेक्ट होते हैं। आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी इसी से कनेक्ट रहता है, यानी आपका प्रोसेसर भी इसी से कनेक्ट रहता है। प्रोसेसिंग यूनिट, इसी को प्रोसेसर कहते हैं, सीपीयू कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसी को कहते हैं हम लोग। तो ये बेसिकली यहाँ पर लगा होता है। अब क्या होता है कि मदरबोर्ड से जब सारी चीज़ें एक साथ, मतलब सबको जोड़ के रख रहा है, एंड आपके फैमिली में मम्मी होती हैं जो सबको जोड़ के रखती हैं, ठीक है, तो मतलब सारे परिवार को जोड़ के रखने का काम मम्मी का होता है, इसलिए ये भी सभी को जोड़ रहा है, इसलिए इसको मदरबोर्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये मदरबोर्ड है जो आपकी सारी चीज़ें कंट्रोल करता है, सारी चीज़ें आपस में कनेक्ट करके रखता है। एंड इनपुट दिया, ठीक है, सीपीयू को बताया, आउटपुट आया, ये इसी के थ्रू होता है, मदरबोर्ड के थ्रू। सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। एंड इसी में असेंबल होता है आपका सीपीयू, इसी के अंदर, चाहे लैपटॉप हो, चाहे डेस्कटॉप हो, चाहे फ़ोन हो, सभी के अंदर ये होता है। अब हमको थोड़ा और ज़्यादा समझने की ज़रूरत है आपके इस सीपीयू को, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पर अभी आपको बताया कि सीपीयू कैसे काम करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने कीबोर्ड से कोई इनपुट दिया, कोई टाइपिंग किया, ठीक है, ये प्रोसेस करेगा एंड यहाँ पर रिजल्ट में आउटपुट देगा, ठीक है। आई थिंक सो मुझे इंक की कलर चेंज करनी चाहिए, मैं यहाँ पर रेड कर देता हूँ, ज़्यादा हाईलाइट दिखेगा। ओके, तो यहाँ पर मैं इनपुट मैं दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से मैंने इनपुट दिया एंड मतलब मैंने टाइप किया कुछ भी, तो कुछ भी टाइप किया मतलब कि कुछ भी ऐप्स गूगल पे सर्च, वो सीपीयू देखेगा वो कैलकुलेशन वाला है या फिर सर्च करने वाला है या क्या है, तो सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा एंड उसका रिजल्ट जो है आपको डिस्प्ले पे दिखाएगा। इट मीन्स उसको हम क्या कहेंगे, आउटपुट। क्या कहेंगे हम उसको, आउटपुट। तो जो भी आउटपुट आएगा वो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखेगा बेसिकली, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, आउटपुट। यहाँ पर मॉनिटर में माउस दिखाएगा, माउस भी आपका इनपुट करेगा, स्कैनर भी करेगा, बाकी ये सारा आउटपुट, हमने इनपुट आउटपुट सारी चीज़ें देख लिया। स्पेशली यहाँ पर हमको समझने वाली बात क्या है, क्या हमको यहाँ पर समझना है, हमको समझना है यहाँ पर सीपीयू के अंदर भी उसके अलग अलग यूनिट होते हैं। इसका मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे अगर आप कॉलेज कभी गए हो या फिर आप कभी कोई गवर्नमेंट ऑफिस गए हो, तो वहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। कॉलेज में बात करें तो कैशियर डिपार्टमेंट, कैशियर, देन रिज़ल्ट कहीं पर और मिलता है, लाइब्रेरी कहीं और होती हैं, ये अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। लाइब्रेरी डिपार्टमेंट, टीचिंग डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी एक अलग डिपार्टमेंट होता है, ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सारी कैलकुलेशन होती है या डिसीजन जो भी लेना होता है। जैसे एक फ़ोटो आपने उसको दी तो कहाँ पर ओपन करना है, कैसे ओपन करना है, ठीक है, किस फॉर्मेट में है, वो ये ALU करता है। कैलकुलेशन जो भी आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, वो आपका अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट करता है एंड डिसीजन भी यही लेता है, ठीक है, कब ओपन करना है, क्या ओपन करना है, कैसे ओपन करना है, ये सारे डिसीजन इसी की, क्योंकि और एंड एवरीथिंग ये सारी चीज़ें यही होती। कंट्रोल यूनिट, जैसे कि यहाँ पर दूसरा पार्ट होता है इसका, ये कंट्रोल यूनिट। ये बेसिकली कंट्रोल यूनिट आपके सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। फॉर एग्जांपल बहुत सारी मेमोरी है, मतलब आपके मेमोरी कितनी किसको देनी है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कौन सा ऐप कहाँ पर ओपन होगा, कितना ओपन होगा, वो इसी के अंदर होता है। एक चीज़ और है जो मैं आगे बताऊंगा, जो इसी का कंपोनेंट होता है, मतलब इसी के आसपास मिल के रहता है, वो भी हेल्प करता है इसी को, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो बेसिकली ये कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर्स को कंट्रोल करता है, ब्राइटनेस कंट्रोल करना, स्पीकर की साउंड कंट्रोल करना, बहुत सारी चीज़ें जो आप कंट्रोल करते हो वो सारी चीज़ें यहाँ पर होता है। एंड ऑपरेशंस को भी कंट्रोल करना, वो इसका काम होता है। बाद में सबसे नीचे यहाँ पर होता है मेमोरी यूनिट, ठीक है।
तो यहाँ पर कैशे होते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें। कैशे बेसिकली आपकी सर्च हिस्ट्री को स्टोर करता है ये, ताकि बाद में अगर आप जल्दी से कोई चीज़ चाहो तो जल्दी से एक्सेस कर पाओ। जैसे आप गूगल पे जाते हो, वहाँ पर सर्च करते हो, हिस्ट्री आती है, वहाँ पर आपकी हिस्ट्री दिखती है, वो कैशे में सेव होती है, ताकि आप उसमें सर्च क्लिक करो तो डायरेक्टली वो आपको फिर से सर्च ना करना पड़े, आपका टाइम बचे। कैशे मेमोरी बहुत फास्ट होती है। तो यहाँ पर यह मेमोरी बेसिकली कैशे मेमोरी होती है, हाई स्पीड एंड टेम्पररी मेमोरी होती है। तो ये बेसिकली आपके कंप्यूटर में भी यूज़ होती है। जैसे ऐप्स जहाँ आप सर्च करते हो ना, फॉर एग्जांपल आपने ऐप सर्च किया, तो ऐप्स आपको वो जो आपने सर्च किया था पहले, वो आपको ऊपर ही दिखेगा। तो वो जो स्टोरेज है, जो स्टोर दिख रहा है वहाँ पर स्टोरेज, वो कहाँ स्टोर होगा, वो किसको, मतलब कहाँ पर, कैसे पता चल रहा है उसको कि आपने ये सर्च किया था, तो वो इस मेमोरी में स्टोर कर लेता है। ठीक है, तो ये कंपोनेंट है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ALU, CU एंड ये MU मेमोरी यूनिट। ठीक है, तो आई होप आप सभी को इसके अंदर का जो भी है समझ में आया होगा। हालांकि हमको ये सारी चीज़ें साइबर सिक्योरिटी में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी, बट आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें एक CPU के अंदर होती हैं। यानी ये ब्रेन होता है कंप्यूटर का, इसके बिना आपका कंप्यूटर कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ एक कह सकते हो जो छोटा बच्चा होता है ना, छोटे बच्चे के अंदर भी थोड़ा समझ होती है, ना समझ बच्चा रह जाएगा ये, मतलब उसके अंदर कोई समझ नहीं रहेगी। कह सकते हो कि ब्लैंक एकदम कंप्यूटर, इसके बिना पूरा ब्लैंक रहेगा, कोई डिसीजन नहीं ले सकता, कुछ नहीं कर सकता। जो टाइप करोगे वही दिखेगा, आई थिंक सो वो भी ना हो, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल करता है। तो हमको ये समझने की ज़रूरत तो नहीं होती, बट इसको समझना हमको ज़रूरी है कि ये भी कंपोनेंट होता है, ताकि इन फ्यूचर आप जब इससे डील करो तो आपको पता हो। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और चीज़ें समझेंगे। जैसे आपको समझना होता है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के बारे में। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर आपने बहुत सारी जगह सुना होगा, कहीं बार देखा भी होगा आपने। क्या होता है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, मैं सिंपल सा बताता हूँ। जैसे देखो, आपका कीबोर्ड टाइप करते समय आप छू सकते हो, मैं लैपटॉप कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ। आपका माउस आप छू सकते हो, आपका प्रिंटर आप छू सकते हो। आप जितनी भी चीज़ें जो आप टच कर सकते हो एक कंप्यूटर के अंदर, वो हार्डवेयर है। ये सारी चीज़ें आपकी हार्डवेयर है। यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हो, जिन चीज़ों को आप टच कर सकते हो वो एक हार्डवेयर है। इट मीन्स फिजिकल तरीके से आपके सामने प्रेजेंट है। ये सारी चीज़ें फिजिकल तरीके से प्रेजेंट है। दूसरे तरीके से मैं बात करूं, सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, ऐसी चीज़ें जो आपको दिख तो रही है बट वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे मैं YouTube की बात कर रहा हूँ, जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हो। YouTube है तो आप उसको सर्च कर सकते हो, है ना, आप उसको उसमें वीडियोस देख सकते हो, लेकिन क्या आप उसको अपने हाथ पे पकड़ के रख सकते हो, ऐसे बाहर निकाल के? नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि वो एक सॉफ्टवेयर है। वो जस्ट एक कह सकते हो कि एक वर्चुअल दुनिया में है, दूसरे दुनिया में है, जो आप जब उसको देख सकते हो, यू कैन नॉट टच इट, आप उसको टच नहीं कर सकते। तो जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर, आपके यूनिटी सॉफ्टवेयर, आपके मल्टीमीडिया म्यूज़िक वाले सॉफ्टवेयर जितने भी हैं, फायरफॉक्स ब्राउज़र, प्रोग्रामिंग के सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें देखो यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है, ये सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। यू कैन नॉट टच इट। आप इनको टच करने का मतलब ये नहीं कि आप ऐसा टच कर दो, मतलब आप मतलब स्क्रीन ऐसे में स्क्रीन पे टच कर दो और कहो मैंने टच कर लिया, ऐसा नहीं है। टच करने का मतलब कि आप एक तो मेरे से फिज़िकली हैंड शेक करो, ऐसे फिज़िकली हैंड शेक करो मेरे से आके पर्सनली मिल के, या फिर आप अगर मैं कहूँ चलो मेरे से अभी स्क्रीन पर आप देख रहे हो मुझे, अभी हैंड शेक करो, आप मुझे नहीं स्क्रीन से हैंड शेक कर रहे हो। तो ये होता है। अभी मैं आपको जो यूट्यूब पे दिख रहा हूँ ये वर्चुअल है, मतलब मैं आपसे वर्चुअली बात कर रहा हूँ।
फिजिकली बात करना वॉज डिफरेंट। आप वहाँ पर मुझे टच कर सकते हो, मेरे हेयर्स ऐसे टच कर पाओगे, माई आइज, मेरे नोज़ से टच कर पाओगे। स्क्रीन में मतलब सॉफ्टवेयर में अगर आप बात करो तो सॉफ्टवेयर में आप ऐसे नहीं टच कर सकते, सिर्फ स्क्रीन टच कर पाओगे, मुझे नहीं टच कर सकते। ठीक है, तो ये बेसिकली होते हैं सॉफ्टवेयर्स जो कि आपके दूसरी दुनिया में, वर्चुअल दुनिया में होते हैं। वर्चुअल मतलब ऐसी चीज़ें जो कि आप देख सकते हो बट उनको टच नहीं कर सकते और रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, यूट्यूब रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, वो एक सॉफ्टवेयर है, वो कंप्यूटर के अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये आपका अब आप कुछ लोग कहेंगे कि एग्जिस्ट नहीं करता तो मेरे फ़ोन पे चल कैसे रहा है। तो फ़ोन एक ऐसा है जो आपको वर्चुअल दुनिया से कनेक्ट कर रहा है, आप वहाँ पर देख पाते हो। मैं वर्चुअल दुनिया की बात करूँ तो ये पेन देखो, ये पेन आप बेसिकली मैं यहाँ पर पकड़ सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर पकड़ सकता हूँ, फील कर सकता हूँ, देख सकता हूँ कि हाँ ये पेन है। बट वर्चुअल में आप क्या इसको फील करके देख सकते हो? मैं आपको पकड़ रहा हूँ, यहाँ पर देखो, आपको सिर्फ वीडियो में दिख रहा है, आप नहीं पकड़ सकते। ये आपके वीडियो में है, ये आपके वर्चुअल में नहीं, आपके रियल की दुनिया में आपके पास नहीं है। ये मेरे पास रियल में है, आपके पास नहीं है। ठीक है, तो इट्स अ रियलिटी जो मैं इसको टच कर रहा हूँ। आप जो देख रहे हो वो एक वर्चुअल दुनिया है। ठीक है, वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। तो वैसे यूट्यूब जो है वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, ये पेन एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि मेरे पास है। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब एग्जिस्ट नहीं कर सकता, आप उसको ऐसे हाथ पे पकड़ के नहीं रख सकते, हाथ में ऐसे पकड़ के नहीं चला सकते, वो एक अलग दुनिया में चलेगा। सो आई होप सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का मतलब आपको समझ में आया होगा। नाउ अब हम आगे बढ़ेंगे और कुछ चीज़ें समझेंगे। तो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का जो भी चीज़ें आपको समझ में आया होगा। इनपुट एंड आउटपुट के बारे में आपने समझ लिया, मैंने बता दिया। ये सारे आपकी इनपुट डिवाइसेस होंगे, ठीक है, जिनसे आप कंप्यूटर को कमांड देते हो, बताते हो। ये सारी चीज़ें जो आपको दिखाती हैं या सुनाती हैं वो आपका आउटपुट डिवाइसेस होगा। नाउ आगे बढ़ते हैं कि देखो कुछ लोगों ने यहाँ पर हार्डवेयर में और भी चीज़ें आपने देखा है। जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ, यहाँ पर देखो रैम लिख रहा है, यहाँ पर रैम लिखा हुआ है, CPU लिखा हुआ है, ग्राफिक्स कार्ड लिखा हुआ है। ये कंपोनेंट हैं कंप्यूटर के अंदर के, हार्डवेयर है कंप्यूटर के। ठीक है, अंदर लगे होते। अब यहाँ पर क्या होता है ना कि ये देखो, हम इनको बेसिकली कंबाइन करके देखने वाले हैं कि एक्चुअल में ये काम कैसे करते हैं। ठीक है, आपको सभी को पता होगा कि इतना GB रैम लेना है, ये प्रोसेसर लेना है, इतनी स्टोरेज लेना है। ये सारी चीज़ें काम कैसे कर रही होती हैं, हाउ इट्स वर्क बेसिकली, हम उसके बारे में समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम बात करेंगे, जैसे ये रैम है, रैम आपकी एक मेमोरी होती है। ठीक है, ये टेम्पररी मेमोरी होती है। टेम्पररी मेमोरी किसको कहते हैं कि जैसे कोई ऐसी चीज़ जो कि कुछ समय के लिए ही रहे। मतलब ये मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है, मेमोरी मतलब स्टोर करने वाली चीज़ें होती हैं, ऑब्वियस सी बात है। कोई ऐसी चीज़ जो अपने अंदर स्टोर कर सके, जैसे आपका पेन ड्राइव, आपका हार्ड डिस्क है ना, आपकी SSD, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये बेसिकली स्टोर करती हैं डिवाइस से, मतलब डेटा को, है ना। तो ये रैम भी एज इट इज़ वैसा ही है, ये भी स्टोर करता है। ठीक है, ये भी डेटा को स्टोर करता है। लेकिन आपका रैम, आपका जो मेमोरी होती है, मतलब हार्ड डिस्क, आपकी जो पेन ड्राइव होती है, ये आपके डिवाइस, आपके डेटा को तब तक स्टोर रख सकती है जब तक आप डिलीट ना करो। लेकिन ये रैम कंप्यूटर के डेटा को तब तक स्टोर रख सकता है जब तक वो कंप्यूटर ऑन है। इसका मतलब जब तक इसको पावर मिलती है, जब तक इसको पावर मिलती है। पावर कब मिलेगी? जब कंप्यूटर ऑन रहेगा। तो जब तक पावर मिलेगी तब तक ये रैम डेटा स्टोर रखता है। जैसे ही इसकी पावर लॉस हुई तो ये सारा डेटा डिलीट कर देता है। परमानेंटली सेव करने का काम, हमेशा सेव करने का काम, अगर आपको मतलब लॉन्ग टर्म के लिए डेटा स्टोर करना है तो वो यहाँ पर सेव होता है। ठीक है, तो ये ऐसा काम होता है। अब जब परमानेंटली सेव करना है तो क्यों हम रैम को यूज़ कर रहे हैं? हमको तो हमेशा परमानेंट सेव करना चाहिए, रैम को क्यों यूज़ कर रहे हैं?
सो बेसिकली ये जो स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं ये स्लो होते हैं, ठीक है, ये काफ़ी स्लो होते हैं। कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाने के लिए हमको इसकी ज़रूरत होती है। अब ऐसे स्पीड कैसे बढ़ेगी इनसे, कैसे हम इनसे स्पीड बढ़ाते हैं एंड कैसे काम करते हैं। देखो क्या होता है कि मैं एक स्टार्टिंग प्रोसेस बताता हूँ आपको कंप्यूटर की, मतलब कंप्यूटर कैसे स्टार्ट होता है उसकी प्रोसेस बताता हूँ मैं आपको। तो कंप्यूटर जब आप स्टार्ट करते हो ना, तो क्या होता है कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जाहिर सी बात है कि लॉन्ग टर्म कौन स्टोर कर सकता है ज़्यादा देर तक, ये SSD या फिर जो हार्ड डिस्क है ये लॉन्ग टर्म तक आपके सारी चीज़ों को स्टोर करके रख सकता है, काफ़ी देर तक, काफ़ी समय तक, जब तक आप चाहो, या फिर जब तक इसकी एक्सपायरी ना हो, क्योंकि इनकी भी एक्सपायरीज होती है, एक लाइफ होती है इनकी। तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी समझेंगे, या फिर आप जब कंप्यूटर ऑन करते हो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम OS कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जैसे आपका विंडोज़, एंड्रॉयड एंड एवरीथिंग है ना, वो इस हार्ड डिस्क में हमेशा के लिए सेव होता है। तो जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो ना, तो यहाँ से लोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए कंप्यूटर काफ़ी स्लो होता है। तो जो जिन्होंने कंप्यूटर बनाया था उन्होंने क्या किया, क्यों ना एक ऐसी मेमोरी लगा दी जाए जो फास्ट हो, लेकिन फास्ट होने के बाद ये महंगी बहुत है, इसलिए इसको कम ही रखा जाता है। क्या होता है जब कंप्यूटर ऑन करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम परमानेंटली इसमें सेव है, लेकिन ये यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ पर परमानेंटली सेव है, इसकी एक कॉपी बन के आपके मेमोरी में जाती है। कौन से मेमोरी में? रैम में। रैम उसको ऑन करता है, मतलब कह सकते हो कि रैम में जब लोड हो जाता है वो प्रॉपरली, तब जाके CPU उसको प्रोसेस कर पाता है, प्रॉपरली ऑन करता है। बेसिकली ये शॉर्ट में प्रोसेस बताई है मैंने, आगे चल के कंप्यूटर कैसे स्टार्ट होता है वो मैं बताऊंगा आपको अच्छे से, बस आपको समझने के लिए कि ये मेमोरी काम कैसे करती है। चलो अब मैं ऐसे बताता हूँ कि जैसे कंप्यूटर ऑन हो चुका है, सब बढ़िया है, कंप्यूटर लोड हो चुका है, आपको एक एप्लीकेशन ओपन करना है। फॉर एग्जांपल आपने अभी YouTube ओपन किया हुआ है, जो इसमें वीडियो देख रहे हो आप, YouTube आपने अभी ओपन किया हुआ है। YouTube ओपन करने के लिए क्या किया होगा आपने, कंप्यूटर के स्क्रीन पर टच किया, या फिर फ़ोन के स्क्रीन पर टच किया, या फिर अपने गूगल पे जाके YouTube सर्च किया होगा आपने, ठीक है, अगर आप डेस्कटॉप पर देख रहे हो। YouTube क्या हुआ, पहले ये अगर आप फ़ोन पे है तो वो इंस्टॉल होगा आपके परमानेंट मेमोरी में, तो वो मेमोरी में स्टोर है, क्योंकि इंस्टॉल किया हुआ है आपने, तो वो स्टोर है परमानेंटली। अब जब आपने ओपन किया उसको, मतलब ओपन करना आपको देखना है, तो वो रैम में लोड होगा। रैम में जाके उसकी एक कॉपी, एक परमानेंट वाली कॉपी इसी में रहेगी, एक कॉपी जाके यहाँ लोड हो जाएगी रैम में, जो कि परमानेंट नहीं होगी, टेम्पररी रहेगी इसमें रैम में, ठीक है। अब ये CPU उसको प्रोसेस करेगा कि वीडियो दिखाना एंड उसमें क्या क्या चीज़ें आ रही है अपडेट करना, उसको नेटवर्क से कनेक्ट करना, उसको इंटरनेट से कनेक्ट करना, एंड सारी चीज़ें क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसको, क्या क्या चाहिए है ना ओपन होने के लिए, तो वो CPU यहाँ पर कर देगा, ठीक है। अब आपने अपना सारा काम कर लिया एंड सारी चीज़ें आपने देख ली, YouTube देख लिया, एवरीथिंग देख लिया। अब आपको क्लोज़ करना है, तो क्लोज़ करोगे ना, तो यहाँ से आपका YouTube बंद हो जाएगा, मतलब यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से जो कॉपी लोड हुई थी वो हट जाएगी, एंड वापस से वो परमानेंट में, एक कॉपी तो सेव ही है, यहाँ से हट जाएगी, दैट्स इट। ये काम होता है आपके रैम का, ठीक है। तो रैम ऐसे काम करता है एंड कंप्यूटर भी ऐसे ही काम करता है। बेसिकली परमानेंट कोई भी सॉफ्टवेयर या फोटोज़ को स्टोर करके रखेगा, जब देखना होगा वो हमेशा रैम में लोड होगी, रैम में लोड होने के बाद वो प्रोसेस होगा। तो स्टेप 1 हमेशा क्या होता है, स्टेप 1 हमेशा यहाँ से हार्ड डिस्क में जो भी चीज़ें सेव है। अच्छा, कभी आपने ऐसा सुना है कि रैम में आपने कोई चीज़ स्टोर की है? आप हमेशा स्टोर करते हो अपने हार्ड डिस्क में, SSDs में, जो परमानेंट कह सकते हो कि स्टोरेज होता है। तो एंड ये जो परमानेंट स्टोरेज है इसको रोम भी कहते हैं, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये बेसिकली जो होता है यहाँ पर, इसको रोम कहोगे आप,
तो यहाँ पर आप कोई भी चीज़ जब स्टोर करते हो तो यहाँ से उठ के यहाँ जाएगा एंड ये प्रोसेस करेगा कि उसमें करना क्या है, उसका बेसिकली कहाँ पर ओपन करना है, दिखाना कहाँ है, वो CPU डिसीजन लेगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप यही होगा कि रोम से सॉफ्टवेयर उठेगा, देन वो जाएगा रैम में लोड होगा। रैम में फास्ट होती है इसलिए लोड होता है, वो मैंने आपको बता दिया। एंड CPU जो है वो डायरेक्टली रैम से डेटा रीड करता है। CPU जो होता है वो कभी भी इससे डायरेक्ट डेटा रीड नहीं करता, वो इससे रीड करता है रैम से। ठीक है, मतलब पहले यहाँ से डेटा इसमें जाएगा एंड CPU क्योंकि ये फास्ट होता है, जल्दी डिलीवर कर पाता है, तो उसकी कैलकुलेशन भी फास्ट हो जाती है। तो जो CPU है उसको फेच करता है या फिर डिकोड करता है, एग्जीक्यूट करता है, जो भी करना होता है वो करता है। तो ये बेसिकली पूरी प्रोसेस होती है आपकी रैम की। यहाँ पर आप लोग भी देख सकते हो स्टेप बाय स्टेप। एंड बेसिकली ये जो यहाँ पर वो दिया गया है, वो जो सीक्वेंस है वो गलत है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से सीक्वेंस ऐसा होगा, पहले नंबर पर आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मैं आपको सीक्वेंस बता दूं। पहले आप डिवाइस को इनपुट दोगे, पहला नंबर ये रहेगा कि इनपुट दोगे, वो कोई भी ऐप सिलेक्ट करोगे, मतलब कहीं से भी इनपुट दोगे, बताओगे ये ओपन करना है। देन वो सॉफ्टवेयर आपके हार्ड डिस्क में स्टोर होगा, तो वो यहाँ से उठेगा। ठीक है, मतलब यहाँ से एक कॉपी इसकी रैम में जाएगी। रैम से डेटा कौन रीड कर सकता है? CPU उसको प्रोसेस करेगा एंड आपको वो आउटपुट देगा आपके स्क्रीन पे। ठीक है, यहाँ पर थर्ड, ये फोर्थ, एंड आउटपुट जब आएगा वो डिस्प्ले पर ही आएगा, तो यहाँ पर हम फिफ्थ ले लेते हैं। सो ये थी आपकी प्रोसेस। बेसिकली ये ऐसी ही स्टेप चलती जाती। हर बार कोई भी एप्लीकेशन जो है वो रैम पे आता है एंड जब आप उसका यूज़ हो जाता है वो रैम से हट जाता है, यानी डिलीट हो जाता है। आप वापस उसको ऑन करोगे, वापस रैम पे जाएगा, कहाँ से? मेन स्टोरेज से। देन वापस वो बंद कर दोगे तो हार्ड डिस्क में परमानेंटली सेव ही होता है, रैम से डिलीट हो जाता है। रैम कुछ समय तक ही याद रख सकती हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी है, इसकी मेमोरी बहुत कमज़ोर है कह सकते हो। शॉर्ट टर्म तक याद रखेगी, बाद में भूल जाएगी, जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक। उसके बाद ये बेसिकली होती है। अब आपको मुझे ये बताना है कि कंप्यूटर स्टार्ट कैसे होता है। इन्हीं सभी चीज़ों को यूज़ करके मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कंप्यूटर स्टार्ट कैसे होता है। सो बेसिकली यहाँ पर हम समझने वाले हैं कि एक कंप्यूटर कैसे काम करता है, कैसे काम को प्रोसेस करता है एंड कैसे वर्क करता है। ठीक है, रैम, प्रोसेसर एंड आपका रोम, ये मिलके कैसे काम करते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। हम यहाँ पर मैं यहाँ पर डिज़ाइन करता हूँ, बताता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहले मैं यहाँ पर एक CPU बनाता हूँ। यहाँ पर मैंने एक CPU डिज़ाइन किया है। ठीक है, अब CPU बेसिकली डायरेक्टली कनेक्टेड होता है रैम से, तो यहाँ पर मैं रैम बनाऊंगा। यहाँ पर हम एक रैम बनाएंगे। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने एक रैम बना दिया। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। एंड रैम ऑब्वियसली यहाँ पर आपके हार्ड डिस्क से भी कनेक्ट होगी या SSD। ठीक है, यहाँ से भी कनेक्टेड होगी। तो ये आपकी SSD है हार्ड डिस्क का। इसको भी मैं दूसरा कलर दे देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। चलो हम इसको ऐसे बना देते हैं। ठीक है, एंड ये आपका SSD। अब क्या होता है ना कि जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो, कंप्यूटर आपको ऑन करना है बेसिकली, तो जब आप कंप्यूटर ऑन करोगे ना, तो ये स्टार्टिंग प्रोसेस में बता रहा हूँ क्या होता है। सबसे पहले जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो ना,
तो आपके रोम में एक प्रोग्राम होता है, ठीक है। रोम में यानी कि रोम इसी को कहते हैं हम लोग, इसको रोम भी कहते हो आप लोग, रीड ओनली मेमोरी में। इसी के अंदर एक प्रोग्राम सेव होता है जिसको हम कहते हैं बायोस, ठीक है, बायोस। इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये बायोस जो है ये क्या करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। ये क्या काम करता है बेसिकली, बायोस, और इसको फर्मवेयर भी कहते हैं, फर्मवेयर बायोस जो भी कह सकते हो। ये बेसिकली पोस्ट टेस्ट करता है। पोस्ट क्या होता है, अगेन मैं इंक चेंज करता हूं, तो ये क्या करता है बायोस, ये किसके अंदर होता है, रोम के अंदर, ठीक है, रोम के अंदर स्टोर होता है। ये क्या करता है, पोस्ट टेस्ट करता है। पोस्ट टेस्ट मतलब पोस्ट टेस्ट मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट मतलब कि जब कंप्यूटर ऑन होने से पहले उसके सारे कंपोनेंट चेक होते हैं, जितने भी हार्डवेयर जैसे रैम, हार्ड डिस्क, वो सारी चीज़ें लगी है या नहीं, ये प्रॉपरली चेक करेगा। कौन, आपका पोस्ट बेसिकली रैम में मतलब बायोस का एक फीचर होता है, कह सकते हो। देखो बायोस तो रोम के अंदर ही स्टोर होता है। जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो, किसी कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम में इंस्टॉल होता है, वो आपके हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। परमानेंटली स्टोर करना है तो हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। साथ में ये बायोस भी इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है, रोम में इंस्टॉल होगा। और चिप भी लगी होती है बायोस की। एक बायोस की चिप भी होती है बेसिकली, वो कहीं पर स्टोर हो जाती है, एज अ रोम ही काम करेगी वो, क्योंकि परमानेंट स्टोरेज है ना वो भी, तो रोम ही काम करेगी। तो बेसिकली बायोस कह सकते हो कि एक परमानेंट स्टोरेज है। ये बायोस क्या करता है, पोस्ट टेस्ट करता है, ठीक है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसमें आपके सारे कीबोर्ड, माउस, एंड जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, उसको चेक करता है कि सही है या नहीं है। जैसे आप लोग कार या बाइक ऑन करते हो आजकल की कंप्यूटराइज, तो उसमें इंजन चेक होता है कि प्रॉपरली सही है या नहीं है। वैसे ही यहाँ पर ये सारी चीज़ें चेक करता है कि सारी चीज़ें सही है या नहीं है। अब जब ये सारी चीज़ें सही है, सारी चीज़ें लगी हुई है, प्रॉपर लगी हुई है, नहीं लगी है तो वो एरर बता देगा, एरर दे देगा। तो यहाँ पर जब सही है तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, वो जाएगा रैम में, क्योंकि स्टोर तो यही है, रैम में लोड होगा। रैम में जब लोड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो जाहिर सी बात है कि रैम जो है ये फास्ट मेमोरी है, सीपीयू डायरेक्टली रीड कर सकता है। तो रैम डायरेक्टली यहाँ पर इसको ट्रांसफ़र कर देगा लोड करके। अब ये उसको जो भी एग्जीक्यूशन करना है, मतलब जो भी चेक करना है, जैसे भी जो भी स्टार्ट करना है, वो यहाँ पर हो जाएगा। मतलब रैम में डेटा लोड होने के बाद सीपीयू आपका प्रोसेसिंग स्टार्ट करेगा, डेटा फेच करेगा रैम से, एंड जो भी चीज़ें हैं उसको डिकोड करेगा, ओपन करेगा सारी चीज़ें। ये सारा काम किसका होता है, सीपीयू का, ठीक है, क्या ओपन करना है, कैसे ओपन करना है। तो बेसिकली ऐसे काम होता है। हालांकि इसके बीच में और बहुत सारी स्टेप होती हैं, बट ये बेसिक स्टेप मैंने बता दिया। रैम का हमेशा एक्टिव काम रहेगा, कोई भी टेम्पररी स्टोरेज करना, टेम्प स्टोरेज, ठीक है, एंड इनका परमानेंट काम रहेगा। इसका क्या काम रहेगा, कैलकुलेशन, डिसीजंस, ठीक है, डिसाइड करना एंड कैलकुलेट करना, तो मैंने बता दिया। एंड कब क्या चलाना है, बेसिकली ये सीपीयू का काम होता है। तो ये बेसिकली आपका प्रोसेस ऐसे काम करता है, ऐसे आपका कंप्यूटर ओपन होता है। आई होप आप सभी की ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम यहाँ पर समझेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम समझेंगे कि व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक मैनेजर की तरह काम करता है। इट्स अ मैनेजर, ठीक है। मैनेजर क्या होता है, मैनेजर क्या काम करता है, उसके बारे में समझते हैं। जैसे होटल में जो मैनेजर होता है वो ये तय करता है, रेस्टोरेंट में ये तय करता है कि कौन सा वेटर कहाँ पर किस टेबल पे जाएगा। वैसे ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये तय करता है कि कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सा हार्डवेयर क्या काम करेगा और कैसे काम करेगा। तो
ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका होता है ये बेसिकली तय करता है, मतलब कह सकते हो कि सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के बीच में कम्बिनेशन बनाता है, कंबाइन करता है, दोनों को बराबर से लेके चलता है, बिठा के चलता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे मैं बात करूं, आपका CPU हो गया, रैम हो गया, ठीक है, एंड आपका मॉनिटर हो गया, जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो बेसिकली जो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस होते हैं इन सभी को कनेक्ट करके कौन रखता है? मदरबोर्ड, ठीक है, उसको हम मदरबोर्ड कह रहे हैं। लेकिन एक बात बताओ मुझे, जैसे आप YouTube ओपन करते हो, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर है, गूगल ओपन करते हो, ये सॉफ्टवेयर है। तो इनको कितना CPU चाहिए, CPU में कब कैसे लोड होंगे, रैम में कैसे लोड होंगे, है ना, मॉनिटर में कैसे दिखेंगे, ये सारी चीज़ें कौन हैंडल करेगा? वो मदरबोर्ड तो जोड़ कर रख रहा है ना। तो ये सारा काम होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली इन सभी को एक मेमोरी एलोकेशन और मैनेज करने का काम करता है। आपका रैम कितना लोड हो रहा है, सिक्योरिटी का काम भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही होता है, आपका सिस्टम सिक्योर रहे। नेटवर्क किसको चाहिए, ठीक है, कहाँ से किसको कितना नेटवर्क देना है, कैसे मैनेज करना है चीज़ों को, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। मेनली इसका काम होता है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर को मैनेज करके रखना, इन दोनों को एक दूसरे से कैलिब्रेट करके रखना, ठीक है, एंड आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप दिखाते रहना। ये किसका काम होगा? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ये बेसिकली एक ऐसा मैनेजर है जो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के बीच में तालमेल बिठाता है, ठीक है। अब इसी के बीच में और एक, जैसे आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा आपको पता है विंडोज़ चल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में, मैं बात कर रहा हूँ कंप्यूटर्स में, ठीक है, विंडोज़ चल रहा है। एक और होता है कर्नल, एक और ऑपरेटिंग सिस्टम में मैं अभी बता देता हूँ आपको कर्नल। इसमें आगे समझ में आएगा, अगर नहीं समझे तो इग्नोर करना आपको। कर्नल, ठीक है, ये कर्नल होता है। ये जो OS होता है ये सबसे अंदर का हिस्सा होता है जो सीधे हार्डवेयर से बात करता है, ठीक है। इससे हम कह सकते हो कि रेस्टोरेंट का मैन शेफ बोल सकते हैं, जो मैन खाना बना रहा होता है उससे। तो बेसिकली कर्नल जो होता है ये डायरेक्टली हार्डवेयर से बात कर सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कभी भी डायरेक्टली हार्डवेयर से बात नहीं करता। बेसिकली क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बात करता है कर्नल से, एंड कर्नल बात करता है आपके हार्डवेयर से, ठीक है। तो ऐसे होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल से बात करेगा, कर्नल हार्डवेयर से बात करेगा, देन हार्डवेयर कर्नल से बात करेगा, कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करेगा, ऐसे काम होता है। तो कर्नल जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम, OS और हार्डवेयर डिवाइस, इन दोनों के बीच में तालमेल बिठाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम चीज़ों को मैनेज रख सकता है, लेकिन उसको भी एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी जो हार्डवेयर से बात कर सके, वो है कर्नल, ठीक है। सो आई होप आप सभी को कर्नल समझ में आया होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आया होगा, ये सारी चीज़ें। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि कर्नल, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें काम कैसे करते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, तो पहला है यहाँ पर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको यूज़र नहीं ऑपरेट करता, सिर्फ सिस्टम ऑपरेट करता है, ठीक है। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम में बेसिकली दो तरह की चीज़ें होती हैं, सर्विसेज जिसको कह सकते हो। एक तो आप एक्सेस कर सकते हो, यूज़र एक्सेस कर सकता है, दूसरा सिर्फ कंप्यूटर रन कर सकता है। तो ये बेसिकली ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है, यूज़र नहीं। यानी आप चला रहे हो तो आप यूज़र ऑपरेट नहीं कर सकते। ये सिंपल सी बात है, सिर्फ कंप्यूटर चला सकता है खुद से, आप नहीं चला सकते। उसके बाद टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे यूज़र्स एक ही कंप्यूटर को साइमल्टेनियसली यूज़ कर लेते हैं। बेसिकली ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, CPU को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, दैट्स इट। तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से काम के हैं, कौन से आपको याद नहीं रखने हैं। सेकेंडली ये आपका होता है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर जैसे हम लोग अलग अलग यूज़र बनाते हैं ना, एक जैसे
एक ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका विंडोज़। इसमें आप एक यूज़र बना देते हो सैम नाम से, एक यूज़र बना दोगे देव नाम से, है ना, एक यूज़र आपने अनिल नाम से बना दिया, ठीक है। तो ये सारे अपना अपना यूज़र लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है, ये सब अपना अपना यूज़र लॉगिन कर सकते हैं। तो ये मल्टी यूज़र होते हैं। इसमें आपके वही विंडोज़, लिनक्स बहुत सारे आते हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हो, मल्टी यूज़र इन्हीं को बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में वो भी मल्टीटास्क करते हैं। आजकल ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग है, विंडोज़, मैक ओएस, ठीक है, मतलब बहुत सारे काम एक साथ कर सकें उनको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। कुछ कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ सिंगल काम ही करते हैं, उनके बारे में भी हम देखेंगे आगे। तो यहाँ पर जैसे मल्टीटास्किंग में विंडोज़ आ जाएगा आपका, लिनक्स, एंड्रॉयड भी मल्टीटास्किंग में भी कर देता है काम, बहुत सारे मल्टीटास्किंग होते हैं। मल्टीटास्क मतलब एक साथ कई काम कर सकते हैं, ऐसे गाने भी सुन लो, वीडियोस भी देख लो, वीडियो एडिटिंग भी कर लो, बहुत सारी चीज़ें, ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एंड एक होता है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसमें क्या होता है कि मल्टीपल CPU होते हैं, बहुत सारे CPU होते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग होती है एंड हाई परफॉर्मेंस के लिए यूज़ होते हैं बेसिकली ये, ठीक है। जैसे सर्वर एंड सुपर कंप्यूटर्स, तो इनको मल्टीपर्पस बोलते हैं, सर्वर एंड सुपर कंप्यूटर्स में यूज़ होता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम RTOS, बेसिकली ये एक इंस्टेंट रिस्पॉन्स देने वाला एक सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मतलब इसको कहते हैं नो डिले अलाउड, इसमें डिले अलाउड नहीं होता, इंस्टेंट रिस्पॉन्स देना होता है इसको, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को। एंड ये बेसिकली यूज़ होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल में, मतलब जो एरोप्लेन्स के कंट्रोल होते हैं वहाँ पर, मेडिकल सिस्टम्स में, तो जहाँ पर जल्दी बहुत ज़रूरी होता है, एरोप्लेन चल रहे होते हैं, उनको ट्रैफिक कंट्रोल दिखाना होता है इधर, रियल टाइम बहुत फास्ट रिस्पॉन्स देना होता है, वो यहाँ पर यूज़ होता है, ठीक है। तो ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। देन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एक। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम ये मल्टीपल कंप्यूटर मिलाकर एक सिस्टम, मतलब बहुत सारे कंप्यूटर मिला के एक ही तरह से काम कर रहे होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब बहुत सारे कंप्यूटर एक ही साथ काम करेंगे मिलके, एक ही काम को मिलके करेंगे, तो लोड थोड़ा बैलेंस होता है, उसके लिए ये होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये यूज़ होता है क्लाउड सिस्टम में बेसिकली। उसके बाद नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, नॉस जिसको कहते हैं हम लोग, ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो बेसिकली विंडोज सर्वर हो गया एंड कह सकते हो कि लिनक्स भी काम करता है इसमें, नॉस नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें बेसिकली नेटवर्क टू नेटवर्क फाइल शेयरिंग, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क में ही, मतलब नेटवर्क पे रह के ही आप फाइल शेयर कर सकते हो विदाउट एनी केबल, ठीक है। इसमें केबल की नीड नहीं होगी आपको, आप वायरलेसली कर सकते हो। अगर आपको लैन लगा हुआ है, लैन केबल लगी है, तो उससे भी कर सकते हो, नॉस होता है, ठीक है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम ये स्पेशल पर्पस ऑफ डिवाइस के लिए होते हैं एंड स्मॉल होते हैं, स्मॉलर डिवाइसेस के लिए होते हैं, जो स्मॉलर डिवाइसेस होते हैं, ऑप्टिमाइज ओएस होते हैं। ये बेसिकली बहुत कम, मतलब ऐसे डिवाइसेस जो कि ज़्यादा मल्टीपर्पज़ के लिए नहीं बने, जैसे आपका स्मार्ट टीवी हो गया, नेटवर्क मतलब स्मार्ट टीवी आपका, एंड ATM मशीन एंड IoT डिवाइसेस जैसे आपकी वॉचेज़ एंड एवरीथिंग। इन छोटे मोटे डिवाइसेस के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए जाते हैं उनको एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं हम लोग, ठीक है। अब इनमें से हमारे काम पे कौन कौन सा है, इनको आप नोट करके रख सकते हो, बट हमारे काम का इसमें एक तो IoT के लिए ये है, नेटवर्क शेयरिंग हम देख ही लेते हैं, ये सारे इनके अंदर आ जाते हैं, ये टाइप है, लेकिन ये इनके अंदर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम इनके अंदर हो सकते हैं ये, ठीक है। एंड ये बेसिकली हमारे काम के होते हैं ये, ठीक है, इन्हीं को हम समझते हैं। ये इनके अंदर एज अ फीचर हो सकता है, नेटवर्क नॉस ये एज अ फीचर भी हो सकता है इन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो बेसिकली हमारे काम के ये तीन ही हैं, इनको हम जो रियल लाइफ में यूज़ करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। सो आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं एक विंडोज़ के बारे में। सबसे फेमस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पर विंडोज़ होता है। विंडोज़ एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि काफ़ी रिलायबल एंड काफ़ी ज़्यादा समय से यूज़ होने वाला एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पर विंडोज़ जो है ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि आपको पता है।
तो जब भी आप एक विंडोज़ को ऑन करते हो तो आपको पता है विंडोज़ लोड होता है, उसको लोडिंग कहते हैं विंडोज़ को। विंडोज़ की मैं यहाँ पर आपको एज अ प्रैक्टिकल अगर मैन स्क्रीन पर ले चलूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, वहाँ पर आप देख सकते हो। ये देखो, ये हमारी मैन स्क्रीन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो, ये जो दिख रहा है आपको, ये मैन डेस्कटॉप स्क्रीन बोलते हैं हम इसको, ठीक है। इसके पहले आता है लॉक स्क्रीन होता है जब आप पासवर्ड डालते हो, ये अभी मैन स्क्रीन है। यहाँ पर आपको ये नीचे स्टार्ट मेन्यू, इसको हम स्टार्ट बोलते हैं, स्टार्ट मेन्यू, ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, ये जहाँ पर मेरा कर्सर जा रहा है, इसको हम स्टार्ट मेन्यू बोलते हैं, ठीक है। इसको हम टास्क बार बोलते हैं। जो काम हम करने के लिए यहाँ पर रखते हैं, जो भी काम करते हैं, जो भी ओपन करते हैं, वो यहाँ पर टास्क बार में यहाँ पर ओपन रहता है, ठीक है। एंड अगर आप विंडोज़ के अंदर जाते हो, इस फाइल को अगर आप ओपन करोगे, ये फाइल मैनेजर होता है, फोल्डर एक्सप्लोरर, फाइल एक्सप्लोरर बोल सकते हो। इसमें आप अगर अंदर जाते हो, यहाँ पर देखो ये सी ड्राइव है, दिस पीसी में आप जाओगे, ये दिस पीसी वाला फोल्डर आपको, जब फोल्डर फाइल फोल्डर ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा दिस पीसी के अंदर आपको ये सी ड्राइव है। ये वो ड्राइव होती है जहाँ पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होता है, सबसे मेन यही होता है। इसी के अंदर आपका सारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा, सारी फाइल्स होती हैं, ठीक है। एंड जिनको नॉलेज नहीं होता इसके बारे में, उनको इस फोल्डर को छेड़ने से मना किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं, जिसकी वजह से अगर डिलीट हो जाए तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, सिस्टम पूरा रिस्टार्ट करना पड़ता है। ये मेन ड्राइव होगी, जिसको हम सी ड्राइव कहते हैं, इसी में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, इसी पे चलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं विंडोज़ के बारे में। विंडोज़ के बारे में और भी चीज़ें हैं, जैसे अगर आपको यहाँ पर विंडोज़ में कोई भी सेटिंग करनी है तो आप डायरेक्टली यहाँ स्टार्ट में जाओ, ये सेटिंग करो। जैसे आप फ़ोन पे अपनी सेटिंग करते हो, एज इट इज़ वैसे ही कर सकते हो। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर आपकी होम सेटिंग है, सिस्टम सेटिंग है ये, ठीक है। एंड डिस्प्ले से रिलेटेड सेटिंग करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। ये सारा ब्राइटनेस कंट्रोल एंड एवरीथिंग। एंड साइड में स्मॉल कंट्रोलर भी होता है, यहाँ से भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पर आप अप डाउन करोगे तो आपको दिखेगी और भी ज़्यादा सेटिंग्स, ठीक है। एंड ये यहाँ से सारी सेटिंग्स हैं, पावर, बैटरी मैनेजमेंट यहाँ से कर सकते हो आप। तो ये बेसिकली आपकी सेटिंग है। एंड यहाँ पर आपको जो भी आईडी लॉगिन होगी वो दिखेगी। बेसिकली अभी आपको ये ब्लर दिख रही होगी, मैं उसको हाइड कर रहा हूँ। एंड बहुत सारी है इसमें, ब्लूटूथ डिवाइसेस सेटिंग है, ब्लूटूथ सेटिंग कर सकते हो यहाँ से, नेटवर्क डिवाइसेस सेटिंग है, पर्सनलाइज सेटिंग है, वॉलपेपर एंड सारी चीज़ें आप यहाँ से सेटअप कर सकते हो। अकाउंट सेटिंग्स होगी आपकी यहाँ पर, ऐप सेटिंग यहाँ से अकाउंट है, इसको मैं यहाँ से हाइड कर दूँगा। एंड ये टाइम है, टाइम देख सकते हो, गेम्स, एक्सेसिबिलिटी, टेक्स्ट एंड कर्सर जो आपको एडिट करना है, अपडेट्स चेक करना है तो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हो, प्राइवेसी, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली ये विंडोज़ का छोटा सा इंट्रोडक्शन है। अब जब आप एक सिस्टम लोगे, इसको यूज़ करोगे, तो ऑटोमेटिकली आप इसको समझ जाओगे यूज़ कैसे करना है, कैसे इसको चलाना है। जब तक आपके पास ये रहेगा नहीं तब तक आपको मुश्किल ही समझ में आएगा। यहाँ पर मैं 2 चीज़ें 4 चीज़ें बता सकता हूँ, सारी चीज़ें इसमें नहीं बता सकता क्योंकि वो एक्सपीरियंस के साथ ही आपको आएगी। नाउ हम चलते हैं अगेन अपने स्लाइड पर। तो बेसिकली ये था विंडोज़ का। ऐसे ही लिनक्स होता है। लिनक्स बेसिकली आप इसको, उसका बेसिकली मैंने पूरा कोर्स बनाया हुआ है जो कि एथिकल हैकिंग के साथ ही मिल जाएगा आपको, वो आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। तो बेसिकली लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि विंडोज़ से ज़्यादा कह सकते हो यूज़ तो नहीं होता, लेकिन साइबर सिक्योरिटी फील्ड में ज़्यादा यूज़ होता है वो, ठीक है, कमांड लाइन के लिए, काफ़ी सारी चीज़ों के लिए। उसके बाद यहाँ पर हम समझेंगे फाइल एंड फोल्डर्स के बारे में। फाइल एंड फोल्डर्स क्या होते हैं एंड फाइल क्या होती है उसके बारे में समझते हैं। फाइल बेसिकली कह सकते हो कि यहाँ पर एक ऐसी फाइल है, फॉर एग्जांपल जैसे आप फोटो देखते हो, .jpg, .txt, ठीक है, .doc, .mp3, .mp4, ठीक है। ये क्या है? ये फाइल्स हैं, ठीक है। ये फाइल्स हैं, इनसे पता चलता है कि ये किस टाइप की फ़ाइल है। MP4 से इस मीन वीडियो, MP3 ये गाना है, ऑडियो है, JPG ये फ़ोटो है, TXT कोई टेक्स्ट की फ़ाइल है,
डॉक कोई डॉक्यूमेंट की फाइल है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, आपका एक तरह से फाइल है, एक ही फाइल है, मतलब एक फाइल एक टाइम पे एक ही तरह की हो सकती है, या तो ना तो MP3 एक टाइम पे MP4 होगा, ठीक है। MP4 में आपका ऑडियो भी आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि MP4 MP3 उसमें MP3 भी है MP4 भी है, वो हम उसको अलग ट्रीट करते हैं। MP4 एंड MP3 दोनों अलग हैं, ये टाइप ऑफ फाइल है। तो एक तरह पे MP4 ही रहेगा, एक टाइम पे MP4 ही रहेगा, ये एक टाइम पे MP3 ही रहेगा। ये एक टाइम पे दो चीज़ें नहीं हो सकता कि MP3 भी हो जाए और TXT फाइल भी हो जाए, ठीक है। तो ये आपकी फाइल्स होती हैं जिनसे एक्सटेंशन से, इनको एक्सटेंशन कहते हैं हम लोग जिनके एक्सटेंशन से पता चलता है कि किस टाइप की फाइल है। दूसरी चीज़, ये आपकी फाइल हो गया। हम पता करते हैं फोल्डर के बारे में। फोल्डर क्या होता है? फोल्डर एक ऐसा कह सकते हो कि एक ऐसा फाइल, एक ऐसी चीज़ है या फिर एक अलमारी है ऐसी, जिसके अंदर आप इन सभी को स्टोर करके एक साथ रख सकते हो। एक फाइल एक टाइम पे एक ही तरह की हो सकती है, लेकिन एक फोल्डर के अंदर एट अ टाइम बहुत सारी फाइल स्टोर हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, फोल्डर जब आप बनाते हो तो उसके अंदर आप फ़ोटो, वीडियो सब एक साथ रख सकते हो, ठीक है। कोई भी चीज़ यहाँ पर रख सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको इसके प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, स्क्रीन पर चलते हैं हम लोग। तो फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैं अपने एक ड्राइव पर जाता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं हूँ अभी इस कंप्यूटर में। यहाँ पर मैंने राइट क्लिक किया एंड न्यू पे क्लिक किया। यहाँ पर मुझे अभी एक फ़ाइल क्रिएट करनी है, तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट फाइल चूज़ करता हूँ, डॉक्यूमेंट फाइल। यहाँ पर मैं डेमो लिखता हूँ इसमें, ठीक है। ये डेमो लिखा मैंने, देखो ये TXT फाइल दिखा रहा है कि हाँ ये TXT फाइल है, मतलब इसके अंदर आप टेक्स्ट लिख सकते हो। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जैसे TXT फाइल है एंड ये डॉक्यूमेंट है एंड ये टेक्स्ट फाइल्स मेरी, ठीक है, कुछ मतलब फ़ोटोज़ मेरी कुछ, एंड मैं चाहता हूँ कि कुछ ये फ़ोटोज़ जो हैं वो मेरी एक फ़ोल्डर पे रहे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा। अब मैं एक फ़ोल्डर बनाऊँगा, क्योंकि मुझे एक जगह सभी को रखना है। तो यहाँ पर फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे एंड यहाँ पर ऑल कोर्स करके रख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। ये फ़ोल्डर मैंने क्रिएट कर दिया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इनको जितनी भी मेरी फाइल्स हैं, जैसे ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, एंड ये TXT फाइल भी एंड ये डॉक्यूमेंट भी, इसको मैं यहाँ से कट करूँगा। राइट क्लिक करके यहाँ पर कट कर दूँगा, मतलब यहाँ से हटा के इसके अंदर डाल दूँगा। अब इससे क्या हुआ कि जो चीज़ें मुझे चाहिए वो सारी देखो TXT फाइल भी इसी के अंदर आ गई, और यहाँ पर देखो डॉक्स फाइल भी यहाँ पे आ गई, PNG फाइल भी यहाँ पर आ गई, है ना, एंड बाकी सारी फाइल्स भी यहाँ पर आ गई। तो इन सारी फाइल्स को यहाँ पर मैं एक फोल्डर में मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन इस TXT फाइल के अंदर मैं इस डॉक्स फाइल को नहीं डाल सकता, इस PNG फाइल के अंदर TXT के अंदर नहीं डाल सकता। इसका मतलब ये जो फाइल होती है, ये फाइल सिर्फ कह सकते हो आपका कपड़ा है, ये पैंट पकड़ लो या शर्ट पकड़ लो ना, तो ये एक टाइम पे पैंट शर्ट दोनों नहीं हो सकता। एक टाइम पे ये तो पैंट रहेगा या तो शर्ट रहेगा, राइट। वैसे ही ये भी है कि एक टाइम पे टेक्स्ट रहेगा या फोटो रहेगा। दूसरी चीज़, फोल्डर आपका अलमीरा की तरह होता है, जिसमें चाहे पैंट शर्ट टी-शर्ट एवरीथिंग सब रख दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब शर्ट के अंदर पैंट को नहीं रख सकते, समझ रहे हो आप, मतलब स्टोरेज नहीं है वो। तो फोल्डर कह सकते हो एक तरह से स्टोर करता है, इन सभी चीज़ों को मैनेज करके रखता है, स्टोर करके रखता है, ठीक है। बट ये जो अपने अंदर सिर्फ उसी टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं, जो अपना जो फाइल होती हैं वो उसी टाइप के डेटा को स्टोर कर सकती हैं जिसके लिए वो बनी है। जैसे TXT वो टेक्स्ट के लिए बनी है, डॉक्स जो है वो डॉक्यूमेंट फाइल्स के लिए बनी है, वो भी टेक्स्ट ही है, और इमेज भी स्टोर कर सकता है वो डॉक्यूमेंट। एंड PNG सिर्फ फ़ोटो स्टोर कर सकती है, फ़ोटो के पिक्सल स्टोर कर सकती है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो फोल्डर एक टाइम पे कई टाइप ऑफ फाइल को स्टोर कर सकता है। फाइल सिर्फ एक टाइम पे एक ही रहेगा, एक ही फॉर्म में रहेगा, ठीक है। आई होप आप सभी को फाइल एंड फोल्डर को समझ में आया होगा। तो इनको कॉपी पेस्ट करना बहुत आसान है। आप यहाँ से राइट क्लिक करो, ठीक है, राइट क्लिक करो,
यहाँ से कॉपी आएगा, कॉपी करो, ठीक है। कॉपी करने का मतलब एक यहाँ पर रहेगा, जहाँ पर दूसरे मतलब 2 जगह एक साथ रह सकता है, 3 जगह 4 जगह जहाँ पर रखना है, ये कॉपी हो जाएगा, मतलब उसकी कॉपी बन जाएगी। कट करोगे वो यहाँ से हट जाएगा। अब इसको कहाँ पेस्ट करना है, यहाँ पेस्ट करना है, आप यहाँ पेस्ट कर सकते हो। ये पेस्ट का होता है, नहीं तो यहाँ पर राइट क्लिक करो कहीं पर भी ब्लैंक स्पेस पर, यहाँ पेस्ट कर दो, पेस्ट का भी ऑप्शन आता है, ठीक है। तो ये सारे कॉपी पेस्ट होता है, ये भी आप बाय टाइम सीख सकते हो। अगर आपको कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं आता तो उनके लिए नहीं बता रहा हूँ, जिनको आता है। अब एक चीज़ और होती है, एक फाइल की टाइप होती है जिप की। मतलब क्या होता है ना कि कई बार बहुत सारी फाइल होती हैं। फॉर एग्जांपल इतनी सारी फाइल्स हैं, ये देखो इतनी सारी मेरी इमेज की फाइल्स हैं, इसमें एथिका वीडियोस भी है, फोल्डर भी हैं, सब है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे इनको किसी को शेयर करना है एंड कंप्रेस करके शेयर करना है, मतलब साइज़ थोड़ा छोटा रहे, साइज़ ज़्यादा ना रहे। तो इस टाइप पे हम क्या करते हैं कि जिप या फिर इनको कंप्रेशन करके जिप कर देते हैं। जिप करने का मतलब उनको बंद कर देते हैं एक जगह पे, जिससे वो कंप्रेस हो जाती है, छोटा हो जाता है। जैसे आपका एक पैंट है, शर्ट है, उसको कहीं ले जाना है ट्रैवलिंग में, तो आप उसको फोल्ड कर देते हो, घड़ी कर देते हो, तो आप उसको इजीली बैग पे रख पाते हो। अब लंबा करोगे तो जगह बहुत ज़्यादा लेगा वो, एंड काफ़ी बेकार सा दिखता है। वैसे ही अगर इन फाइल्स को किसी ट्रैवल करना है एंड छोटा करना है, एंड कह सकते हो कहीं भेजना है, छोटा करना है, और इधर उधर ना हो, आप चाहते हो कि इधर उधर ना हो, एक ही जगह पर है, तो इनको हम कंप्रेस कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, जिप कर देते हैं। जिप करने के लिए आपको ऐसे सिलेक्ट कर लेना होता है, ठीक है। ऐसे सिलेक्ट कर लोगे आप, यहाँ पर राइट क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर इनको जिप कर सकते हो। जिप करने के लिए टूल्स आते हैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं WinRAR का यूज़ करता हूँ, तो वो आप यहाँ पर देखो, जैसे ये रहा, यहाँ पर ऐड टू आर्काइव या फिर ऐड टू इमेज, ठीक है। यहाँ पर मैंने अभी इमेजेस बनाई हुई हैं आपके लिए, इसके लिए प्रैक्टिकल बताने के लिए आप। तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आप मतलब WinRAR से लिया, ये एक ऐप है जो आपको जिप करके देता है। इसमें मैं ऐड टू इसमें कर देता हूँ, देखो ये जिप बनेगा। तो जिप कुछ ऐसे दिखती है, देखो ऐसे। इसके अंदर ये सारी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। अब मैं किसी को शेयर करूँगा तो वो सारा एक साथ आ जाएगा, मतलब साइज़ भी कम होती है इसकी, कंप्रेस हो जाता है, एंड बहुत सारी चीज़ें एक जगह पे आ भी जाती है, मैनेजेबल हो जाता है, इजीली मैनेज हो जाता है। अब जिसको चाहिए इसको अनजिप करेगा, यहाँ पर राइट क्लिक करेगा, WinRAR एंड एक्सट्रैक्ट, ये इसको एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर देख सकता है जो भी उसको चाहिए, दैट्स इट। तो मतलब जब उसको एक्सट्रैक्ट करेगा वो, तो जैसे हमने उसको जिप किया था ना, वो ऐसे ही हो जाएगी, ओरिजिनल फॉर्मेट में आ जाएगी। तो ये बेसिकली जिपिंग होती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं जिप या कंप्रेशन, ये कंप्रेस करना। इसमें इसमें भी फॉर्मेट होते हैं, जिप या RAR, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने आपको फाइल समझाया, क्या फाइल होती है, फोल्डर क्या होता है, क्रिएट कैसे कर सकते हैं, कॉपी कैसे कर सकते हैं, मूव कैसे कर सकते हैं, वो भी देखा आपने, राइट क्लिक करके फोल्डर फाइल। एंड फाइल एक्सटेंशंस के बारे में बताया, कितने टाइप के एक्सटेंशंस होते हैं, TXT, MP3 एंड एवरीथिंग। कंप्रेशन बताया, जिप। एंड फाइल कैसे आप सर्च कर सकते हो वो भी मैंने बताया। सर्च बेसिकली वहाँ पर सर्च ऑप्शन होता है, ईजीली है, आप देख सकते हो, बहुत ईजी है, जैसे आप फ़ोन में सर्च करते हो एंड एवरीथिंग, तो ये आप सर्चिंग होता है, ठीक है। सो ये था बेसिकली आपका, कह सकते हो कि एक टाइप का बेसिक ऑफ कंप्यूटर। इसके बाद हमारा जो रहेगा फंडामेंटल ऑफ इंटरनेट का रहेगा। इंटरनेट को समझेंगे हम लोग, क्या है, कैसे काम करता है एंड एवरीथिंग। सो वॉरियर्स, यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस कोर्स। ये इस कोर्स का ही नहीं, आपके आगे आने वाली जो क्लासेस हैं, या फिर अपडेटेड जो क्लासेस हैं, या फिर एडवांस जो क्लासेस हैं, उनमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये पार्ट। लेकिन ये पार्ट स्टार्ट करने से पहले आई थिंक सो हमको एक रिवीजन कर लेना चाहिए, जो भी हमने अब तक पढ़ा, शॉर्ट क्विक रिवीजन, क्योंकि आपको एक आइडिया लगना चाहिए कि हमने अब तक क्या क्या देखा है एंड क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो मैं स्टार्टिंग से आपको वापस से वही पार्ट पे ले जाना चाहता हूँ, ये जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। देखो, ये हमने टॉपिक बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो पहले हमने देखा कि कंप्यूटर क्या होता है, टाइप ऑफ कंप्यूटर कितने होते हैं, राइट। अब ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे व्हाट इज़ कंप्यूटर, आपने ये सारी चीज़ें देखा, जैसे व्हाट इज़ कंप्यूटर, राइट, ये आपने सीख लिया। एंड टाइप ऑफ कंप्यूटर, ये आपने सीख लिया। लेकिन सबसे समझने वाली बात आपको ये है, अगर
आप इनमें से कुछ चीज़ें ध्यान नहीं रखते हो तो भी चलेगा, जैसे टाइप ऑफ कंप्यूटर, व्हाट इज़ कंप्यूटर, ये आपको ऑलरेडी पता है। एंड आप नॉर्मली आपसे कोई इंटरव्यू या कहीं भी जाओ तो आपको कोई पूछेगा नहीं, ठीक है। लेकिन आगे आने वाली चीज़ जो है, अभी जो हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद बेसिकली अभी जो हम वापस से एक बार देख रहे हैं, इसको रिवाइज़ कर रहे हैं। रिवाइज़ करने के बाद जो भी पार्ट देखने वाले हैं उससे इम्पॉर्टेंट, मतलब इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो रहेगा, उससे इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं। वही है जो आपका बेस और अच्छा बनाएगा। तो ये है बेसिकली आपका जैसे यहाँ पर आप देखोगे ये कंपोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना आप। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, आई होप सो ये पता चल गया होगा आपको। एंड ये आपको वैसे याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद ही पता चल जाता है। देन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, ये यूज़ करते करते ही आ जाएगा। CPU, रैम, रोम, ये आपको और अच्छे से पता चलेगा जब एक्चुअल में आप लैपटॉप, अगर आप कोई लैपटॉप कैरी करते हो तो आपको ऑलरेडी पता होगा, और नहीं करते हो तो आपको जब आप इस फील्ड में आओगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। ये इसमें कोई मतलब क्या होता है ना कि डेली यूज़ पे डिपेंड करती हैं ये सारी चीज़ें। ये देखो, ये टाइप ऑफ कंप्यूटर्स हमने देखा। देन हमने यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम देखा, ठीक है, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। 3 टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, इनपुट, आउटपुट डिवाइसेस एंड प्रोसेसिंग यूनिट, ये कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। अब इन सभी के बिना अगर इनमें से कोई भी चीज़ मिसिंग हो तो आपका कंप्यूटर काम नहीं करता। देन ये आपका CPU मैंने बता दिया, इट्स अ ब्रेन ऑफ योर कंप्यूटर, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये आपको पता है। एंड ये आपका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था, क्या क्या चीज़ें होती हैं। देन आपको इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस अगेन एक बार बताया हुआ है, आप, मुझे नहीं लगता इसको फिर से रिपीट करने की ज़रूरत होनी चाहिए। देन आपको CPU, रैम एंड डिवाइसेस, ये सारे एक साथ काम कैसे करते हैं, कैलिब्रेट करके, एक दूसरे से कम्युनिकेट करके, वो भी आपको बताया हो। देन एक चीज़ मेरे को यहाँ पर चलो वापस मैं आपको बताऊँगा ये वाली चीज़, यहाँ पर हमको कुछ समझना है बेसिकली। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बता दिया क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ईजी है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कैलिब्रेशन करता है ना, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बिठाता है। एंड ये आपका टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कितने तरह के होते हैं। विंडोज़ के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन देगा। अब यहाँ पर ध्यान दो कि इसको आप जितना प्रैक्टिस करोगे, अगर आपको विंडोज़ चलाना नहीं आता है, जनरली कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं आता है, अगर आपको आता है तो वेरी गुड, बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको नहीं आता। इसमें कोई अलग बात नहीं है, या फिर इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको नहीं आता तो आप बहुत पीछे रह गए, नहीं। जो इंसान जो चीज़ सीखेगा उसको ज़रूर से आएगा, क्योंकि आप ह्यूमन बीइंग ऐसा डिज़ाइन ही हुआ है कि जो सीखेगा वो उसी में इंटरेस्ट रहेगा। तो अगर अभी आपने इसमें इंटरेस्ट लिया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कुछ नया चेंज नहीं हुआ है। जो दूसरों को आता है वो भी आपको आ जाएगा अगर आप विंडोज़ को प्रैक्टिस करोगे तो। इसमें मैक भी आता है। मैक इतना बड़ा रोल प्ले नहीं करता साइबर सिक्योरिटी में, ठीक है। हम विंडोज़ एंड लिनक्स ही सीखते हैं। अब विंडोज़ आपने सीखा था, अब विंडोज़ की तरह एक और ऑपरेटिंग सिस्टम होता है लिनक्स। जैसे ये है ना विंडोज़, जैसे आपका एंड्रॉयड है, देन आईफोन भी आता है ना, दोनों का चेंज क्या होता है, उन दोनों में ऑपरेटिंग सिस्टम ही चेंज होता है बस, है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होते हैं दोनों के, यूज़र इंटरफेस अलग होता है। वैसे ही कंप्यूटर में भी वैसे ही होता है, विंडोज़ होता है, लिनक्स होता है, मैक भी होता है उसमें। तो हम विंडोज़ एंड मैक को ज़्यादा यूज़ लेते हैं। एंड ये भी हमने अब सीखा है कि व्हाट इज़ फाइल एंड फोल्डर एवरीथिंग, ठीक है। ये आपको भी, ये भी प्रैक्टिस करते करते ही आएगा, है ना। ये आपको ऑटोमेटिकली समझेगा कि क्या होता है एंड एवरीथिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने सीख ली है, एंड आई थिंक सो अभी भी यह सभी को पता होगा। बहुत 1 या 2% लोग हैं जिनको नहीं पता होगा। एंड ये भी अभी हम सीखने वाले हैं व्हाट इज़ इंटरनेट। लेकिन इससे पहले मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है। मतलब कुछ आपसे मुझे पूछना है कि जैसे अगर मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कंप्यूटर है, ठीक है। ये 2 कंप्यूटर्स हैं, मैं दोनों को ड्रॉ कर रहा हूँ। ये 2 आपके कंप्यूटर्स हैं। ड्राइंग को जज मत करना,
अब यहाँ पर इसको इससे कम्युनिकेशन करना है, ठीक है, इस कंप्यूटर को इससे कम्युनिकेशन करना है। बट जनरली हम देखते हैं कंप्यूटर पे हिंदी या हिंदी तो बहुत कम देखा हो आपने, मोबाइल पे हिंदी होता है, इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ होती है। अब इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ होती है तो जाहिर सी बात है आप हिंदी में भी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को भी यूज़ कर सकते हो। आजकल मल्टी लैंग्वेज सपोर्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है, आपको समझाना ये है कि क्या एक्चुअल में ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर से इंग्लिश में ही कम्युनिकेशन करेगा या फिर कोई और लैंग्वेज होती है। सो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि ये इंग्लिश में कम्युनिकेशन डायरेक्टली नहीं करते, ये तो सिर्फ आपको समझाने की लैंग्वेज है इंग्लिश। मतलब इंग्लिश, हिंदी, जिस भी लैंग्वेज में आप अपने सिस्टम को यूज़ करते हो वो सिर्फ यूज़र के लिए बनाई जाती है कि यूज़र उसको समझ सके कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है। जैसे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप देखोगे, कहीं पर भी जाओगे, फ़ोन में देखोगे तो हिंदी या इंग्लिश में रहेंगे या फिर जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है उसमें रहेंगे, है ना। तो आप सिर्फ उनको पढ़ के समझ पाओ इसलिए वो इंग्लिश में रखे जाते हैं। एक्चुअल में कंप्यूटर इंग्लिश में कम्युनिकेशन नहीं करता, ये कम्युनिकेशन करता है 0 और 1 की लैंग्वेज में, ठीक है। अब सोचोगे ये 2 वर्ड से ही पूरा कम्युनिकेशन हो जाता है। यस, ये 2 नंबर से ही पूरा का पूरा जो है कम्युनिकेशन सिस्टम काम करता है कंप्यूटर का। 0 और 1, 0 और 1 ये कुछ और नहीं, ये ऑन एंड ऑफ, जिसको हम ऑन ऑफ करते हैं ना, मतलब बटन आप चालू करते हो बंद करते हो, वही वाला सिस्टम है बस ये, ठीक है। ये ऑन ऑफ वाला सिस्टम है, ऑन एंड ऑफ, ये वाला सिस्टम है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने उल्टा लिखा हुआ है, इसको मैं सही लिख देता हूँ। 0 का मतलब हमेशा होता है ऑफ, ठीक है। 0 का मतलब होगा हमेशा ऑफ, और इसका मतलब होता है ऑन, ठीक है। अब समझने वाली बात यह है कि इन दोनों से हो कैसे जाता है, इन दोनों से कम्युनिकेशन कैसे हो जाते हैं। तो मुझे ये बताओ कि फर्स्ट टाइम जब आपने इंग्लिश सीखा था, आपको इंग्लिश नहीं आती थी, तो आप इंग्लिश को कैसे सीखे। यस, कुछ तो तरीका होगा सीखने का, ट्रांसलेट करके या फिर इंग्लिश को पढ़ना कैसे सीखे, है ना। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश। अब आपको कैसे पता कि इंग्लिश लिखा हुआ है, आप तो हिंदी लैंग्वेज बोलते हो, है ना। तो ये आपने कैसे किया होगा। तो बेसिकली जैसे ए का मतलब हिंदी में आ होता है, बी का मतलब बा, ठीक है। ये ट्रांसलेशन है, यहाँ से आपने सीखा होगा ऐसे कर करके, है ना। कुछ तो तरीका रहा होगा जिससे आपने उसको ट्रांसलेट किया होगा, देन सीखा होगा। डायरेक्टली अगर आप हिंदी बोलते हो तो ऐसे तो नहीं सीखा होगा आपने। तो कंप्यूटर भी वैसे ही करता है। कंप्यूटर क्या करता है, ये 0 और 1 की लैंग्वेज को, मतलब आपकी जो इंग्लिश ओरिजिनल लैंग्वेज है ना, उसको कन्वर्ट करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसको कन्वर्ट करती है इस लैंग्वेज में। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझना, अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज करने जा रहा हूँ, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग। बेसिकली यहाँ पर एक आपने सुना होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि मुझे कोडिंग करनी है, प्रोग्रामिंग करनी है ना, प्रोग्रामिंग। और आप कंप्यूटर से अगर आप बात करते हो तो वो होती है इंग्लिश में, और कंप्यूटर से जो बात करेगा वो लैंग्वेज होती है 0-1 में। और कंप्यूटर जब कंप्यूटर से बात करेगा
वो हार्डवेयर से बेसिकली, देखो कंप्यूटर को हार्डवेयर से भी बात करना पड़ता है, तो भी ये 01 की लैंग्वेज होती है। इस लैंग्वेज का नाम आप कंप्यूटर पे बताओगे, मुझे पता है इट स्टार्ट विथ बी, बट आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, मुझे देखना है आपको पता है या नहीं। और जिनको नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में जाके देखो ये 01 कौन सी लैंग्वेज है, ठीक है। तो क्या होता है ना कि कंप्यूटर क्या करता है, आप तो इंग्लिश में कम्युनिकेशन करोगे, ठीक है। जब फॉर एग्जांपल आपने कंप्यूटर को बोला कि फॉर एग्जांपल सर्च, या फिर ऐसे कह सकते हो कि कोई फाइल आपको सर्च करनी, तो आपने वहाँ पर टेस्ट फाइल बनाई थी एक टेस्ट नाम की, तो आप टेस्ट नाम की फाइल अपने कंप्यूटर में सर्च करोगे, टेस्ट फाइल, राइट। अब ये टेस्ट फाइल ये आप अपने लैंग्वेज में लिख रहे हो, ये टेस्ट का मतलब क्या होता है वो इस कंप्यूटर को नहीं पता, क्योंकि वो कौन सी लैंग्वेज में बात करता है, 0 और 1, ठीक है। अब क्या होगा कि ये टेस्ट इसको नहीं पता, तो ये क्या करेगा, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस टेस्ट को ट्रांसलेट करेगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++, जावा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कुछ ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जो कि कंप्यूटर से क्या काम करवाना है, कैसे काम करवाना है, जो ऐप बनते हैं वो कैसे दिखेंगे कंप्यूटर के अंदर, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ही बनते हैं। हम उसको इंग्लिश में क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि इंग्लिश कंप्यूटर समझता ही नहीं है, और इंग्लिश को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल प्रोसेस है, इसलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाई गई है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से हम डायरेक्टली तो नहीं, बट हाँ थोड़ा इजी तरीके से कंप्यूटर से डायरेक्टली कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर इंडियन चाइना में जाता है, अगर आप इंडियन हैं, ठीक है, आपको चाइना जाना है, ठीक है। अब चाइना में कोई डील करनी है किसी को कुछ भी, तो जाहिर सी बात है आप इंडियन हो, आपको चाइनीज़ नहीं आएगी, है ना, और चाइनीज़ को हिंदी नहीं आएगी क्योंकि ये हिंदी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। हो सकता है कि ये जो इंडियन है इसको इंग्लिश आती हो, ठीक है, ये इंग्लिश लैंग्वेज बोल लेता हो। अब इंग्लिश में चाइनीज़ को समझाना, हो सकता है चाइनीज़ को इंग्लिश ना आता हो, तो हमको जाहिर सी बात है कि ट्रांसलेटर को लेना पड़ेगा, ठीक है, एक ट्रांसलेटर की नीड हमको पड़ेगी। तो ट्रांसलेटर क्या करेगा, पहले उस बात को, अगर ट्रांसलेटर को हिंदी आती है हिंदी, अगर इंडियन हिंदी बोलेगा तो इसको हिंदी आना ज़रूरी है, इंग्लिश बोलेगा मोस्ट ऑफली इंग्लिश आती है इंडिया में अगर कोई फॉरेन जा रहा है तो उनको आती है इंग्लिश, अगर इसको बोलेगा ट्रांसलेटर को तो ये चाइनीज़ को समझाएगा, चाइनीज़ में बोलेगा तो ये इसको इंग्लिश में समझाएगा। इट मीन्स इसको दोनों लैंग्वेजेस की समझ अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। वैसे ही ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम करती है, इसको इसकी एंड इसकी दोनों की समझ अच्छे से होनी चाहिए, तब जाके दोनों के बीच में कम्युनिकेशन अच्छे से हो पाता है। आप जो बोलोगे कंप्यूटर वही करे, इसके लिए इन तीनों लैंग्वेजेस का आपस में तालमेल बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये बेसिकली आपको ह्यूमन कंप्यूटर से बात कर सके, सब बात नहीं कर पाते, जो प्रोग्रामर होते हैं वही इसको प्रॉपरली कर पाते हैं, ठीक है। मतलब बात करना क्या है, कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो वो कंप्यूटर में कैसे काम करेगा, कैसे चलेगा, वो बेसिकली इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक कहते हैं मिडल लैंग्वेज है। यहाँ पर जो बाइनरी होती है इट्स अ लो लेवल ऑफ लैंग्वेज। लो लेवल मतलब कि ये मशीन से काफ़ी क्लोज होती है, बहुत आसानी से कम्युनिकेशन कर सकती है मशीन से। वहीं ये जो आपकी हाई लेवल ऑफ लैंग्वेज होती है ये ह्यूमन फ्रेंडली होती है, मतलब हमारे समझने के लिए होती है, हम इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, मशीन अच्छे से समझ नहीं सकती। उसको
लेकिन ये बाइनरी में बहुत इजीली कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। इंग्लिश वो तो मशीन उसको प्रॉपरली समझ ही नहीं पाती, ठीक है। तो लो लेवल इसको हम कह देते हैं कि हाई लेवल ऑफ लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें क्या क्या होता है बेसिकली, इसमें वही C++, जावा, ये सारी चीज़ें ही होती हैं, ठीक है। सी लैंग्वेज, C++, जावा, ये सारी चीज़ें होती हैं। देन आपकी असेंबली लैंग्वेज होती है जिसको हम मीडियम लेवल ऑफ लैंग्वेज कहते हैं, लो लेवल कहते हैं, बट थोड़ा क्लोज होती है वो भी मशीन के। तो उसमें क्या होता है ना कि आप कह सकते हो कि शॉर्ट वर्ड्स के लिए, मतलब मेमोनिक्स के लिए यूज़ करते हैं। बट आप अभी इतना समझो कि 01 जो है ये कंप्यूटर के काफ़ी क्लोज होता है, मतलब बहुत आसानी से, जैसे आप हिंदी बहुत आसानी से समझ सकते हो, वैसे ही 01 कंप्यूटर बहुत आसानी से समझ सकता है, या फिर सिर्फ वही समझ सकता है वो 01, ठीक है। 01 के अलावा अभी कुछ नहीं समझ सकता, 01 ही समझेगा। एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़रिया है कि ह्यूमन भी उसको अच्छे से समझ पाए और वो कन्वर्ट होकर कंप्यूटर को भी इजीली समझा सके। तो ऐसा है कि इंग्लिश ट्रांसलेट होती है प्रोग्रामिंग में, ठीक है, और प्रोग्रामिंग ट्रांसलेट होती है 0 में। वैसे ही 0 प्रोग्राम होती है, मतलब जब वापस कम्युनिकेशन होता है प्रोग्रामिंग में, प्रोग्रामिंग ट्रांसलेट होती है इंग्लिश में। ये ऐसे कम्युनिकेशन होता है। तो बेसिक में अगर आप इतना समझ गए हो तो बहुत बड़ी बात है। तो बेसिकली यही प्रोसेस होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती हैं कंपाइलर्स यूज़ करेंगी, ठीक है, देन उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगी एंड आपका कंप्यूटर बाइनरी ही समझता है। कंप्यूटर के आपका जो CPU है उसी को समझाना होता है बस, ठीक है, वो बाकी प्रोसेस कर लेता है। तो CPU सिर्फ 0 एंड 1 की लैंग्वेज समझता है, ठीक है। अब आप इसका कमेंट सेक्शन में बता दो कि इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। एंड आई थिंक सो मैंने 1-2 बार बोला भी है कि इसका क्या नाम है बीच में। तो अगर आपने ध्यान से नहीं सुना तो कमेंट सेक्शन देखो और आप लोगों को कमेंट करना है कि क्या बोलते हैं इस लैंग्वेज को। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कंप्यूटर कैसे बात करता है, ठीक है। आने वाले, अगर अभी तो कमेंट नहीं देखना चाहते आप 01 को क्या बोलते हैं, तो आने वाले जो भी स्लाइड्स हैं उसमें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखो। सो चलते हैं आगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अब हम समझेंगे कि ये इंटरनेट के बारे में। तो सबसे इजी लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊँ तो इंटरनेट हम उसको कहते हैं जिसमें दुनिया भर का जो कंप्यूटर है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए, या फिर दुनिया भर से आप चीज़ें ढूंढ पाओ, यही इंटरनेट है। दुनिया भर के कंप्यूटर का नेटवर्क, इसी को इंटरनेट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप YouTube देखते हो, अभी जो आप वीडियो देख रहे हो सकता है इसका जो वीडियो है, देखो सर्वर आपको पता है बहुत बड़ा होता है, इसमें वीडियो अपलोड होती है। तो ये एक्चुअल में आपको पता है कि YouTube का सर्वर इंडिया में ना होके हो सकता है US में हो, ठीक है। तो US इंडिया से बाहर है, राइट। तो आप US से इस वीडियो को एक्सेस कर पा रहे हो, किस वजह से? इंटरनेट की वजह से। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया एक दूसरे से इंटरनेट पे कनेक्टेड है। ये डिवाइसेस सबसे, अगर आप इंटरनेट पे कनेक्ट हो जाते हो, इट मीन्स आप दुनिया से कनेक्ट हो जाते हो कंप्यूटर से, ठीक है। आप कभी वीडियो कॉल कर सकते हो जो आपका फ्रेंड फॉरेन में है, कहीं भी है, ठीक है। आप न्यूज़ देख सकते हो दुनिया भर की लाइव यहाँ पर, ठीक है। किसके वजह से? इंटरनेट की वजह से। तो दुनिया भर का नेटवर्क ही जो है वो, उसी को हम इंटरनेट कहते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा इंटरनेट क्या है। इंटरनेट बेसिकली पूरा का पूरा कह सकते हो नेटवर्क है दुनिया भर का। दुनिया भर में आप कम्युनिकेशन कर पा रहे हो। आपका कंप्यूटर कहीं और रखा हुआ है, ठीक है। जैसे आप दिल्ली से हो तो आपका कंप्यूटर अगर दिल्ली में रखा हुआ है तो आप दिल्ली से US कम्युनिकेशन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि नेटवर्क बना हुआ है यहाँ से यहाँ तक। ये US में रखा हुआ जो PC है या कंप्यूटर है जिसमें आपको कम्युनिकेशन करना है, वो जाहिर सी बात है वो भी इंटरनेट से कनेक्ट होगा, तभी तो आप कम्युनिकेशन करोगे ना। तो ये सभी इंटरनेट से कैसे ना कैसे करके वो कनेक्टेड है, इस वजह से ये बेसिकली कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। सो आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं और इंटरनेट बेसिकली क्या है। तो अभी आपने इंटरनेट देख लिया क्या होता है। नाउ मैं आपको ये बताऊंगा कि हाउ इंटरनेट वर्क, इंटरनेट वर्क कैसे करता है, कैसे काम करता है।
तो फॉर एग्जांपल चलो मैं लेता हूँ, आपने यूट्यूब पे एक वीडियो सर्च किया, आपने यूट्यूब पे एक वीडियो सर्च किया, ठीक है। अब ये रिक्वेस्ट आपके कंप्यूटर से निकलती है। जब आपने सर्च किया तो ये जो आपने सर्च किया, ये सर्च किया हुआ जो आपने सर्च किया, ये जाता है कहाँ पर, सर्वर पे जाएगा। ये मैं अभी और डिटेल्स देखेंगे, ये नेटवर्किंग का बहुत डीप पार्ट होता है, बट मैं अभी आपको शॉर्ट एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। नेटवर्किंग में ये थोड़ा सा आगे पीछे होता है, मतलब क्या होता है ना कि बीच में और डिवाइसेस आ जाते हैं जनाब। यहाँ पर क्योंकि बेसिक है तो मेरे को नहीं लगता कि उतना आपको बताना चाहिए, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यूट्यूब जब आप अपने फ़ोन पे सर्च करोगे तो वो क्या करेगा, वो सर्वर पे चेक करेगा कि जो आपने यूट्यूब वीडियो भेजा है वो है या नहीं, सर्वर को, या फिर रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है, यूट्यूब के सर्वर को कि ये वाली वीडियो चेक करो है या नहीं। अब क्या होगा कि सर्वर क्या करेगा, वहाँ पर चेक करेगा एंड देखेगा कि उसके पास वो वीडियो रखा हुआ है, ठीक है। वो आपको रिप्लाई देगा, आपके पास भेज देगा कि हाँ ये मेरे पास है। अब जब उसके पास होगा तो वो आपको सेंड कर देगा, तो डायरेक्टली आपको वो रिज़ल्ट मिल जाता है, आप वो वीडियो देख पाते हो, ऐसा होता है। गूगल पे आप कोई चीज़ सर्च करते हो तो सेम यूट्यूब की जगह गूगल का सर्वर रख लो आप यहाँ पर। तो गूगल के सर्वर पे पहले जब सर्च करोगे तो गूगल के सर्वर पे जाएगी क्वेरी, गूगल सर्च करेगा कि जो आपने सर्च किया है, जो आप यहाँ पर देख रहे हो, जो आप बेसिकली सर्च कर रहे हो, वो एक्चुअल में अवेलेबल है या नहीं। तो वो देखेगा, अवेलेबल होगा तो आप को इंस्टेंट वो रिप्लाई दे देगा, ठीक है। हालांकि बीच में और कुछ स्टेप्स होती हैं, वो थोड़ा आगे के नेटवर्किंग का पार्ट होता है। तो ऐसे इंटरनेट काम करता है, बेसिकली सर्वर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। हम लोग जो होते हैं, हम क्लाइंट होते हैं, ठीक है, यूज़र होते हैं, और सर्वर जो है मतलब जहाँ पे ये वीडियोस अपलोड होती हैं, जहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे हो, ये आपके फ़ोन में तो डाउनलोड नहीं है ना, आकि आपने डाउनलोड कर रखा है, नहीं कर रखा है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं तो स्टोर होगी ना। जो वीडियो अभी आप यूट्यूब पे देख रहे हो, अभी ये मेरा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स का, कहीं ना कहीं स्टोर होगी। तो वो स्टोर कहाँ होती है, वो स्टोर होती है सर्वर पे, राइट। तो जब सर्वर से आप मांगोगे तो देगा वो, ठीक है, क्योंकि वहीं स्टोर है। तो ऐसा है, जो चीज़ें अपलोड होगी वो मिलेगी, जो अपलोड नहीं होती वो नहीं मिलेगी, दैट्स इट। तो ये था कम्युनिकेशन ऑफ मतलब कैसे इंटरनेट काम करता है, ठीक है। अब आगे की चीज़ मैं आपको बताऊं, यहाँ पर हम समझते हैं कि वेब ब्राउज़र, आपने बहुत बार सुना होगा वेब ब्राउज़र, लोग बोलते हैं वेब ब्राउज़र बोलते हैं। वेब ब्राउज़र क्या होता है? वेब ब्राउज़र बेसिकली आपने जैसे देखा होगा क्रोम, ठीक है, आपने नाम सुना होगा फायरफॉक्स, एंड आपने सुना होगा एज, ये माइक्रोसॉफ्ट का है, एज, क्रोम गूगल का है, फायरफॉक्स ओपन सोर्स है बेसिकली ये। तो यहाँ पर आप फायरफॉक्स एक बार सर्च कर लेना किसका है, बट मोस्ट प्रॉब्ली ये ओपन सोर्स है। क्रोम एक ब्राउज़र है, ये सारे ब्राउज़र हैं। ब्राउज़र क्या है? ब्राउज़र एक बेसिकली कह सकते हो कि ऐसा टूल है या ऐसा एप्लीकेशन होता है आपके पास जिससे आप दुनिया भर की इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिस्ट कर सकते हो। जैसे आपको कोई गाना सुनना है, आप अरिजीत के फ़ैन हो एंड आपको गाना सुनना है, तो आपने यहाँ पर लिखा अरिजीत सिंह सॉन्ग, ठीक है, आपने यहाँ पर सर्च किया अरिजीत सिंह सॉन्ग, तो जितनी भी लिस्ट होगी ना, कहाँ पर आपने कहाँ सर्च किया है? क्रोम पे, या फिर जिसको आप गूगल कहते हो, उसको हम गूगल क्रोम ही कहते हैं। तो वो जितनी भी लिस्ट होगी वो आपको वहाँ पर दिखा देगा कि ये इतने इतने हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन को एक जगह करके इकट्ठा ला देता है, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह इकट्ठा आपको मिल जाएगी। वही क्रोम करता है कि आपको, जैसे ऐसा तो नहीं होता ना कि पहले एक सॉन्ग आया, फिर दूसरा सॉन्ग देखने के लिए आपको दूसरे ब्राउज़र को खोलना पड़ा, दूसरे ऐप को खोलना पड़ा, है ना, फिर तीसरा सॉन्ग करने के लिए चौथा ऐप खोलना पड़ा आपको, ऐसा तो नहीं होता ना, सारा एक जगह मिल जाता है। तो यही काम होता है वेब ब्राउज़र का। अब एक वेब ब्राउज़र से एक और चीज़ समझ में आती है। वेब ब्राउज़र आई होप आप सभी को समझ में आ होगा कि
सारी इन्फॉर्मेशन को एक जगह पर इकट्ठा रख देना, ये किसका काम होता है? ब्राउज़र का। आपको एक साथ दिखा देना, जितना भी डेटा है वो आपको एक ही जगह ला के दे देना, ठीक है। हालांकि वो ला के देता है आपको लिंक के फॉर्म में, ऐसे लिंक्स आएगी, यहाँ पर क्लिक करोगे तो और गाने, यहाँ पर और गाने, पर होता तो एक ही जगह पे है ना, पेज पे। देन आप नीचे क्लिक करते जाओ, अगले पेज पे जाओ, अगले पेज पे जाओ, मतलब एक ही जगह आपको मिल जाता है। अब एक और होता है यहाँ पर जो मेंशन नहीं है, जिसको हम बोलते हैं सर्च इंजन। ये आगे चल के भी आप समझ में आएगा आपको, ठीक है। सर्च इंजन, सर्च इंजन क्या होता है? अब वेब ब्राउज़र को ये जो बहुत सारा आपको लाके इकट्ठा करके दिया एक जगह पे, तो ऐसा भी हो सकता है कि इसको मिला कहाँ से, ये सारी चीज़ें मिल कहाँ से रही है? ये काम किसका होता है? इसको क्रोम को या फिर ब्राउज़र को ये सारी चीज़ें एक साथ ला के इकट्ठा रखना, या फिर इकट्ठा रखे वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर ला के रख दे वो। जैसे सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठा करने के लिए तो डेटा तो चाहिए होगा ना, कि इधर भी है, यहाँ पर भी है ना। तो एक जगह यहाँ पर रखने का काम इसको देता कौन है कि इतना सारा डेटा है, इसको तुम एक साथ यहाँ पर दिखाओ। तो दुनिया भर से सारा डेटा इकट्ठा करने का काम ये सर्च इंजन का होता है। ये दुनिया भर से सर्च इंजन बेसिकली सर्च करते हैं, एंड ये लाके यहाँ पर इसको ब्राउज़र को देते हैं, तो वो आपको दिखाता है। इसका काम है जस्ट लिस्ट करना ब्राउज़र का, लेकिन सर्च इंजन का काम है वो दुनिया भर से सर्च करना, है ना। तो बेसिकली ये काम करता है सिर्फ दिखाने का, कौन? आपका ब्राउज़र। एंड सर्च इंजन दुनिया भर में उसको सर्च करेगा, ढूंढेगा, एंड ब्राउज़र को देगा, तो वो आपको दिखाएगा, ठीक है। सर्च इंजन बेसिकली जैसे गूगल जो है वो सर्च इंजन है, क्रोम ब्राउज़र है, क्रोम का सर्च इंजन कौन है? गूगल। तो ये दोनों मिल के काम करते हैं बेसिकली। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, सर्च इंजन एंड ब्राउज़र, ठीक है। तो बेसिकली मुझे आपको और क्या समझाना है यहाँ पर, कि ये दोनों मिल के काम करते हैं। जैसे अगर आप क्रोम ओपन करोगे ना, क्रोम के साथ यहाँ पर गूगल सर्च इंजन होता है, ठीक है। एंड कुछ जैसे बेइंग एक होता है सर्च इंजन, बेइंग, ये आपको एड्स के साथ मिल सकता है। याहू आपने सुना होगा, ये भी एक सर्च इंजन है। एक होता है डक डक गो, ठीक है, डक डक गो, आप इनका नाम लिख सकते हो अगर आपको पता नहीं है तो। क्रोम के साथ गूगल, एंड ये बेइंग एड्स के साथ होगा। याहू अभी बहुत कम चलता है। डक डक गो ये बेसिकली फायरफॉक्स के साथ काम कर लेता है, ठीक है। तो और ये गूगल फायरफॉक्स के साथ भी काम कर सकता है, ठीक है। तो ये आप स्विच कर सकते हो, अपने सर्च इंजन आप अपने अकॉर्डिंग स्विच कर सकते हो, ये चेंज होते हैं। तो सर्च इंजन का काम है दुनिया भर से इन्फॉर्मेशन लाना, और आपके ब्राउज़र का काम है वो एक जगह पर दिखाना बस, ठीक है। या फिर कह सकते हो कि ये सिर्फ एक टूल है जो आपको इंटरनेट एक्सेस करने में हेल्प करता है और उन सभी चीज़ों को डिस्प्ले करता है। कौन? वेब ब्राउज़र्स। तो यहाँ पर आप चीज़ ध्यान रखोगे, सर्च इंजन सिर्फ डिस्प्ले करने का या दिखाने का काम, वेबसाइट सारी लिंक दिखाने का काम, और सर्च इंजन इंटरनेट से सारी इन्फॉर्मेशन ढूंढने का काम, सर्च इंजन, ठीक है। तो आई होप इट्स क्लियर नाउ। अब हम आगे बढ़ेंगे। वेब ब्राउज़र आप समझ चुके हैं। यहाँ पर मैं वेब ब्राउज़र बता देता हूँ, मतलब टिक कर देता हूँ कि हमारा ये हो चुका है। तो ये हो चुका है। नाउ वेबसाइट की बात करते हैं एंड यूआरएल की बात करते हैं। तो वेबसाइट क्या होती है? बेसिकली वेबसाइट कह सकते हो कि एक तरह का पेज होता है। जैसे आप अपने कॉपी पे पेज देखते हो, अपने नोटबुक पे पेजेस देखते हो, वैसे ही ये इंटरनेट का पेज होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको फेसबुक अगर आपने देखा होगा, तो फेसबुक एक वेबसाइट ही है, ठीक है। फेसबुक पे जाओगे तो पहले वहाँ पर लॉगिन पेज दिखेगा, ठीक है, उसी को पेज कह रहे हैं। तो ओवरऑल जितने भी फंक्शन होंगे, राइट, आप फेसबुक इंस्टाग्राम सभी यूज़ करते होंगे, वो एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हो फ़ोन में, अगर कंप्यूटर पे यूज़ करोगे वो एज अ वेबसाइट चलेगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये वेबसाइट है, इंटरनेट पे पेज जैसे आप जो देखते हो ये सारी चीज़ें, वो उनको हम क्या कहते हैं? वेबसाइट।
वेबसाइट एक पेज के जैसे हो सकता है, एंड एक पेज पे सारी चीज़ें आपको रहेगी। ये होम टैब, ये फेसबुक एग्जांपल दो, ये रिक्वेस्ट आई हुई है आपकी, देन आपको एक साइड पे दिखेगा कि कितने पोस्ट हैं आपके, आप अपनी प्रोफाइल देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आपकी बेसिकली कह सकते हो कि वेबसाइट का ही है, मतलब ये वेबसाइट ही है। वेबसाइट बहुत सारे पेजेस से मिलके बनती है। जैसे आपकी एक नोटबुक, आपकी ये जो नोटबुक होती है वो बहुत सारे पेजेस से मिलके बनती है, मल्टीपल पेजेस उसमें होते हैं तब वो बुक बनती है, ठीक है। वैसी वेबसाइट होती है, उसमें ऐसे अलग अलग पेजेस अटैच करके एक कंप्लीट वेबसाइट बनाई जाती है। जैसे आप एक बार अपनी प्रोफाइल देख लेते हो, एक पेज में आपकी प्रोफाइल रखी गई है, एक पेज में आपको जो रिक्वेस्ट आई हुई है वो रखी गई है, एक पेज में आपकी पोस्ट रखी हुई है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये सबको एक साथ जोड़ के दिखाया जाता है, इसलिए आपको पता नहीं चलता। लेकिन जब जैसे आपने वहाँ पर पोस्ट पे क्लिक किया, ठीक है, तो आपको सारी पोस्ट वहीं पर दिख गई, तो आपको ये पता नहीं चलता था कि आप दूसरे पेज पे हो, मतलब स्विच कर चुके हो, ये नहीं पता चलता, क्योंकि वो सिमुलेशन होता है। आपको लगता है कि वहीं की वहीं आ गई, बट एक्चुअल में वो दूसरे पेज में स्विच हो रही होती है। पोस्ट देखोगे तो पोस्ट भी आपको दूसरे पेज में दिखेगा। तो वेबसाइट क्या है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, मतलब एक एक पेज का कलेक्शन होता है। तो जैसे आपकी नोटबुक या बुक होती है, सिंपल, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि वेबसाइट क्या होती है। नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पर वेबसाइट के बाद यूआरएल की। यूआरएल क्या होता है? पहले तो हम यूआरएल का फुल फॉर्म समझेंगे। व्हाट इज यूआरएल? यूआरएल मीन्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल, ये क्या होता है? इसके नाम से देखो लोकेटर आ रहा है, इसका मतलब ये कुछ एड्रेस जैसा बताता है, लोकेट करता है। तो किस चीज़ को लोकेट करता है? ये लोकेट करता है किसी भी जैसे आपको वीडियो देखना है, तो जैसे आप अभी YouTube देख रहे हो, तो आप अगर ऊपर में देखोगे तो ऐसा दिखेगा कुछ https://www.youtube.be, देन इसके आगे कुछ ऐसे नंबर लिखा होगा, जैसे 1ZB, ये वीडियो की आईडी होती है, लोकेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो आपने देखा यही है यूआरएल। या आप और भी देख सकते हो www. जो google.com लिखते हो, https://www.google.com, ठीक है। तो ये जो आप दिखते हो ये कंप्लीट यूआरएल होता है। यूआरएल एक एड्रेस होता है। अब यूआरएल के बारे में एक खास बात आप लोग समझो, यूआरएल के बिना आप कोई भी कभी भी कोई भी चीज़ को नहीं ले सकते। इट मीन्स नहीं देख सकते। अगर आपके पास यूआरएल नहीं है किसी भी चीज़ का, तो आप उस इंटरनेट में उस तक कभी नहीं पहुंच सकते, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो कोई और चीज़ हो। वीडियो हो गया, आपका फाइल हो गया, पीडीएफ हो गया, कुछ भी हो, नहीं पहुंच सकते। जैसे अगर आपको जैसे आपको अपने फ्रेंड के यहाँ जाना है, ठीक है, तो फ्रेंड के घर का अगर एड्रेस आपको पता ही नहीं है, ठीक है, तो आप वहाँ तक पहुँच पाओगे? डेफिनेटली नहीं, कभी नहीं पहुँच पाओगे। किसी और से पूछोगे, उसको क्या पता रहेगा जब आपको एड्रेस ही नहीं पता। फॉर एग्जांपल वो किस सिटी में है वो भी नहीं पता, आपको है कहाँ एक्चुअल में, इतने बड़े दुनिया में है कहाँ, तो आप कभी पहुँचोगे? नहीं पहुँचोगे। एक तरह से इम्पॉसिबल तो नहीं है, बट बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि एड्रेस नहीं। वैसे ही इंटरनेट पे दुनिया भर के, जैसे आपके दोस्त दुनिया में कहीं भी हो सकता है, वैसे ही इंटरनेट में बहुत सारी चीज़ें हैं, बुक्स हो गई, वीडियोस हो गई, एंड एवरीथिंग, वो दुनिया भर में कहीं भी हो सकती हैं, किसी भी सर्वर में हो सकती हैं। तो उनको सर्च करने के लिए आपको ये एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम यूआरएल कहते हैं, ठीक है। जैसे किसी को पार्सल भेजना है तो यूआरएल की ज़रूरत पड़ेगी, पार्सल मंगाना है तो यूआरएल की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे यूट्यूब पे मतलब एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। मैं यूआरएल से बोल रहा हूँ, बट है दोनों सेम चीज़।
एक इंटरनेट पे चलता है, एक आपका रियल लाइफ में चलता है। तो जैसे पार्सल मंगाने के लिए आपको एड्रेस चाहिए एंड पार्सल भेजने के लिए भी एड्रेस चाहिए, वैसे ही यहाँ पर कोई भी चीज़ को एक्सेस करने के लिए इंटरनेट पे URL बहुत इंपॉर्टेंट होता है। URL ही ऐसी चीज़ है जिसको आप लिंक कहते हो बेसिकली। इसको आप लिंक भी कहते हो आप लोग, मेरे को लिंक भेजो भाई, वीडियो की लिंक भेजो, क्या है, तो इसी को हम URL कहते हैं अपने साइबर सिक्योरिटी में या फिर टेक्निकल वर्ड में, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। रिसोर्स का मतलब वो चीज़ जो आप देख रहे हो, जो आपको चाहिए, चाहे वो वीडियो हो उसको हम रिसोर्स बोलते हैं, चाहे वो वीडियो हो, फोटो हो, कुछ भी हो, PDF हो, उसको आप रिसोर्स बोलोगे, ठीक है। एंड लोकेटर का मतलब तो आपको पता है, वहाँ तक ले जाना। तो बेसिकली कहा जाए तो इंटरनेट पे विदाउट URL कुछ भी नहीं एक्सेस नहीं देखा जा सकता, कुछ भी, ठीक है। तो आई होप आप सभी को URL समझ में आया होगा, कितना इम्पोर्टेंट है URL। अब आप सभी ने अगर ध्यान दिया हो यहाँ पर, तो मैंने आपको ये एड्रेस बताते वक्त कुछ चीज़ें भेजी हुई है, मतलब कुछ चीज़ें लिखी हुई है URL की। अब यहाँ पर देखो, ये अगर आप ध्यान दे पा रहे हो, स्टार्टिंग में मैंने HTTPS लिखा हुआ है। ये क्या है, क्यों लिखा हुआ है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब आप पार्सल भेजते हो किसी को अपने घर से, ठीक है, जब आप किसी को पार्सल भेजोगे तो क्या करोगे आप? क्या आप चाहोगे कि उस पार्सल को कोई ओपन करके देख ले? नहीं ना, आप चाहोगे कि अच्छे से जाए, सिक्योर जाए, टूट फूट ना हो उसमें कुछ। तो आप रैपिंग करोगे, बबल रैपिंग करोगे, लगे तो आप उसमें मोटी वाली अच्छा खासा पैकिंग करोगे, टेप मारोगे ताकि उसको कोई ओपन ना कर सके, यही करोगे ना। तो चारों तरफ से उसको प्रॉपरली पैक करोगे आप, राइट, यही करोगे। तो इंटरनेट पे जब आप कुछ सर्च करते हो, कोई भी चीज़ जा रही है, सर्च करते हो, तो अगर जैसे आपने कुछ यूज़र ID एंड पासवर्ड अपने फेसबुक में डाला, यूज़र ID एंड पासवर्ड डाल रहे हो, आपका ईमेल ID एंड पासवर्ड तो होता है ना, ईमेल एंड पासवर्ड फेसबुक में, है ना, आपने डाला और ऐसे ही वो URL में ही जाता है, ठीक है, ऐसे ही जाता है वो। तो अगर किसी ने आपके ईमेल एंड पासवर्ड देख लिया तो तब तो दिक्कत है ना, कि तब तो कोई मतलब ही नहीं फिर इंटरनेट का, आपको कुछ सिक्योर ही नहीं रहेगा, आप ऐसे ही हैक हो जाओगे, सामने वाले को पासवर्ड पता चल जाएगा। इस चीज़ को, जैसे आप पार्सल में इतना ज़्यादा सेफ्टी लगाते हो, रैपिंग करते हो कि अंदर क्या है किसी को पता ना चले, वैसे ही ये HTTPS होता है। इसको हम कहते हैं बेसिकली प्रोटोकॉल। ये ज़्यादातर आपको वेबसाइट पे दिखेगा, कोई भी वेबसाइट देखो, अगर वो वेबसाइट सिक्योर रही तो HTTPS दिखेगा। HTTP जो है, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यहाँ पर लिख दूँ, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये क्या होता है? तो ये वही है जो आपने जो पासवर्ड भेजा है वो किसी और को ना दिखे, जो उसके अंदर जा रहा है वो ना दिखे, या फिर आप क्या सर्च कर रहे हो वो सामने वाले को ना दिखे क्लियरली। इसलिए कह सकते हो कि ये आपका एक सिक्योरिटी है HTTPS, इट्स अ प्रोटोकॉल। ये क्या करेगा, जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, उनको चेंज कर देता है दूसरे लैंग्वेज में, जिसको हम इनक्रिप्शन कहते हैं, इनक्रिप्ट कर देता है। इनक्रिप्शन एक ऐसी टेक्निक है या फिर ऐसी चीज़ है जो कि जैसे नॉर्मल लैंग्वेज, जैसे आपने YouTube लिखा तो YouTube को किसी दूसरे लैंग्वेज में चेंज कर देगा, जैसे Z1B9116 ऐसे अलग से अजीब से फॉर्मेट में। हालांकि इसके बारे में आप आगे समझते हो, एथिकल हैकिंग में, नेटवर्किंग में डीपली समझते हो। और तो अभी के लिए आप इतना समझो कि एक ऐसा HTTPS एक ऐसा आपकी सेफ्टी के लिए है जिससे आपकी कोई भी चीज़ कोई देख ना सके, पढ़ ना सके। दैट्स इट। ये कि आप क्या देख रहे हो, क्या सर्च कर रहे हो, आपकी चीज़ें प्राइवेट रहे। तो ये है आपकी क्या कह सकते हो कि एक सेफ्टी, ये HTTPS। अब
HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट HTTP का फुल फॉर्म तो बता दिया, लास्ट में S लगा हुआ है वो देखो, उसका मतलब होता है सिक्योर। अगर S नहीं लगा रहेगा इसका मतलब आपके जो भी सर्च कर रहे हो वो तो आपका आएगा और जाएगा, ठीक है। अगर S नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कि ये S नहीं है, ओनली HTTP है, ठीक है। तो HTTP डेटा तो आएगा जाएगा लेकिन ये प्रॉपरली विजिबल रहेगा, सब देख पाएंगे। तो पहले यही होता था कि ज़्यादा लोग जब सर्च करते थे तो हैकर्स क्या करते थे, उनका ऐसा लिंक देख लेते थे, क्या है क्या नहीं भेज रहा है, एवरीथिंग मतलब प्रॉपरली जाता था एकदम क्लियर टेक्स्ट में। क्लियर टेक्स्ट मतलब अच्छे से आप पढ़ सकते हो, इंग्लिश में जाता था, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में जाता था जो आप सर्च कर रहे हो। तो अब लोगों ने देखा एंड जो आपके यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, कंप्यूटर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, उन्होंने इसका इन्वेंशन किया। HTTP तो था, उसके आगे S लगा दिया। S मतलब सिक्योर, ठीक है। सिक्योर मतलब कि अब कोई नहीं देख सकता, ये इनक्रिप्टेड में जाएगा। तो अगर आपको किसी वेबसाइट में HTTP दिख रहा है, उसके आगे S नहीं लगा हुआ है, इट मीन्स वो वेबसाइट ठीक नहीं है, वनरेबल है। और किसी वेबसाइट में HTTPS दिख रहा है तो वो सिक्योर है। HTTP नहीं है, इट मीन्स इट्स नॉट सिक्योर। HTTP है मतलब ये सिक्योर है। सो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। आई होप कि आप सभी को HTTP एंड HTTPS समझ में आया होगा, एंड बाकी सारी चीज़ें भी जो मैंने आपको समझाई हैं वो क्लियरली समझ में आ गई होगी। नाउ मैं इसको पूरा इरेज कर देता हूँ ताकि मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको यहीं पर समझाता हूँ। यहाँ पर मैं दूसरा कलर लेने की कोशिश करता हूँ। चलो, मैंने बता दिया व्हाट इज़ इंटरनेट, हाउ इंटरनेट वर्क्स, वेब ब्राउज़र्स क्या होते हैं, सर्च इंजन भी बताया इसके साथ आपको, वेबसाइट्स क्या होती हैं एंड URLs क्या होते हैं ये भी बताया, HTTP एंड HTTPS क्या होते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है वो भी। अब यहाँ पर ये टॉपिक को समझना रहेगा, डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग। ये आपको बहुत ईजीली पता होगा, आप बहुत आसानी से समझ जाओगे, बस मेरे को थोड़ा टाइम दो। एक टॉपिक और है वो मैं समझा देता हूँ। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कि एक URL होता है, मैंने आपको अभी URL बताया, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, राइट। तो अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दो, मैं यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज करूँगा। यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ जैसे www.youtube.com, ठीक है, ये वेबसाइट है, मैंने लिख दिया। चलो, लिंक है, URL है, और इसके आगे हमेशा HTTPS:// रहता ही है, ये आपको हमेशा मिलेगा। ये तो आपको समझ में आ गया HTTPS। लेकिन ये जो www है ये क्या है, इसको देखते हैं। इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब क्या है, जैसे मैंने क्या कहा, इंटरनेट दुनिया भर से जो कनेक्टेड, मतलब दुनिया भर का नेटवर्क, दुनिया भर में कनेक्टेड लोग, दुनिया भर में कनेक्टेड कंप्यूटर्स, इसी को इंटरनेट कहेंगे। दुनिया भर का, मैं किसी एक कंट्री का नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ इंडिया में कोई नेटवर्क है तो उसको इंटरनेट नहीं कहेंगे हम, उसको कुछ और कहेंगे, वो मैं आगे बताऊँगा आपको। www का मतलब है दुनिया भर, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। तो दुनिया भर का आप इसका फुल फॉर्म सर्च करना, एंड मैंने बोल भी दिया है वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है। तो ये दुनिया भर से कनेक्ट करने के लिए, मतलब दुनिया भर में कहीं भी हो तो उसको ओपन करो, वर्ल्ड वाइड वेब www, ठीक है। अब YouTube आपको पता है कि हम YouTube देखना चाहते हैं, इसलिए वो हमने लगाया हुआ है, वेबसाइट या जो भी आप सर्च करना चाहते हो वो। तो आई होप ये www भी समझ में आ गया होगा। तो यही मुझे समझाना था, छोटा सा टॉपिक। www मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब दुनिया भर से जहाँ भी कंटेंट आप सर्च कर रहे हो दुनिया भर से दिखाओ, दुनिया भर से कनेक्ट करो। एंड आपको हर एक वेबसाइट में लगभग www लिखा हुआ ही मिलेगा, तब जाके उससे कनेक्ट कर पाते हो। ये एक एड्रेस की तरह काम करता है। नाउ हम बात करते हैं डाउनलोडिंग
एंड अपलोडिंग की। अरे ये तो बच्चों वाली चीज़ है, अभी समझ जाओगे आप। डाउनलोडिंग का मतलब है जैसे गूगल से बहुत सारे लोगों ने कुछ ना कुछ डाउनलोड किया होगा। मैं मान लेता हूँ कि कुछ लोगों को ऑफलाइन डाउनलोड करके सॉन्ग सुनना पसंद है, तो वो गूगल पे सर्च कर सकते हैं www.arjitsing डाउनलोड, ठीक है। या फिर www. तो इसमें इंपॉर्टेंट नहीं होता, आपको बस सर्च करना होता है कि अरिजीत सिंह सॉन्ग डाउनलोड, ठीक है। सर्च करोगे आपको लिंक दिखेगी कहाँ, ब्राउज़र में, ठीक है। अब जब आप सर्च कहाँ करोगे, ब्राउज़र में, ठीक है। आपका सर्च इंजन दुनिया भर से ढूंढेगा अरिजीत सिंह के कितने गाने हैं, ब्राउज़र को ला के देगा, ब्राउज़र आपको दिखाएगा, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको प्रोसेस वो भी समझ में आए कैसे काम हो रहा है और वो कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होता रहे। तो आपने देखा यहाँ पर बहुत सारे हैं, आपने किसी एक लिंक पे क्लिक किया, आपको लगा कि इसमें सारे गाने मिल जाएंगे, तो आप एक लिंक पे क्लिक किया, आपने लिंक पे क्लिक किया, वहाँ पर आपको सारे गाने दिख गए। आपको डाउनलोड करना था, क्लिक किया, आपके सिस्टम में सेव हो गया वो, ठीक है। डाउनलोड का मतलब क्या है कि डाउनलोड बेसिकली आप उसको ऑफलाइन, मतलब जब आप उसको देखना चाहो तो आपको इंटरनेट की ज़रूरत ना पड़े, यही डाउनलोड होता है, वो आपके सिस्टम में रहे। जब भी हम इंटरनेट से कोई भी डेटा अपने डिवाइस में लाते हैं या ऑफलाइन डाउनलोड कर लेते हैं तो उसको हम, मतलब ऑफलाइन ला के रख देते हैं, उसको हम डाउनलोडिंग कहते हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर आपके डिवाइस में जो भी चीज़ें होती हैं वो स्टोर हो जाती है, आपके डिवाइस का स्टोरेज यूज़ होता है, ठीक है। आपके डिवाइस का स्टोरेज यूज़ हो रहा होता है यहाँ पर। अब इन चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान से समझो। तो जब भी आप डाउनलोड करते हो तो क्या प्रोसेस होती है, मतलब होता क्या है वहाँ पर, वो समझो आप। तो यहाँ पर वैसे फॉर एग्जांपल आपने इंटरनेट से कुछ डाउनलोड किया, ये इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं वैसे। तो यहाँ पर क्या होता है कि इंटरनेट से जब आप डाउनलोड करोगे तो आपके सिस्टम में एक स्टोरेज यूनिट लगा होता है जिसको हम SSD या फिर कह सकते हो रोम या फिर जितने GB स्टोरेज हो जिसको स्टोरेज कहते हो, स्टोर करने के लिए वो। तो इंटरनेट से जब डाउनलोड करोगे तो आपके स्टोरेज डिवाइस में स्टोर हो जाता है, सिंपल। आप इसको बाद में ऑफलाइन देख सकते हो, दैट्स इट। ये होता है डाउनलोडिंग, जिसको आप अपने कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हो। अब आप चाहते हो कि जो गाना आपने डाउनलोड किया वो आपको यूट्यूब पे अपलोड करना है, तो मतलब यूट्यूब में डालना है, तो आप उसको यूट्यूब में अपने डिवाइस से डाल दो, यूट्यूब में अपलोड हो जाएगा, वो बाकी लोगों को भी दिख जाएगा। एंड आप चाहो तो आप इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हो। इट मीन्स कि ऑनलाइन इंटरनेट से अपने डिवाइस में ऑफलाइन डाउनलोड करना, इसको डाउनलोड मतलब रखना, ला के रखना, इसको डाउनलोडिंग। एंड अपने डिवाइस से इंटरनेट पे अपलोड करना, इसको अपलोडिंग कहें, ठीक है। यूट्यूब पर वीडियोस, ड्राइव पर फोटो, इंस्टाग्राम पर फोटो आप लोग डालते हो ना, उसको अपलोडिंग कहते हैं। तो वो क्या होता है कि वो इंटरनेट पे अपलोड हो जाता है। अब वहाँ पर आपका स्टोरेज यूज़ नहीं होता, वहाँ पर जो जैसे इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो तो इंस्टाग्राम का स्टोरेज यूज़ होता है। ड्राइव पे अपलोड करोगे डेटा तो ड्राइव का स्टोरेज यूज़ होता है, आपका स्टोरेज यूज़ नहीं होता वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि वो अब ऑनलाइन हो गया है, इसीलिए इसको बोलते हैं अपलोडिंग। अपलोड हो रहा है वो आपके सिस्टम से। सो आई होप आप सभी को डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग भी समझ में आ गया होगा। एंड अगर इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है तो मुझे बताओ। तो हमने यहाँ पर व्हाट इज़ इंटरनेट, हाउ इंटरनेट वर्क, वेब ब्राउज़र, वेबसाइट एंड URL, HTTP एंड HTTPS क्या होता है डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग। एंड यहाँ पर मैंने आपको ये भी बता दिया क्या, सर्च इंजन, और एक्स्ट्रा बताया हुआ है सर्च इंजन के बारे में। एंड www क्या होता है वो भी बताया हुआ है। सो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। एंड यहाँ पर आपको दूसरी चीज़ क्या जानना ज़रूरी है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि ईमेल क्या होता है, इसको जानना ज़रूरी है। ये बेसिकली जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन कम्युनिकेशन करने का जरिया है। पहले क्या होता था, जब इंटरनेट नहीं था तो लोग क्या करते थे, लेटर लिखते थे, प्रधानमंत्री को हो गया, है ना। चलो आप अपने फ्रेंड से टेक्स्ट मैसेज पे बात कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी है, लेकिन प्रधानमंत्री को तो सभी को नंबर नहीं दे सकते ना अपना टेक्स्ट मैसेज करने के लिए, तो या फिर बड़े बड़े लोग वो ईमेल देते हैं अपना, आप वहाँ पर ईमेल कर सकते हो। पहले ज़माने में जब इंटरनेट नहीं था तब लेटर आता था, तो लेटर का डिजिटल वर्जन
इंटरनेट वाला वर्जन ही है ये, मतलब एक तरह से कह सकते हो डिजिटल लेटर है, इंटरनेट वाला लेटर, ठीक है। अब इसका ईमेल कैसे बनाना है, कैसे सेंड एंड रिसीव करना है, एंड अटैचमेंट्स कैसे ऐड करना है, एंड स्पैम ईमेल, ये आपको यहाँ पर इसलिए बताया गया है। देखो ईमेल क्या है आपको पता है, मैंने बता दिया। क्रिएट कैसे करना है, गूगल अकाउंट क्रिएट करोगे बन जाएगा, आपको अच्छे से आता है। नहीं भी आता है जिसको, वो बेसिकली यूट्यूब पे देख सकता है, लाखों वीडियो अवेलेबल है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर हमको वो सारी चीज़ों में टाइम वेस्ट करना चाहिए। सेंड एंड रिसीव कैसे करना है, तो आपको सिंपल सी बात है, जो लिखना है आप वहाँ पर लिखो एंड फॉर्मेट समझो। आजकल तो एआई आ गया है, एआई से लिखवाओ भेज दो। सेंडिंग एंड रिसीव कैसे करना है, सामने सेंड मतलब आप जब किसी को मेल भेजोगे तो वो सेंडिंग, और जब कोई आपको भेजेगा वो आपको आपके पास आएगी रिसीविंग, ठीक है। जैसे आप किसी को मैसेज भेज रहे हो व्हाट्सएप पे, तो वो सेंड कर रहे हो, जब सामने वाला रिप्लाई दे रहा है तो आपको मैसेज रिसीव हो रहा है, दैट्स इट। ये स्पैम ईमेल जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये स्पैम ईमेल्स बेसिकली आपका स्टोरेज भरने और आपको परेशान करने के लिए होते हैं, इनका मतलब कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये स्पैम ईमेल का मतलब आपको परेशान करना होता है। ऑल्दो कि यहाँ पर हमारा इस टॉपिक को ज़्यादा समझने की नीड नहीं है, ये वेरी छोटा टॉपिक है एंड मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर और टाइम वेस्ट करना चाहिए हमको। सो हम आगे बढ़ते हैं एंड और भी इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर समझते हैं इन सभी के बारे में। अब हम यहाँ पर समझेंगे कि नेटवर्किंग ये और इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाता है। आपने इंटरनेट समझा, बाकी सारी चीज़ें समझी, वेल एंड गुड। अब हम नेटवर्किंग समझेंगे, नेटवर्क समझेंगे, और साइबर सिक्योरिटी में आई थिंक सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सो आई होप आप लोगों ने पीछे का नोट्स बनाया होगा, जो भी चीज़ें हैं उन सभी को बनाते हुए आप सारी चीज़ें कर रहे होंगे, नोट्स नहीं बना रहे हो एंड आप सिर्फ रिवीजन के लिए देख रहे हो, आपको ऑलरेडी आती है तो नोट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप जब चाह रहे हो कि साइबर सिक्योरिटी में अच्छे से ही करियर बनाना है तो नोट्स प्रॉपर प्रिपेयर करो। अब हम यहाँ पर समझेंगे कि बेसिक नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स क्या है, ठीक है। अब पहले तो हमको ये समझना जरूरी है कि ये नेटवर्किंग है क्या, इस वर्ड को समझो, नेटवर्किंग। तो दूसरा चीज़ देखो, यहाँ पर नेटवर्क भी पूछा हुआ है, क्या ये दोनों चीज़ें सेम है, नेटवर्किंग, या अलग अलग है, यही समझना है हमको यहाँ पर। तो बेसिकली क्या होता है कि नेटवर्किंग जो है ना, ये हम पहले नेटवर्क को समझेंगे, नेटवर्किंग बाद में। ऑब्वियस सी बात है ये दोनों अलग हैं, इसलिए हम इसको समझ रहे हैं, दोनों वर्ड्स अलग हैं। नेटवर्क का मतलब क्या होता है, नेटवर्क नेटवर्क का मतलब होता है, सिंपल सा वर्ड है, रेंज। कि आपकी रेंज कहाँ तक है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने मूवीज़ देखी है, हिंदी मूवीज़ देखते होंगे, तमिल, इंग्लिश, जो भी, कि वो बोलता है कि मेरी पहुंच वहाँ तक है, मैं तुझे वहाँ से उठवा लूँगा, राइट, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये क्या है, उसकी पहुंच है, रेंज है, ठीक है। ये उसका नेटवर्क है कि वो वहाँ से वहाँ तक कम्युनिकेशन कर सकता है, वहाँ से वहाँ तक उसको लोग जानते हैं। इट्स अ नेटवर्क है उसका, मतलब उसका नेटवर्क बना हुआ है। दूसरी चीज़, आप ब्लूटूथ यूज़ करते हो, ठीक है। जैसे आप ब्लूटूथ ईयरफोन, ईयरबड्स यूज़ करते होंगे, तो आपका फ़ोन एक कमरे में रखा हुआ है, आप दूसरे कमरे में जाते हो तो आपको पता है कई बार तो डिस्कनेक्ट हो जाता है या आवाज़ नहीं आती। तो क्या होता है यहाँ पर, आप अपने डिवाइस के रेंज से बाहर जा रहे होते हो। इट मीन्स आप उसके नेटवर्क से, जितना आपका ब्लूटूथ, जितनी उसकी रेंज है, या फिर जितना दूर तक वो कम्युनिकेशन कर सकता है, रेंज अपनी दे सकता है, जितने दूर तक उसकी पहुंच है, उसकी पहुंच से बाहर जा रहे होते हो, इसलिए वो डिस्कनेक्ट होता है, राइट। तो ये क्या है, रेंज, यानी नेटवर्क, ठीक है।
नेटवर्क का मतलब हमेशा रेंज होता है, ये हर जगह यूज़ होगा। आपके टावर्स, आपके फ़ोन में अगर आपने वो देखा हुआ है, डंडियाँ होती हैं, ये ऐसे नेटवर्क दिखा रही होती हैं जो, तो ये क्या दिखाती है कि आप अपने नियरेस्ट टावर से, जो आपके पास टावर है आसपास, उससे कितने पास या दूर हो। जितने पास रहोगे उतनी ज़्यादा ये जो रहेगी नेटवर्क के जो सिग्नल्स हैं वो दिखेंगे, या फिर कह सकते हो ये जो लाइंस है वो दिखेंगी ज़्यादा, और जितने दूर रहोगे उतनी कम लाइंस दिखेगी ये, है ना। तो जितने दूर जाओगे उतनी उतनी लाइंस कम रहेगी। तो मतलब क्या बता रहा है ये? आप बता रहा है कि आप अपने टावर से दूर जा रहे हो, ठीक है। टावर से दूर हो मतलब उसके रेंज से दूर हो। तो नेटवर्क का मतलब ये होता है रेंज, ठीक है। रेंज क्यों इंपॉर्टेंट है नेटवर्किंग में? हम रेंज को पढ़ क्यों रहे हैं? हमारे कंप्यूटर सिस्टम में रेंज क्यों इंपॉर्टेंट है? ये रेंज ही है जिसके वजह से बहुत सारी सिक्योरिटीज़ को हम कह सकते हो कंट्रोल कर सकते हैं। रेंज नहीं होती तो चीज़ें फ्लॉलेसली बाहर जाती और सिक्योरिटी ब्रीचेस होता, ठीक है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा। फिलहाल आप ये समझो कि नेटवर्क का मतलब होता है रेंज, ठीक है। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रेंज आपको समझ में आ गई, चलो इसका मतलब कि रेंज है। तो रेंज का मतलब ये है कि आपका डिवाइस कितने दूर तक कम्युनिकेशन कर सकता है, कितने दूर में, कितने दूर रह के वो आपको आप उसके मतलब ब्लूटूथ उससे कनेक्ट रह सकता है, कितने दूर रह के टावर से आप उससे फ़ोन पे बात कर सकते हो, मतलब कितने किलोमीटर तक आपका जो डिवाइस है वो कम्युनिकेशन कर सकता है, ठीक है, दूसरे डिवाइस से दूरी पे। दूसरा डिवाइस मतलब जैसे टावर से आपका डिवाइस, ब्लूटूथ फ़ोन, आपका फ़ोन ब्लूटूथ से कितना दूर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब आपका डिवाइस कितने दूर तक कम्युनिकेशन कर सकता है। इट मीन्स कितने किलोमीटर तक, कितने मीटर तक। तो आपको पता है कि आपके ब्लूटूथ में आता है 10 मीटर, 10 मीटर की रेंज है, 20 मीटर की रेंज है, मतलब इसका नेटवर्क 10 से 20 मीटर तक हो सकता है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये है नेटवर्क। नेटवर्क मीन्स एक एरिया उस डिवाइस का कि वो कितने दूर तक कम्युनिकेशन कर सकता है, ये उसका रेंज है, ये उसकी पहुंच है, कहाँ तक वो पहुंच सकता है कम्युनिकेशन करने के लिए। आई होप ये क्लियर होगा। नाउ अब हम बात करते हैं नेटवर्किंग की। नेटवर्किंग में थोड़ा चेंज होता है। नेटवर्किंग में चेंजेस क्या है? फॉर एग्जांपल ये एक कंप्यूटर है एंड ये एक दूसरा कंप्यूटर है, ठीक है। अब क्या होता है कि आपको पता है कि, या नहीं भी पता तो मैं आपको बता दूं कि जब तक एक डिवाइस दूसरे डिवाइस के रेंज में ना हो या नेटवर्क पे ना हो तो वो कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। चाहे आप किसी भी कहीं पर भी हो, आपको किसी न किसी तरह से रेंज में रहना पड़ेगा। अब आपको लगता होगा कि आप ये वीडियो देख रहे हो तो क्या आप YouTube के रेंज में हो? क्योंकि जब आपने उससे कम्युनिकेशन किया होगा तभी आपको ये वीडियो मिली होगी। तो क्या आप YouTube के रेंज में हो? यस। कैसे? मैंने क्या कहा? आपने इंटरनेट चालू किया हुआ है, इंटरनेट से सारे डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, है ना, मतलब बहुत बड़ा नेटवर्क। मतलब इंटरनेट एक ऐसा है जिसका नेटवर्क बहुत बड़ा है बेसिकली, जहाँ पर लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। इसका मतलब आप YouTube के सर्वर के रेंज में हो, क्योंकि वो भी इंटरनेट से कनेक्टेड है, आप भी कनेक्टेड हो, तो आप एक दूसरे के रेंज में हो। ज़रूरी नहीं है कि वो इंटरनेट से कनेक्टेड हो और आप भी इंटरनेट से कनेक्टेड हो। तो बेसिकली ऐसा भी हो सकता है कि उसकी रेंज कोई और हो, आपकी रेंज कोई और हो। तो अगर इन रेंजेस को डिवाइड कर दिया जाए तो आप इंटरनेट में कनेक्टेड रहते हुए भी उससे कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। मैं आगे समझाऊंगा आपको इस चीज़ को, लेकिन अभी समझना ये है कि किसी डिवाइस से कम्युनिकेशन करने के लिए आपको उसके रेंज में रहना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी बताया था कि आपको ब्लूटूथ कनेक्ट करने के लिए अगर 10 मीटर उसकी रेंज है तो 10 मीटर की रेंज में ही रहना पड़ेगा। उससे बाहर जाओगे तो वो कनेक्ट ही नहीं होगा।
कनेक्ट नहीं होगा तो कम्युनिकेशन नहीं करेगा, मतलब गाने नहीं सुनाई देंगे, आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो यही है। तो जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के रेंज में आया, जो भी उनकी रेंज हो, मैं चलो इन दोनों कंप्यूटर की 10 मीटर की रेंज मान लेता हूँ फॉर एग्जांपल, होती नहीं है एक्चुअल में इतनी, फिर मैं मान लेता हूँ। चलो ये दोनों कंप्यूटर आपस में 10 मीटर की रेंज में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मैं ब्लूटूथ कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अभी भूल जाओ कि इंटरनेट है ही नहीं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये दोनों ब्लूटूथ से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ब्लूटूथ से फाइल शेयर कर रहे हैं, 10 मीटर में ये कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जैसे 10 मीटर से थोड़ा सा आगे हुआ तो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। इसका मतलब जब ये 10 मीटर की रेंज में है तो ये किस में है, इसके नेटवर्क में है, इन दोनों के नेटवर्क में है, ठीक है। ये दोनों के नेटवर्क में है। जैसे ही बाहर जाएंगे वो नेटवर्क से बाहर हो जाएंगे। जब आप कॉल पे बात करते हो तो आप भी बोलते हो कि भाई तेरी आवाज़ नहीं आ रही तो नेटवर्क पे आ। नेटवर्क मतलब उस रेंज पे आ, वो टावर से दूर होगा ना, इसलिए आप बोलते हो। तो ये क्या है, नेटवर्क पे आ गए। तो ये तो नेटवर्क हो गया। नेटवर्किंग क्या है, तो अब इसने कम्युनिकेशन क्यों किया, कोई तो रीज़न होगा। चलो मैं एग्जांपल बोलता हूँ, फ़ोटो शेयर करने के लिए किया उसने। अब मैं मानता हूँ कि फ़ोटो शेयर करने के लिए उसने इसके रेंज पे वो आया, ठीक है, उसने ब्लूटूथ से कम्युनिकेशन किया। तो रेंज पे आने के बाद जब उसने फ़ोटो शेयर किया तो इसी को हम नेटवर्किंग कहेंगे। लोग अरे सर ये क्या बता रहे हो आप। यस, देखो किसी भी डिवाइस के पास आना एक रेंज है, मतलब उसके नेटवर्क पे आ गए आप। जब नेटवर्क में कनेक्ट होने के बाद कोई भी चीज़ शेयर हो रही है, डेटा, फाइल, मैसेज, कोई भी चीज़, किसी भी तरह का डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है कंप्यूटर्स में, तो वो नेटवर्किंग कहलाएगी। नेटवर्क मतलब उसके रेंज में आना, नेटवर्किंग मतलब उस नेटवर्क से कम्युनिकेशन करना। ज़रूरी नहीं कि अगर आप उसके रेंज में हो तो आप कम्युनिकेशन ही कर रहे हो, नो। और रेंज में हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप कम्युनिकेशन ही कर रहे हो। जब कम्युनिकेशन करने के बाद जब फाइल ट्रांसफ़र हो रही है, डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर नेटवर्किंग हो रही है। तो जब ये इसके रेंज पे आया तो मतलब ये इसके नेटवर्क पे आया, और जब इसने फाइल या फ़ोटो शेयर कर दी तो वो क्या हो गया, नेटवर्किंग। मतलब ये नेटवर्किंग से जुड़े हुए हैं, ठीक है, मतलब नेटवर्किंग से कम्युनिकेशन कर रहे हैं। सो आई होप आपको नेटवर्क एंड नेटवर्किंग में अंतर क्या होता है, क्या फ़र्क होता है, समझ में आया होगा। अब आप यहाँ पर ये भी कह सकते हो कि जो नेटवर्क है, अच्छा एक बात बताओ, क्या यहाँ पर एक डिवाइस यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, और इसके आसपास कोई डिवाइस नहीं है, तो क्या इसको हम नेटवर्क कहेंगे? नहीं। नेटवर्क मतलब कुछ डिवाइसेस का ग्रुप, ठीक है। मतलब क्या होता है ना कि जब नेटवर्क बनता है तो एक में तो बन नहीं सकता, ठीक है। तो क्या होता है कि डिवाइस, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर जिसको कहते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर अगर एक साथ कनेक्ट हो रहे हैं तो उसको क्या कहोगे आप, नेटवर्क, ठीक है। और जब डेटा फाइल शेयर होगा उसको मैनेज करना, कितने MBPS से जाएगा, एवरीथिंग, वो ये सारी प्रोसेस जो होती हैं और जो शेयर हो पाता है जिस वजह से, उसको हम कहेंगे नेटवर्किंग, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा नेटवर्क एंड नेटवर्किंग। अब हम आगे बढ़ते हैं एंड और चीज़ों को समझते हैं। नेटवर्क एंड नेटवर्किंग हमने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, बहुत ईजीली समझा दिया। ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स जब एक दूसरे के रेंज में आके कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है, तो मतलब एक दूसरे के रेंज में आएंगे तो वो नेटवर्क, एंड उस नेटवर्क को मैनेज करने की प्रोसेस को नेटवर्किंग कहते हैं। मतलब अगर वो प्रोसेस मैनेज हो रही है, उसको देखो कम्युनिकेशन करने के लिए तो मैनेज करना पड़ेगा ना, कितना MB डेटा जाएगा, एवरीथिंग। तो नेटवर्क को मैनेज करने की प्रोसेस को हम नेटवर्किंग कहते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान रखना। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर हम समझेंगे कि लैन, वैन, मैन ये क्या होते हैं आपके कंप्यूटर में, किस जगह पे काम आते हैं, ये सारी चीज़ें समझेंगे। तो इसके लिए मैं आपको आगे ले चलूँगा। तो अगले स्लाइड पे मूव करता हूँ। यहाँ पर देखो मैंने घर बनाया हुआ, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। यहाँ पर आप समझो थोड़ा। लैन,
जिसको कहते हैं हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है एंड ये लैन एक्चुअल में है क्या? देखो, मैंने आपको कहा था कि रेंज को अगर हम मैनेज कर लें और रेंजेस को अगर मैनेज ना किया जाए तो सिक्योरिटी लूप होल्स हो सकता है, ठीक है। तो ये वही रेंजेस हैं जिनको मैनेज किया गया है कुछ कुछ जगहों पे, मतलब कुछ कुछ एरिया के लिए। क्या एरियाज़ हैं एंड कहाँ कहाँ पे कैसे मैनेज किया गया है एंड क्यों मैनेज किया गया है वो समझते हैं। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है कि कुछ डिवाइसेस, जैसे यहाँ पर ये डिवाइसेस हैं, आपस में एक सेंट्रलाइज डिवाइस से कनेक्टेड हो, और सेंट्रलाइज डिवाइस मतलब राउटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। राउटर के बारे में हम समझेंगे आगे क्या होता है। राउटर हो, लैपटॉप हो, तो इनको क्या करना पड़ेगा? सेंट्रलाइज डिवाइस से कनेक्ट रहना पड़ेगा। तो रेंज बेसिकली बताती है कि नेटवर्क कौन सा होगा। मतलब जैसे लैन है, इसकी रेंज होती है एक रूम और एक फ्लोर, या फिर ओवरऑल एक घर में पूरा नेटवर्क फैला है, या फिर एक फ्लोर तक कह सकते हो, ज़्यादा नीचे नहीं, यहाँ तक मान लो, चलो ज़्यादा 2 फ्लोर होगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई वाईफाई है, उसका रेंज कहाँ तक जाता है आपको पता है? एक घर के अंदर रह सकता है, घर के आसपास एरिया में, आप कहीं बाहर गार्डन पे बैठे हो वहाँ तक रहेगा, या फिर कहीं आसपास, ठीक है। तो ये क्या है? ये इसकी रेंज है। तो सबसे कम रेंज वाला जो नेटवर्क होता है उसको लैन कहते हैं। लैन बेसिकली एक ऐसा नेटवर्क है जो इसलिए बनाया गया है ताकि आपस में आसपास के डिवाइस उससे कम्युनिकेशन कर पाए, ठीक है। इसकी रेंज होती है बेसिकली वही कह सकते हो तो 100 मीटर के आसपास, ठीक है। ज़्यादा ही कर दिया मैंने, बट ठीक है, 100 मीटर के आसपास मान के चलो, ये लैन होता है। लैन बेसिकली लोकल एरिया नेटवर्क है। लैन नेटवर्क पे क्या होता है कि आपस में सारे डिवाइसेस, अब 100 मीटर है मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर ये एक डिवाइस है, ये वायर्डली कनेक्टेड हो या वायरलेसली, मतलब वाईफाई से कनेक्टेड हो या लैन केबल से कनेक्टेड हो। लैन केबल एंड लैन नेटवर्क ये दोनों अलग हैं, इनको मिक्स मत कर देना। लैन मतलब एक केबल होता है जिसको इथरनेट केबल कहते हैं, उसको अभी भूल जाओ। ये अगर वायरलेसली कनेक्टेड है ये वाला डिवाइस, ठीक है, और ये वाला डिवाइस इससे 100 मीटर दूर है, किससे? ये वाले डिवाइस से, और इसको कम्युनिकेशन करना है तो लैन नेटवर्क में ये कम्युनिकेशन कर सकता है। लेकिन 200 मीटर पे अगर ये गया तो कम्युनिकेशन नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि लैन नेटवर्क एक ऐसा फॉर्मेशन है जहाँ पर 100 मीटर के रेंज में रह के कम्युनिकेशन किया जा सकता है। उससे बाहर अगर आप गए तो आपका कम्युनिकेशन मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ हायर रेंज ऑफ वाईफाई की। मैंने ज़्यादा रेंज ले ली, हालांकि कम होती हैं वाईफाई की। तो एक राउटर की रेंज जो आप वाईफाई लगाते हो घर पे, उसकी रेंज कितनी होती है? यही इसके आसपास ही होगी, 70, 80, 20, ऐसे ही कुछ रेंज होती है उसकी, ज़्यादा दूर होती नहीं है। तो जब एक डिवाइस 100-200 मीटर पर रह के कम्युनिकेशन करे तो उसको हम क्या कहेंगे? लैन, या फिर लैन नेटवर्क हम उसको कहेंगे जिसकी रेंज है 100 से 200 मीटर, 50 to 100 मीटर, इससे ज़्यादा नहीं, 50 to 100 मीटर इसका रेंज होता है। तो जो डिवाइसेस लैन में होते हैं वो 50 to 100 मीटर तक कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मतलब जैसे आप ब्लूटूथ आपका 10 मीटर दूर जाने के बाद डिस्कनेक्ट हो जाता था, वैसे भी जो डिवाइसेस लैन में कनेक्टेड हैं वो 10 मीटर तक ही, मतलब 50 से 100 मीटर तक ही कम्युनिकेशन करेंगे, उसके बाद उन डिस्कनेक्ट हो जाएंगे वो अपने वहाँ से नेटवर्क से। मतलब इसके बाहर गए तो ये इस नेटवर्क से कम्युनिकेशन, जैसे ये बहुत सारे डिवाइस हैं, ये 100 मीटर विदिन 100 मीटर रेंज है। अब इनमें से कोई एक 101 मीटर में चला जाए, दूर चला जाए, तो ये इस नेटवर्क से बाहर हो जाएगा, जाहिर सी बात है, इनके नेटवर्क में नहीं रहेगा। तो फिर क्या ये इनसे कम्युनिकेशन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनके नेटवर्क से, रेंज से ही बाहर चला गया, तो कम्युनिकेशन कैसे करेगा, ठीक है। तो ये एक रेंज है। तो
नेटवर्क बहुत मैटर करता है कि आप किस नेटवर्क पे हैं। सो आई होप आप सभी को समझ में आएगा लैन क्या है। कुछ नहीं है, रेंजेस को, मतलब जो नेटवर्क है, जैसे मैंने कहा कि रेंज को डिवाइड किया हुआ है कि जो लैन नेटवर्क है उसका कम रहेगा, मतलब इतने देर में ही कम्युनिकेशन कर सकता है। देन उसके बाहर के नेटवर्क को अलग से दूसरे नेटवर्क से बाहर कर सकता है। अब यहाँ पर मैं बात करूँ, दो नेटवर्क हैं, एक यहाँ पर ये सारे कंप्यूटर हैं, मैं एक यहाँ पर बना देता हूँ, ये सारे कंप्यूटर हैं, यानी ये सेंट्रलाइज डिवाइस से कनेक्ट है। किसी एक राउटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर राउटर मान लेते हैं। तो ये इस राउटर से कनेक्ट है, ये दूसरे राउटर से कनेक्टेड है, ठीक है, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। तो यहाँ पर आप ये समझो कि ये डिवाइस लैन नेटवर्क पे इससे कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। जब नेटवर्क बनेगा ना, तो ये राउटर के डिवाइसेस इस राउटर के डिवाइसेस से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। मेक श्योर यहाँ पर इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है अभी, ठीक है, मैं आगे बताऊंगा कब कनेक्ट होगा। अभी यहाँ पर इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है। लैन नेटवर्क बिना इंटरनेट के भी काम करता है, ठीक है, क्योंकि इंटरनेट के बिना इसलिए काम करता है कि मैंने क्या कहा कि जब तक आप किसी डिवाइस के रेंज पे नहीं हो तो वो कम्युनिकेशन नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिवाइसेस इससे कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो उसके नेटवर्क पे नहीं है। नेटवर्क का मतलब एक तो रेंज हो गया, दूसरा ये सेंट्रलाइज डिवाइस अलग हो गया, ये बहुत मैटर करता है। एक सेंट्रलाइज डिवाइस से कनेक्ट बहुत सारे डिवाइसेस, क्योंकि ये जो नेटवर्क है वो कौन बनाता है? राउटर बनाता है। जो सेंटर में रहेगा उसको सेंट्रल में राउटर हो सकता है, स्विच हो सकता है, हब हो सकता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हम राउटर को ज़्यादा जानते हैं, जो आपके घर पे लगता है राउटर, ठीक है, वाईफाई ब्रॉडबैंड जिसको बोलते हो आप लोग, वो ज़्यादा जानते हैं, इसलिए मैं उसका एग्जांपल ले रहा हूँ। ये सेंट्रलाइज डिवाइस ही डिसाइड करता है कि आपकी रेंज क्या होगी और कौन कौन से डिवाइस आपसे कम्युनिकेशन करेंगे, और वही डिवाइस कम्युनिकेशन करेंगे जो इस राउटर से कनेक्ट होंगे आपके। मतलब एक राउटर इधर है और एक आपके साइड वाले घर पे है, तो आपके अगर आपने डिस्कनेक्ट कर दो इंटरनेट, तो आपके घर के जो डिवाइसेस हैं वो आपके साइड वाले घर के राउटर के डिवाइस से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, अगर इंटरनेट के बिना बता रहा हूँ मैं। इंटरनेट में तो जब आप आ जाते हो तो वो रेंज अलग हो जाती है, वो मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो इस राउटर से 50 या 100 मीटर दूरी पर रहोगे तो ही कम्युनिकेशन होगा, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 कि यहाँ से यहाँ तक, मतलब अगर राउटर भी अलग हो जाए तो आप कितने भी पास में रहे डिवाइसेस, मतलब सेंट्रलाइज डिवाइस कितना भी पास में रहे, मतलब कह सकते हो कि सेंट्रलाइज डिवाइस अलग है। सेंट्रलाइज डिवाइस मतलब राउटर अगर आपका अलग है और आपकी डिवाइस कितने भी रेंज में पास में रहे, मैटर नहीं करेगा, वो कम्युनिकेशन करेंगे ही नहीं, नेटवर्क ही अलग है। और अच्छे से एग्जांपल समझाता हूँ मैं इसको, और अच्छे से समझाता हूँ। ये नेटवर्क अलग है, इसका मतलब क्या है, इसको हम समझते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। नाउ यहाँ पर समझो आप, जैसे मैंने कहा यहाँ पर भी एक डिवाइस है, ठीक है, ये एक राउटर है, ठीक है, ये भी एक डिवाइस है, एंड यहाँ पर समझ लो ये भी एक राउटर ही है, एंड यहाँ पर इससे डिवाइसेस कनेक्टेड है। अब ऐसे समझो कि ये आपका रूम है या फिर आपका घर है, एंड ये आपके साइड वाले अंकल का घर है, ठीक है। इनका नल इनके घर पे लगा हुआ है, आपका नल आपके घर पे लगा हुआ है। तो क्या आप अपने घर पे रहते हुए साइड वाले अंकल का नल चालू कर सकते हो, वहाँ से पानी ले सकते हो? कभी नहीं ले सकते। क्यों? ये आपके रेंज में ही नहीं है, रेंज से बाहर है। आपके रेंज में तो ये है आपके घर के पे, उसके लिए आपको फिर बाहर जाके उनके घर में अंदर जाना पड़ेगा, उनके रेंज में जाना पड़ेगा। सिंपल से यही है कि ये सेंट्रलाइज डिवाइस जो है ये घर होता है इनके लिए, इन सभी के लिए। तो ये जितने भी इस घर से जुड़े हैं वही एक दूसरे से बातचीत कर पाएंगे।
जो अब ये दूसरा घर हो गया, तो दूसरे घर के लोग दूसरे से ही कम्युनिकेशन कर पाएंगे। वहीं का वो नल ऑन कर सकते हैं, वहीं के वो लाइट ऑफ ऑन कर सकते हैं, ठीक है। और अथॉरिटी भी मैटर करती है कि वो ऑथराइज है वहाँ पर बातचीत करने के लिए, वहाँ पर रहने के लिए, यहाँ का नल चालू करने के लिए इसके पास कह सकते हो राइट है, परमिशन है, उसका हक है। लेकिन साइड वाले का आप ऑन नहीं कर सकते। वैसे ही आप कंप्यूटर के भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि वो अपने नेटवर्क पे ही कम्युनिकेशन कर सकता है, उसके पास वहीं पर कम्युनिकेशन करने की परमिशन है। दूसरे नेटवर्क पे क्यों जाके करेगा वो? हो सकता है यहाँ पर कुछ कॉन्फिडेंशियल बात चल रही हो, प्राइवेट बात चल रही हो, यहाँ जाके वो कुछ और बोल दे तो। इसलिए यहाँ पर ये रूल्स होते हैं। तो तीन चीज़ें आपको, 3-4 चीज़ें याद रखनी है। पहला कि लैन जो होता है लोकल एरिया नेटवर्क है, 50 से 100 मीटर रेंज। दूसरी चीज़ सेंट्रलाइज डिवाइस, सेंटर में कुछ भी हो सकता है, राउटर, कुछ भी। कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं, राउटर होगा। तो ये जब एक दूसरे से कम्युनिकेशन करेंगे तो सेंट्रलाइज डिवाइस ज़रूर रहेगा, ठीक है। तीसरी चीज़, एक राउटर के डिवाइस, मतलब एक राउटर से कनेक्टेड डिवाइस एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये दूसरे राउटर में कभी इंटर नहीं कर सकते क्योंकि वो दूसरा नेटवर्क हो जाता है। नेटवर्क अलग अलग होते हैं। जैसे ये नेटवर्क 1 हो गया, ये नेटवर्क 2 हो गया। तो नेटवर्क 1 के डिवाइस नेटवर्क 2 से कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, नेटवर्क 2 के डिवाइसेस नेटवर्क 1 में कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। ये रूल है ओनली फॉर लैन नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। चलो, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब ये नेटवर्क बनाया क्यों गया है लैन? तो ये लैन इसलिए बनाया गया है, जैसे आप लोगों को इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ आपस में एक बहुत ऑफिस में समझ लो कि आपको सिर्फ फाइल शेयर करनी होती है। आप ऑफलाइन काम करते हैं, ऑनलाइन करते नहीं हो। तो ऑफलाइन काम करते हुए आप सब एक नेटवर्क में रह के, एक ग्रुप में रह के आपस में फाइल शेयर कर सको, तब ये काम आता है लैन, ठीक है। ओके, नाउ अब हम आगे चलते हैं एंड और चीज़ें समझते हैं। लैन की रेंज क्या थी? 50 से 100 मीटर। नाउ अब हम बात करते हैं मैन की, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अभी क्या होता है ना कि जैसे आप कई बार क्या होता है कि एक ही घर पे रह के आपका काम नहीं चलता, आपको नेटवर्क बड़ा करना पड़ता है। जैसे मैंने कहा ऑफिस, अभी ऑफिस में मैंने कहा कि एक ही रूम में रह के आप लोग 50 से 100 मीटर की रेंज में रह के आप वहाँ पर ऑफलाइन कम्युनिकेशन कर सकते हो, किसमें? लैन में। लेकिन मैन का जो रेंज होता है ये किलोमीटर्स में होता है, मीटर में नहीं होता। ये कह सकते हो कि 100 किलोमीटर तक रेंज लेके चलो आप। एक सिटी जितनी होती है उतना, एक पूरी सिटी, मतलब अगर आप किसी भी सिटी में ले रहे हो, बेंगलोर, मुंबई, उस सिटी में ही जो नेटवर्क कम्युनिकेशन कर सके उसको हम मैन कहेंगे। अब इसमें क्या है, जैसे ये एक सिटी का मैप है जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। एक ऑफिस ये कॉर्नर पे है, दूसरा ऑफिस, एक मिनट में कलर चेंज करूँ थोड़ा ताकि प्रॉपरली दिखे। एक ऑफिस ये कॉर्नर में है, दूसरा ऑफिस ये कॉर्नर में है, ठीक है। ये 2 कॉर्नर्स में ऑफिस है। अब इनका जो रेंज है, मतलब इनकी जो डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर ही मान लो, इसका और भी रेंज बढ़ सकता है। कह सकते हो कि एक सिटी के अंदर कम्युनिकेशन हो सकती है। 100 किलोमीटर इनकी रेंज है। तो ये लैन नेटवर्क से तो कम्युनिकेशन नहीं होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसकी रेंज तो कितनी थी? 50 से 100 मीटर, इतनी रेंज थी, उससे ज़्यादा तो नहीं थी ना। तो यहाँ से यहाँ कम्युनिकेशन कैसे करेगा वो लैन से? इसलिए ये नेटवर्क लाया गया, ठीक है। तो ये डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक कम्युनिकेशन इजीली कर सकता है। एंड इसमें क्या होता है ना कि ये कह सकते हो कहाँ काम आता है ये बेसिकली? ये काम आता है कि जैसे ऑफिस की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच इधर है, एक ब्रांच उधर है, तो ये आपस में यहाँ से यहाँ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एक 4 कोने में ब्रांच हैं तो ऐसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो मतलब अगर पूरे सिटी में अलग अलग कोने में बहुत दूर दूर डिस्टेंस में ऑफिसेस हैं उनके, तो वो वहाँ से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो
मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म आप सर्च करना, आपको मिल जाएगा। मैन का मतलब मैंने बता दिया, मतलब भी मैंने समझा दिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो इसका बेसिकली यूज़ क्या है, एक कोने से दूसरे कोने से, मतलब इसकी रेंज लैन से बड़ी होती है, ठीक है, लैन से बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है। एक सिटी के अंदर पूरा आपके डिवाइसेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो रेंज क्या है, 100 किलोमीटर, मतलब एक सिटी के अंदर जितने भी डिवाइसेस हैं वो उससे कम्युनिकेशन कर सकते हैं इस नेटवर्क के अंदर। अब हम आगे बढ़ेंगे, आई होप आप सभी को मैन समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे, वैन। वैन क्या है, वैन अभी जो आपने इंटरनेट के बारे देखा था, WWW, या फिर पूरे दुनिया का इंटरनेट ही वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं हम इसको, यही वैन है, पूरा इंटरनेट ही वैन है। वाइड एरिया नेटवर्क मीन्स इंटरनेट, इंटरनेट मीन्स दुनिया भर के डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है। मैं यहाँ से बैठे बैठे यूएस पे किसी से बात कर सकता हूँ, किसकी वजह से नहीं। तो इसका रेंज कितना होता है पूरे दुनिया में, मतलब दुनिया मतलब हमारे पूरे अर्थ पे है, ठीक है। और अगर सैटेलाइट है अपने मून के आसपास तो वहाँ भी कम्युनिकेशन कर लो आप। तो इसकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसकी रेंज मतलब जितनी बड़ी दुनिया उतनी ज़्यादा रेंज, मतलब पूरे दुनिया में फैला हुआ है। इसकी रेंज को हम ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते बेसिकली। तो ये है रेंज इसकी। तो ये है इंटरनेट। तो बेसिकली आपको यहाँ पर 3 तरह के नेटवर्क देखने को मिले, लैन, मैन, वैन। अब इनके अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं, अलग अलग इनके वो हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक बात और समझनी है कि लैन एंड मैन ये दोनों, ये विदाउट इंटरनेट, मतलब इनके पास इंटरनेट नहीं है। जो आप डेटा डालते हो, डेटा पैक डालते हो, वो डेटा नहीं है, इंटरनेट नहीं है, तो भी ये कम्युनिकेशन कर सकते हैं अपने डिवाइसेस से, क्योंकि ये फॉर्मेशन ही इसी के लिए होता है कि आप बिना इंटरनेट के काम कर सको, ठीक है। अब जैसे कोई ऑफिस इधर से उधर बन रहा है, वहाँ पर एम्प्लॉयज़ हैं, तो कंपनी थोड़ी चाहेगी मेरा जो एम्प्लॉय है वो वहाँ पर बैठ के इंटरनेट चलाए। अगर वो चाहे तो इंटरनेट का ऑप्शन दे सकती है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि लैन एंड मैन इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती। आप चाहो तो उसको इंटरनेट से जोड़ सकते हो, लेकिन इंटरनेट से जोड़ोगे तो वो वैन में ही आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये दोनों नेटवर्क आपके विदाउट इंटरनेट काम करेंगे, लेकिन वैन क्योंकि इस कोने से उस कोने पे बैठा हुआ है दुनिया के, उसमें इंटरनेट की ज़रूरत होती है, ठीक है। सो आई होप आप सभी को लैन, मैन, वैन समझ में आया होगा, इनकी रेंजेस समझ में आई होगी, एंड किस लिए क्या पर्सपेक्टिव है इनका वो आपको समझ में आया होगा। अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर समझेंगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप लोग इसके बिना आप पे कंप्यूटर्स कुछ नहीं है, बेसिकली कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं है। व्हाट इज़ मीन बाय आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस बोलते हैं हम उसको। आईपी एड्रेस क्या है? आईपी एड्रेस कुछ आपने ऐसा देखा होगा, नाम भी सुना होगा कि आईपी से ये फ़ोन हैक करना, ये करना, बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी होगी, बट व्हाट इज़ एक्चुअल में आईपी एड्रेस? आईपी एड्रेस है क्या? क्यों हम बार बार आईपी एड्रेस करते हैं? तो आईपी एड्रेस बेसिकली इन सिस्टम का कम्युनिकेशन करने का एक एड्रेस है। मैंने यूआरएल समझाया था, उसको मैंने कहा था किसी भी चीज़ को लोकेट करने के लिए वो यूज़ होता है, मतलब इंटरनेट पे कहीं पर कोई चीज़ रखी हुई है तो उसको ढूंढने का काम आएगा। लेकिन इस सिस्टम से कम्युनिकेशन करना है तो कैसे करेगा? दुनिया में लाखों सिस्टम है, करोड़ों सिस्टम है, तो ये कैसे कम्युनिकेशन कर पाएगा उससे? कुछ है ना, होना तो चाहिए ना कम्युनिकेशन। जैसे आप अपने फ्रेंड के घर कुछ भेजते हो तो एड्रेस तो होता है ना एटलीस्ट आपके पास उसका, तब भेज पाते हो, है ना। तो यहाँ पर भी एक्चुअल में वही चीज़ है, यहाँ पर ये इनके एड्रेस के तरह काम करता है। जैसे इस 192.168.1.2 एंड ये इसका आईपी एड्रेस मान लेते हैं हम लोग 192.168.1.9, ठीक है। अब ये एड्रेस है इनके। तो जब हम बताएंगे इस कंप्यूटर को कि तुम इस आईपी एड्रेस वाले कंप्यूटर जिसका ये आईपी एड्रेस है,
उससे जाके कम्युनिकेशन करो, तब जाके इनका कम्युनिकेशन होगा। इसका मतलब ये आईपी एड्रेस जो है ये एक तरह से एड्रेस का काम करता है, उनको लोकेट करने का काम करता है। ठीक है, चलो और अच्छे से समझते हैं। अभी हमने ये लैन एरिया नेटवर्क समझा था, लैन। ठीक है, तो आईपी एड्रेस हर जगह यूज़ होगा, लैन में, मैन में, वैन में, हर जगह। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये वाला डिवाइस है, इसको इस डिवाइस से कम्युनिकेशन करना है, तो ये कैसे करेगा? यहाँ पर बाकी डिवाइसेस भी तो है ना, हो सकता है इसको कुछ इंपॉर्टेंट फाइल भेजनी हो इसको, तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो ये इसको चली जाएगी, हो सकता है इसको चली जाए, हो सकता है इसको चली जाए, हो सकता है कहीं और चली जाए, इसके पास ना जाए। तो ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं, इसीलिए यहाँ पर आईपी एड्रेस आया। आईपी एड्रेस क्या करता है? सबको बताता है कि जैसे इसको अगर यहाँ भेजना है तो इसका एड्रेस ये होगा। ठीक है, इसको भेजना है तो इसका एड्रेस ये होगा। ठीक है, तो आईपी एड्रेस एक तरह से इनका एड्रेस होता है यहाँ पर पहुँचने का, कि वहाँ तक पहुँचे। ठीक है, वहाँ तक कम्युनिकेशन करने का एड्रेस होता है। तो ये बेसिकली एक डिवाइस का एड्रेस होगा। नाउ वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ कि जो आईपी एड्रेस है ये एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ होता है, आईपी एड्रेस। ठीक है, अब ये टाइप ऑफ आईपी एड्रेसेस एंड इसमें बेसिकली आईपी एड्रेस कुछ ऐसे दिखता है। इसमें इसका ये यहाँ पर हर एक पेयर में, एक पेयर मतलब ये इतना, डॉट से पहले ये इतना। ठीक है, तो डॉट के अंदर जितने ना, एक पेयर में बेसिकली 3 डिजिट हो सकते हैं, और इनकी जो कह सकते हो 0 से 255 तक, मतलब 100 जहाँ पर लिखा हुआ है ना वहाँ पर सिर्फ 255 तक ही हो सकता है हर जगह। मतलब 4 पेयर है ना यहाँ पर, देखो आप, 1 2 3 4, तो एक जो यहाँ पर ये डॉट लगा हुआ है, जहाँ तक डॉट क्या डोनेट करता है, ये बताता है कि यहाँ तक, यहाँ से एक पेयर ख़त्म हो गया। तो ये जो ये डॉट है, ये डॉट ये बताता है कि एक पेयर यहाँ तक है, दूसरा पेयर ये डॉट तक है, तीसरा पेयर ये डॉट, चौथा डॉट ये बताता है। तो इस एक पेयर में 255 तक ही हो सकता है, ये भी 255 तक, ये 255 तक, ये 255 तक। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, बता रहा हूँ मैं आपको कि आईपी एड्रेस इतना ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये है। एंड ये IPv4 है, उसके बारे में हम आकर देखेंगे, 32 बिट का होता है। आई थिंक आप इसको इग्नोर कर दो, अभी ये आगे के एडवांस नेटवर्किंग का पार्ट है। तो ये बेसिकली एक आईपी एड्रेस है। ठीक है, आईपी एड्रेस ही है जो इनसे कम्युनिकेशन करवा सकता है डिवाइसेस में आपस में। ये कुछ ऐसा दिखेगा, अलग भी हो सकता है। इसमें टाइप्स भी होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक, स्टैटिक, डायनेमिक, अलग अलग होते हैं, वो भी एडवांस नेटवर्किंग का पार्ट। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप वो सारी चीज़ें सीखना चाहते हो तो आप वो डिस्क्रिप्शन में देख लो, या फिर हमारा चैनल की प्लेलिस्ट देख लो, वहाँ पर एक नेटवर्किंग की कंप्लीट वीडियो मैंने बना रखी है, वहाँ पर आप देख सकते हो। वो थोड़ा एडवांस, मतलब उतना एडवांस नहीं कर सकते, बट हाँ इससे ज़्यादा नॉलेज है, एंड वो कह सकते हो कि इंटरमीडिएट लेवल तक है। लेकिन आप चाहते हो कि आप टाइम वेस्ट ना करो यूट्यूब पर, तो आप कनेक्ट करके आप हमसे एडवांस क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, जो कि हमारी पेड क्लासेस है वहाँ से। नो, अब आगे बढ़ते हैं। ये दोनों का कम्युनिकेशन का ज़रिया क्या बना? मैक एड्रेस, सॉरी आईपी एड्रेस। ठीक है, आईपी एड्रेस समझ गए आप? ठीक है, आईपी एड्रेस क्या, अब ये समझ गए कि जो भी कम्युनिकेशन हो सकता है बिना आईपी एड्रेस के नहीं हो सकता। लेकिन 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 जितना आप सोच रहे थे उतना ही नहीं है। चलो मैंने मान लिया, एक आईपी एड्रेस मैंने इसको दे दिया, एक आईपी एड्रेस इसको दे दिया। मैं यहाँ पर आईपी एड्रेस लिख भी देता हूँ। एंड इसका आईपी एड्रेस 192.168.11। चलो ठीक है, ये इनका आईपी एड्रेसेस। ठीक है, अब
ये दोनों डिवाइस जो हैं एक ही नेटवर्क पे हैं, ये राउटर से कनेक्ट है, मैं मान लेता हूँ, ठीक है, आप भी मान लो, मैंने मान लिया, तो ये राउटर से कनेक्ट है, ठीक है। अब इसको इससे कम्युनिकेशन करना है, चलो ठीक है, आईपी एड्रेस से हो रहा है, ज़बरदस्त, एक नंबर। क्या हो, ये वाला डिवाइस किसी भी रीज़न से डिस्कनेक्ट हो जाए और यहाँ पर दूसरा डिवाइस आए, उसको इसका आईपी एड्रेस मिल जाए, किसका, जो ये डिस्कनेक्ट हो गया, इसको इसका आईपी एड्रेस यहाँ पर मिल जाए। स्ट्रेंज, बड़ी समस्या हो गई। इसको इसका आईपी एड्रेस मिल जाएगा। अब ये डिस्कनेक्ट हो चुका है नहीं यहाँ पर, ठीक है। मैं इसको ब्लैकआउट कर देता हूँ पूरा, चलो लो, ये है नहीं यहाँ पर। आप इसको ऐसा समझो, ये डिस्कनेक्ट हो गया, बिल्कुल भी है ही नहीं वहाँ पर, ठीक है। तो ओके, एक डिवाइस है ही नहीं, डिस्कनेक्ट हो गया। अब जब ये डिस्कनेक्ट हुआ, उससे पहले इस कंप्यूटर ने उसको बहुत इंपॉर्टेंट फाइल भेजी थी, किसको, ये वाले को, जो अभी डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन उसका आईपी एड्रेस तो इसको मिल गया, तो ये डेटा इसके पास चला जाएगा। अब इंपॉर्टेंट डेटा है क्योंकि ये तीसरा पर्सन है, तो इसके पास जाना नहीं चाहिए। समझो ये कंपनी का ऑनर है, ये कंपनी का मैनेजर था जो डिस्कनेक्ट हो गया। अब बीच में कोई एम्प्लॉय आ गया जिसके पास वो डेटा, इंपॉर्टेंट डेटा जाना नहीं चाहिए था, इसके पास चला गया क्योंकि आईपी एड्रेस उसको मिल गया। अब आईपी एड्रेस क्यों मिल गया वो मैं आपको समझाता हूँ थोड़ी देर में, लेकिन अभी आप इस कॉन्सेप्ट को समझो। अब ये आईपी एड्रेस इसको मिल गया, तो जितने भी मैसेज इसको भेजेगा वो इसको मिलेगा, चैट भी उसके, डेटा भी उसका, सब उसको मिलेगा, इसको, इस वाले कंप्यूटर को सारी फाइल्स मिलती जाएगी उसको, ठीक है। कुछ समझो आप लोग, है ना। अब यहाँ पर ज़्यादा लॉजिक मत लगाना, बस जितना मैं समझा रहा हूँ उतना समझो। तो ऐसे में तो सिक्योरिटी हो जाएगी, इश्यू हो जाएगा ना। तो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए कि अगर आईपी एड्रेस किसी और को मिल भी जाता है तो कोई इशू ना हो, उसके लिए मैक एड्रेस लाया गया। आईपी एड्रेस को हम कहते हैं लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस जो समय के साथ चेंज हो सकता है, किसी भी रीज़न से, किसी भी स्थिति के वजह से, किसी भी कह सकते हो किसी भी रीज़न से चेंज हो सकता है आईपी एड्रेस। मैक एड्रेस जो है वो चेंजेबल नहीं होता, ये आपका हार्डवेयर एड्रेस होता है, ये आपके हार्डवेयर में लिखा होता है। मतलब आपके जितने भी नेटवर्किंग डिवाइस होती है जो नेटवर्क से कम्युनिकेशन करती हैं, देखो आप ये भी समझो कि जो इंटरनेट आप एक्सेस करते हो ना, वो एक्सेस कर पाते हो एनआईसी के वजह से। एनआईसी मीन्स नेटवर्क की कम्युनिकेशन, मतलब नेटवर्क इंटरफेस होता है वो, मतलब जो नेटवर्क को रिसीव और भेज सकता है, कनेक्ट कर सकता है आपके डिवाइस के। वाईफाई कनेक्ट करते हो तो वो एक हार्डवेयर लगा होता है आपके डिवाइस में। जो डिवाइस में एनआईसी नहीं लगा होता वो कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपका नोकिया वाला फ़ोन, ठीक है, उसमें वाईफाई नहीं लगा होता। जो छोटा वाला फ़ोन आता है आपका, वो कीपैड वाला पहले जो आता था, उसमें नेटवर्क कार्ड नहीं होता था वाईफाई रिसीव करने के लिए, तो क्या वो वाईफाई कनेक्ट कर पाएगा? नहीं। तो एनआईसी जो होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, वो हर डिवाइस में लगा होता है आजकल, आपके फ़ोन में, स्मार्टफोन में, आपके लैपटॉप एंड एवरीथिंग। तो ये जो एनआईसी होता है उसको आप इंटरनेट पे सर्च करो कैसे दिखता है एनआईसी, उसी के अंदर ये मैक एड्रेस होता है। क्या ये सिर्फ वाईफाई कनेक्टेड डिवाइसेस के पास होगा? तो नहीं, ये ब्लूटूथ डिवाइस के पास होता है। एक ब्लूटूथ डिवाइस भी होता है, मतलब ब्लूटूथ हार्डवेयर ही होता है, वो हार्डवेयर से कम्युनिकेशन करता है, तो उसके लिए भी हार्डवेयर लगा होता है, तो उसका भी मैक एड्रेस होता है। तो जितनी भी डिवाइसेस नेटवर्क बनाती हैं, चाहे वो नेटवर्क ब्लूटूथ का हो, चाहे वो नेटवर्क वाईफाई का हो, ब्लूटूथ भी एक नेटवर्क है क्योंकि उससे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं ना, वो भी तो एक नेटवर्क है। तो इनका अपना अलग अलग मैक एड्रेसेस होता है। ये किसका होता है? हार्डवेयर में होता है। अब अगर आईपी एड्रेस चेंज हो गया तो ये हार्डवेयर कभी चेंज नहीं होता जब तक आप
NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ना चेंज कर दो, या फिर आप किसी और को दूसरा चेंज ना कर लो, ब्लूटूथ का दूसरा NIC नेटवर्क कार्ड ना लगा दो, तब तक ब्लूटूथ कार्ड ना लगा दो दूसरा, तब तक ये हार्डवेयर चेंज नहीं होता, ठीक है। और किसी एक डिवाइस एक मैकवेयर हार्डवेयर ये मैक एड्रेस 2 डिवाइसेस को नहीं मिल सकता, इन दोनों डिवाइसेस का मैक एड्रेस जो होगा अलग ही होगा, IP एड्रेस भी अलग होगा। तो ये रूल भी लिख लो आप कि मैक एड्रेस भी अलग होता है हर डिवाइस का, एंड IP एड्रेस कभी सेम नहीं हो सकता, वो भी अलग होगा, ठीक है। तो बेसिकली आपका सिक्योरिटी के रीज़न से ये मैक एड्रेस लाया गया, ताकि ये डिवाइसेस में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो प्रॉपरली हो पाए, एंड IP एड्रेस चेंज भी हो जाए तो राउटर समझ पाए या फिर डिवाइस समझ पाए कि सामने वाला डिवाइस ये वो नहीं है जिसको पैकेट भेजना है, ठीक है। तो क्या होगा, जब IP एड्रेस भी या डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो सामने वाला जो PC रहेगा वो कम्युनिकेशन करने से पहले क्या मैच करेगा, मैक एड्रेस। इसलिए 99% कम्युनिकेशन मैक एड्रेस के बेस पर होता है। IP एड्रेस पे बहुत कम मैक एड्रेस, IP एड्रेस में कह सकते हो 1% कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि वो एक एड्रेस लेके जाता है, ठीक है, एड्रेस के लिए कम्युनिकेशन करता है। लेकिन श्योरिटी जो देता है कि हाँ वही डिवाइस है या दूसरा डिवाइस है, वो मैक एड्रेस देता है। तो इसीलिए ज़्यादा कम्युनिकेशन रिलायबल मैक एड्रेस पे होता है, क्योंकि जल्दी चेंज नहीं हो सकता, फिजिकल एड्रेस है। बर्तन पे नाम लिखते हुए देखा है आपने, वो लिखते हैं बर्तन पे नाम, वैसे ही होता है, ये आपके हार्डवेयर पे लिखा होता है, उसको मिटाना ईजी नहीं होता। तो ये मैक एड्रेस बहुत अहम रोल प्ले करता है, और डिवाइस को आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करता है कि डिवाइस किस कंपनी का है एंड एवरीथिंग। बहुत सारी चीज़ें जो NIC लगा है किस कंपनी का है, हालांकि ये सारी चीज़ें एडवांस लेवल ऑफ नेटवर्किंग की। तो आपको समझ में आया होगा मैक एड्रेस क्या है, IP एड्रेस क्या है, एंड IP प्लस मैक ये दोनों मिल के कम्युनिकेशन करते हैं। डिवाइस जब एक दूसरे से बात करते हैं तो मिल के कम्युनिकेशन करते हैं। और एक चीज़ और, ये IP एड्रेस चेंज क्यों होता है? IP एड्रेस चेंज इसलिए होता है कि जैसे आपका एक राउटर है, ठीक है, जिसमें 100 डिवाइस ही कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। एक राउटर है जिसमें आपके 100 डिवाइस ही कनेक्ट हो सकते हैं, इस राउटर से सिर्फ 100 डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं। अब 100 डिवाइस कनेक्ट हो गए, 100 को 100 IP मिली हुई है। अब एक डिसकनेक्ट हो गया, और अगर ये डिसकनेक्ट हो गया तो इसकी IP जो इसको मिली हुई थी वो तो खाली रह जाएगी ना, जो इसको मिली थी, क्योंकि ये तो काम नहीं कर रहा है, वो IP यूज में है ही नहीं। तो क्यों ना जब ये काम नहीं कर रहा है तो दूसरे डिवाइस अगर कनेक्ट होता है तो उसको IP दे दी जाए, है ना, IP यूज में आ जाएगी। नहीं तो इसी के लिए रिजर्व रह जाएगी। अगर ऐसा रहेगा ना कि 100 डिवाइस ही कनेक्ट हो सकते हैं, IP जिसको मिली है उसको वही रहेगी, अगर डिवाइस डिस्कनेक्ट हो गया तो भी IP उसी के पास रहेगी, ऐसा होता है। तो इसका तो फिर कोई मतलब नहीं है। दूसरे डिवाइसेस अगर कोई है नहीं, कोई काम पे नहीं आया, जॉब पे नहीं आया समझ लो ऑफिस में, या फिर आपके पास वो डिवाइस बाहर है कहीं, वो इंटरनेट यूज़ ही नहीं कर रहा है, या फिर डिवाइस ख़राब हो गया, बंद पड़ा हुआ है, तो ये IP तो कोई काम की नहीं रहेगी ना, की रहेगी, उसको देने का कोई मतलब नहीं। तो इससे अच्छा वो IP से छीन के दूसरे डिवाइस को दे दी जाए। और पहचान कैसे करेंगे? इस मैक एड्रेस के बेस पे, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। हाँ, एक चीज़ और, ये 2 लेयर कम्युनिकेशन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो मैक एड्रेस है वो ज़्यादा रेंज तक बाहर नहीं जाता। इसका मतलब ये है कि आपका जैसे ये दोनों डिवाइसेस हैं, या फिर मैं दूसरा डिवाइस पकड़ लेता हूँ, आगे थोड़ा पीछे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, ये वाले, ठीक है, ये दोनों कम्युनिकेशन अलग अलग बेस पे क्यों हो रहा है? फॉर एग्जांपल आपने अभी समझ लिया कि ये लैन है, ठीक है, ये लैन नेटवर्क है एक, ठीक है। अब यहाँ पर एक समझ लो USA में एक फ्रेंड है कोई आपका,
वो अपने राउटर से यहाँ पर कनेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर समझो, ये आपस में कनेक्ट है, रेंज कितनी है 100 मीटर, ये लैन नेटवर्क हो गया। अब आपका दोस्त कहाँ बैठा है, यूएस में, तो इससे कम्युनिकेशन करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा आपको, मैन में नहीं, क्योंकि वो सिटी के अंदर रहेगा, क्योंकि ये सिटी के बाहर है, तो ये कहाँ जाएगा, वैन में, वाइड एरिया नेटवर्क पे। तो आपको इससे कम्युनिकेशन करने के लिए इस लैन नेटवर्क को कहाँ ले जाना पड़ेगा, वैन में, ठीक है। अब आई होप इतना समझ में आ रहा होगा आपको कम्युनिकेशन का। तो लैन को जब वैन में इंटरनेट से कनेक्ट करोगे, ऑटोमेटिकली वैन में आ जाएगा यार, वो इंटरनेट पूरी दुनिया से कनेक्ट हो जाएगा। तो जब वो पूरी दुनिया से कनेक्ट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है वो यूएस से भी कनेक्ट हो जाएगा, तो आप यहाँ पे आप मैसेज भेज सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये जाएगा किसके थ्रू। अब ये राउटर को, पहले जो राउटर था इसमें इंटरनेट नहीं था, अब जब अपने इंटरनेट जोड़ा तब वो जाके कनेक्ट हुआ। तो पहले वो राउटर सिर्फ अपने आसपास ही कम्युनिकेशन कर सकता था, उसी में वहीं के वहीं। लेकिन जब इसको इंटरनेट पे जाना है ना, तो इंटरनेट पे आईपी एड्रेस काम करता है बाहर, और प्लस मैक भी। लेकिन मैक आगे जैसे जैसे कम्युनिकेशन बढ़ता है, वैसे वैसे मैक एड्रेस चेंज होता रहता है। अरे अभी तो आपने बताया था कि मैक एड्रेस चेंज नहीं होता। मैक एड्रेस इन डिवाइसेस का नहीं चेंज होता, आगे आने वाले डिवाइसेस का ऐड हो जाता है। जैसे अगर इसको यूएस से कम्युनिकेशन करना है तो इसका राउटर आएगा, है ना, ये राउटर का, जैसे इसको यूएस से कम्युनिकेशन करना है ना डायरेक्ट, तो ये इंटरनेट के जब बाहर जाएगा, ये लोकल एरिया नेटवर्क पे तो इनका ही मैक एड्रेस यूज़ होगा अपना अपना, ये इसका अपना अपना मैक एड्रेस, इनका काम चल जाएगा। लेकिन जब ये इंटरनेट पे बाहर जाएगा ना, तो इनका मैक एड्रेस लोकल एरिया नेटवर्क तक ही रह सकता है। वो नेटवर्क मतलब लोकल एरिया नेटवर्क के बाहर जा ही नहीं सकता। आपके डिवाइस का मैक एड्रेस सिर्फ आपके राउटर तक ही रहता है। मैं इसको और अच्छे से समझाता हूँ, मैं एक ब्लैंक जो वो है वहाँ पर ले चलता हूँ। नो कॉन्सेंट्रेट हियर। चलो मैं यहाँ पर एक लैन नेटवर्क बनाता हूँ, यहाँ पर ये राउटर है, यहाँ पर कोई भी डिवाइस कनेक्ट कर देते हैं। ये मैंने कोई डिवाइसेस कनेक्ट कर दिए, ठीक है। अब ये लैन है, ये सारे डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर इनका मैक एड्रेस चलेगा, ये आपस में अपना मैक एड्रेस शेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये अपने मैक एड्रेस से काम कर सकते हैं, राइट, क्योंकि ये नेटवर्क पे यहाँ पर आपस में लोकल एरिया नेटवर्क पे मैंने क्या कहा, ये डिवाइस अपना मैक एड्रेस यूज़ कर सकते हैं लोकल कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, यहीं तक रहेगा। अब मैंने क्या कहा कि यूएस में आपका फ्रेंड बैठा हुआ है अपने राउटर से कनेक्टेड, ठीक है। तो अब एक बताओ, ये यूएस में बैठा हुआ है, तो इससे कम्युनिकेशन करने के लिए क्या चाहिए आपका, लोकल एरिया नेटवर्क में इंटरनेट तो है ही नहीं, दुनिया से कनेक्ट ही नहीं है, तो वो तो दुनिया में आता है, दूसरे कोने में है वो तो, है ना, अर्थ के दूसरे कोने में है वो तो। अब वहाँ से कम्युनिकेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी यहाँ पर इंटरनेट कनेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर आपको इंटरनेट कनेक्ट करना पड़ेगा। ये आपका इंटरनेट बना देते हैं यहाँ पर, ये इंटरनेट, ठीक है। वैसे यहाँ पर अगर इसको आपसे बात करनी है, लोकल एरिया नेटवर्क पे है, तो इसको भी इंटरनेट पे आना पड़ेगा कनेक्ट होने, ठीक है। अब ये क्या हुआ, लैन से ये वैन नेटवर्क में आ गए, लैन से जब ये इंटरनेट कनेक्ट हुआ तब ये वैन में आ गए, वाइड एरिया नेटवर्क पे आ गए, ठीक है। अब वाइड एरिया नेटवर्क पे आ गए, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर मैक का और आईपीस का काम अलग हो जाता है, वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन आप अभी यहाँ समझो। आईपीस वो हमको बहुत डीप पढ़ना पड़ेगा, और उसकी अलग से बहुत स्पेशल क्लासेस है, कम से कम 2 घंटे 3 घंटे और अलग से चाहिए उसके लिए, तब आपको क्लियर होगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। यहाँ पर मैक एड्रेस जो है आपका, वो ये लोकल एरिया नेटवर्क पे ही काम करेगा। ये जो नेटवर्क था पहले बिना इंटरनेट का, अभी आपने इंटरनेट कनेक्ट किया, वो आपके डिवाइस का मैक एड्रेस आपके राउटर तक ही रहता है, यहाँ पर रहता है। ये चेक करता है कि डिवाइस जो कनेक्ट है वही है या नहीं है, प्रॉपर कम्युनिकेशन करने के लिए, मतलब पहचानने के लिए डिवाइसेस को, ठीक है। जैसे मैंने डिस्कनेक्ट कनेक्ट वाला आपको ऑप्शन दिया था, अगर वो मतलब जो एग्जांपल दिया था आपको,
कि डिवाइस अगर डिस्कनेक्ट हो गया तो वो उसका डेटा उसमें ना भेज दे दूसरे डिवाइस में। तो उस कम्युनिकेशन को पता करने के लिए, वो डिवाइस को पता करने के लिए आपका ये बेसिकली होता है मैक एड्रेस। अब अगर उस मैक एड्रेस का काम तो लोकल एरिया नेटवर्क पे, बाहर क्या होगा, तो बाहर जाएगा आपके राउटर का मैक, ठीक है। इसके पास भी 2 मैक एड्रेसेस होंगे, एक पब्लिक के लिए, एक प्राइवेट के लिए। यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट अलग तरह के आईपी एड्रेसेस होते हैं, वो आपको एडवांस क्लासेस में समझना। लेकिन अभी प्राइवेट पब्लिक को छोड़ के ये समझो कि नेटवर्क यानी लोकल एरिया नेटवर्क पे यहाँ पर 2 नेटवर्क बन गए। अब देखो, एक लैन और ये दूसरा जो इंटरनेट से कनेक्ट है, ये पूरी दुनिया वाला इंटरनेट, इसको वैन। तो आपका डिवाइस एट अ टाइम 2 नेटवर्क से कनेक्ट हो सकता है। आपका राउटर 2 नेटवर्क से कनेक्ट होता है, पहला इंटरनेट, दूसरा लोकल एरिया नेटवर्क पे, जो आपका लोकल नेटवर्क बनता है। लोकल एरिया नेटवर्क पे बिना इंटरनेट भी कम्युनिकेशन हो सकता है, वैन में विदाउट इंटरनेट कनेक्शन मतलब कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। तो इस लोकल एरिया नेटवर्क पे आपका मैक काम करेगा, लेकिन जैसे ही आप अपने लोकल एरिया नेटवर्क से बाहर वैन में कनेक्ट करोगे या वैन से कम्युनिकेशन करने की कोशिश करोगे, तो आपका मैक एड्रेस यहाँ पर नहीं जाएगा। यहाँ पर जाएगा किसका, राउटर का मैक एड्रेस जाता है, राउटर का। अब आगे चल के चेंज होता रहता है, जितने भी राउटर आएंगे, जैसे आपका राउटर हो गया, देन आगे आगे और राउटर्स आते हैं, वो अलग कम्युनिकेशन है, वो लंबी प्रोसीजर है, तो उसको हम एडवांस क्लासेस में समझते हैं। तो बेसिकली ये मैं आपको थ्योरी मतलब थोड़ा समझा रहा हूँ, आपको एक आइडिया मिल जाए। तो लोकल एरिया नेटवर्क पे आपका मैक यूज़ होगा, उसके बाहर आपका राउटर का मैक यूज़ होगा। तो वैसे इसका भी है, अभी आ गया इंटरनेट पे तो आप इजीली कनेक्ट हो जाओगे। आई होप आप सभी को कम्युनिकेशन समझ में आया होगा मैक एड्रेस के बारे में, और आपको ये समझ में आया होगा कि आपका डिवाइस एट अ टाइम 2 नेटवर्क से कनेक्ट होगा, लैन या वैन। जब आपके डिवाइस सिर्फ आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आपके आसपास के डिवाइस, राउटर से कनेक्टेड डिवाइस, उसको लैन कह दोगे। जैसे वो आप दुनिया के कोने से या फिर दूर से कहीं बैठे डिवाइस से कम्युनिकेशन करें, तो इंटरनेट से कनेक्टेड डिवाइस से बात करें, तो आप उसको वैन कह दोगे। अब पूछोगे सर मैन का क्या? मैन जनरली ऐसे फॉर्म नहीं किया जाता। मैन जो है ये एक ऐसा नेटवर्क है जो कंपनीज अपने लिए बनाती है। ये जनरली इंटरनेट के बिना भी काम कर देता है, या फिर कह सकते हो कि एक सिटी के अंदर कंपनी को टू कंपनी कम्युनिकेशन करना है, बैंक के बहुत सारे होते हैं, बैंक्स आपस में एक दूसरे ब्रांच में कम्युनिकेशन करना है, तो उसके लिए होता है मैन। इसका कम यूज़ बहुत कम होता है। अब इंटरनेट है तो उसमें हो जाता है, लेकिन लिमिट लगा देते हैं वो ताकि सिक्योरिटी रहे। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आप लैन एंड मैन 2 नेटवर्क पे ही काम करते हो, एंड साइबर सिक्योरिटी इन दोनों नेटवर्क पे ही काम करती है, लैन एंड वैन में ही। मैन में लिमिटेडली काम करती है। हालांकि जैसे मैंने कहा कि अगर आपको किसी चीज़ से कम्युनिकेशन करना है तो आपको उसके रेंज में जाना होगा। तो मैन साइबर सिक्योरिटी में बहुत कम प्रैक्टिस में लिए जाते हैं, ठीक है। तो हैकिंग जो होती है वो लैन या वैन में ही होती है, मैन में बहुत कम होती है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा व्हाट इज़ दिस एंड क्या क्या चीज़ें होती हैं, लैन वैन वैन, आईपी एड्रेसेस एंड मैक एड्रेसेस, ठीक है। तो समझ में आ गई? नहीं समझ में आया होगा तो आप इसको वापस से रिवाइज करो एंड स्लोमो में देखो एंड आगे पीछे करके देखो, थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा, इतना भी मुश्किल नहीं। अब यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है राउटर एंड स्विच को, दोनों को। ये वर्ड्स आपको आ सकते हैं। ये दोनों वो डिवाइस हैं जो कि सेंट्रलाइज डिवाइस, जिसको मैं कह रहा था ना, सेंटर में एक डिवाइस होगा, सेंट्रलाइज डिवाइस। यही 2 डिवाइसेस हैं, एक तो राउटर हो सकता है या तो स्विच हो सकता है। एक हब भी होता था बट वो अब यूज़ नहीं होता, क्योंकि वो सिक्योरिटी रीजंस हैं, इस वजह से उसमें सिक्योरिटी फ्लो मतलब सिक्योरिटी कॉन्स बहुत हैं, ठीक है, इस वजह से। तो राउटर क्या है? राउटर कह सकते हो एक ऐसा डिवाइस है जो कि 2 नेटवर्क में एट अ टाइम काम कर सकता है, लैन प्लस वैन, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क और वैन वाइड एरिया नेटवर्क, ये दोनों में काम कर सकता है। कौन? राउटर। अब यहाँ पर लैन मतलब वाईफाई जो है वो लैन एंड वैन दोनों में काम करता है, स्मार्ट रहता है ना ये, इसलिए ये प्रॉपरली नेटवर्क को मैनेज कर सकता है, इंटरनेट बाहर, छोटे नेटवर्क एंड बड़े नेटवर्क दोनों। एंड इसमें आईपी
प्लस मैक दोनों के बेसिस पे काम होता है, ठीक है। लेकिन स्विच जो है ये सिर्फ आपका लैन पे काम करता है एंड मैक एड्रेस बेसिस पे ये कम्युनिकेशन करता है, डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। ये सिर्फ लोकल एरिया नेटवर्क पे काम कर सकता है। तो ये दो डिवाइसेस हैं, स्विच एंड राउटर। यही इंटरनेट को लाने वाले डिवाइस यही होते हैं, मतलब इंटरनेट पे जो आप एक्सेस कर लेते हो वो राउटर है। हालांकि लैन पे ज़्यादा, लोकल एरिया नेटवर्क पे ज़्यादा स्विच यूज़ होता है। मैंने कहा ना कि अगर बहुत सारे डिवाइसेस आपस से कनेक्ट हो, देखो यहाँ से कनेक्ट होते हैं, ये पोर्ट है लैन का, यहाँ से ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं। अब इनको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, ये आपस में ही यहीं से कम्युनिकेशन कर लेंगे। अगर आप इंटरनेट कनेक्ट करना चाहो तो यहाँ से केबल कनेक्ट करके आप उनको वर्ल्ड वाइड कर सकते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। तो ये सिर्फ लोकल लैन पे ही काम करता है। मोस्टली आज राउटर यूज़ होता है। अब स्विच का यूज़ बहुत कम जगहों पे कम हो गया है, राउटर कैपेबल है हर चीज़ को करने के लिए, तो वो यूज़ होता है। सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। याद रखना है ये आपको वैन यानी इंटरनेट और लैन दोनों में काम करेगा। आईपी प्लस मैक दोनों के बेस कम्युनिकेशन करेगा। ये सिर्फ मैक बेसिस पे कम्युनिकेशन करता है। यहाँ पर आईपी इम्पॉर्टेंट नहीं, यहाँ पर आईपी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बट मैक लैन तक इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद बाहर इसका मैक इम्पॉर्टेंट नहीं है। वो तो मैंने बताया आपको, चेंज हो जाता है लैन के बाहर जाते ही। सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा इन राउटर्स एंड बाकी सारी चीज़ों के बारे में। सो अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक को समझते हैं। अगला टॉपिक है यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग कर्नल्स। कर्नल क्या होता है, कर्नल क्या है, इसके बारे में समझेंगे हम लोग। देखो, हमने समझ लिया डिवाइस कैसे कम्युनिकेशन करता है, सीपीयू एंड रैम रोम ये सारे कैसे कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने समझ लिया कम्युनिकेशन के बारे में। ये चीज़ को मैंने आगे इसलिए रखा हुआ है, यानी बाद में इसलिए रख दिया ताकि आप इसको और अच्छे से समझ सको, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब क्लियर हो जाती है पीछे की, तब इसको समझाना ज़्यादा बेटर होता है। अब बेसिकली ये कर्नल होता क्या है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये बेसिकली आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है। ओएस जो आपने पढ़ा ना, विंडोज़, लिनक्स, एवरीथिंग, ये ऑपरेटिंग सिस्टम से मिल के जुड़ के काम करता है। मैंने कहा ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों मिल के काम करते हैं। मतलब दोनों को कैलिब्रेट करना, दोनों को प्रॉपरली कम्युनिकेशन कराना और दोनों को प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन कराना बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एक कर्नल होता है। ये कर्नल ही है जो ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन कराता है। रहता किसके पास है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है कह सकते हो, या फिर ऐसे कह सकते हो कि मैनेजर है ये, ठीक है। किस चीज़ का, कौन क्या कैसे कहाँ क्या ओपन होगा। एंड वही कि जैसे लो लेवल ऑफ एक्सेस लेना है तो कर्नल लेवल ऑफ एक्सेस ले लो। मतलब हार्डवेयर के सबसे पास होता है कर्नल एंड ओएस के सबसे पास होता है कर्नल। मतलब इन दोनों के बीच में कर्नल होता है जो कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है। इसका मतलब ये बहुत अच्छे से हार्डवेयर को मैनेज कर सकता है, ठीक है। अब ये क्या करता है कि कोई भी चीज़, जैसे आपको साइड में आपने वाईफाई ऑन किया तो ऑन होना है या नहीं होना है वो ये डिसाइड करेगा। आपने क्या कमांड दिया ये हार्डवेयर को समझाता है, आपने क्या ओपन किया ये हार्डवेयर को समझाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है, ठीक है, कह सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आता है, बट इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। विंडोज़ कर्नल, लिनक्स कर्नल, ठीक है, ऐसे लिनक्स में लिनक्स कर्नल यूज़ होता है, विंडोज़ में विंडोज़ कर्नल यूज़ होता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो सिंपली कह सकते हो कि इंटरमीडिएट होता है जो कि कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में, ठीक है। सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कर्नल, ये साइबर सिक्योरिटी में समझते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे अगली चीज़ को समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कमांड प्रॉम्प्ट क्या होता है, टर्मिनल क्या होता है, वो समझते हैं हम लोग। देखो, आपने देखा होगा कि
वो काले कलर का हैकर वो टाइप करता रहता है ना, कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हो आप उसको, ठीक है। तो कमांड प्रॉम्प्ट क्या होता है, कमांड प्रॉम्प्ट क्यों यूज़ होता है? कमांड प्रॉम्प्ट अभी मैं आपको स्क्रीन पर देखो, आप दिख रहा होगा यहाँ पर। अगर आप अपने सिस्टम में जाते हो एंड यहाँ पर सर्च करते हो CMD, ये देखो कमांड प्रॉम्प्ट दिखा, ये इसी को कहते हैं हम लोग क्या, ये आपका है कमांड प्रॉम्प्ट। ये क्या यूज़ होता है इसका, क्यों यूज़ करते हैं हम इसको, एंड क्यों यहाँ पर हम इसको सीख रहे हैं, और साइबर सिक्योरिटी में, एथिकल हैकिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ हम इसको लेते हैं, ठीक है। अब ये कमांड प्रॉम्प्ट जो होता है ये बेसिकली, तो यहाँ पर कह सकते हो कि जो कमांड प्रॉम्प्ट होता है ये हायर लेवल ऑफ एक्सेस लेने के लिए होता है। तो यहाँ पर आप सिस्टम को बहुत ज़्यादा पावर के साथ यूज़ कर पाते हो। जिसको कमांड प्रॉम्प्ट चलाना आता है वो सिस्टम को पूरी पावर के साथ यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो जब आप UI के बेस पे यूज़ करते हो, मतलब जैसे मुझे कुछ ओपन करना है, फाइल मैनेजर में जाना है, तो मैं पहले इस फाइल मैनेजर को ओपन करूँगा, देन उसके अंदर जाऊँगा। लेकिन ये UI बेस्ड हो गया, मतलब ग्राफिक बेस्ड हो गया। कमांड प्रॉम्प्ट से आप वो चीज़ें सारे कर सकते हो जो नॉर्मली आप अपने UI से कर सकते हो। कमांड प्रॉम्प्ट से वो चीज़ें भी कर सकते हो जो आप UI से नहीं कर सकते। इसका मतलब एक सिस्टम को पूरे पावर के साथ यूज़ करना है तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट सीखना होता है। कमांड प्रॉम्प्ट आपके विंडोज़ में होता है, लिनक्स में इसको हम टर्मिनल कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पर, अब जैसे मैंने यहाँ पर आपको कहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम, देन कर्नल, देन आपका यहाँ पर आ गया हार्डवेयर, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक्चुअल में किससे बात कर रहे होते हैं? देखो टर्मिनल में या फिर कमांड प्रॉम्प्ट में हम तो ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए ही हमको कमांड प्रॉम्प्ट मिलता है, ठीक है। लेकिन ये डायरेक्टली कर्नल से कम्युनिकेट कर लेता है। एक बात सोचो कि आप कंपनी के मैनेजर से बात करोगे एंड कंपनी के ऑनर से बात कर रहे हो, तो ज़्यादा किस में फ़र्क पड़ेगा, किस में ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा? जल्दी आपकी बात कहाँ मानी जाएगी? जाहिर सी बात है ऑनर, कंपनी के ऑनर के पास। बस वही समझो कि जब टर्मिनल से आप बात करते हो ना, इसका मतलब आप डायरेक्टली सिस्टम के ऑनर यानी कर्नल से बात कर रहे हो। तो कर्नल एक ऐसा है जो कि बहुत लेवल तक पावर दे देता है आपको पूरे सिस्टम की, ठीक है। तो ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है ना, कमांड प्रॉम्प्ट आप कमांड से बहुत डीपली एक्सेस ले सकते हो एक सिस्टम का, इसीलिए हम इसको सीखते हैं। और जाहिर सी बात है आपको डीपली एक्सेस लेने के लिए, एडवांस लेवल ऑफ एक्सेस लेने के लिए ही आपको साइबर सिक्योरिटी सीखना होता है, समझना होता है। तो बेसिकली ये होता है विंडोज़ टर्मिनल। अब यहाँ पर विंडोज़ टर्मिनल में जैसे मैंने बताया आप CMD ओपन करोगे, ये उसकी कुछ कमांड्स हैं, आप इसको प्रैक्टिस करो। DIR मतलब फोल्डर वोल्डर कुछ देखना है तो DIR टाइप करो, CD मतलब दूसरे फोल्डर में जाना है तो, है ना। चलो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ क्या कैसा होता है। अब यहाँ पर देखो, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर क्या क्या है, ठीक है। ये देखो इस जगह पे क्या क्या है, और अगर आप वैसे ग्राफिकली जाना चाहो तो ग्राफिकल भी इस जगह पे जा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर ग्राफिकल में गया, जैसे मैं गया C ड्राइव में, C के अंदर है ना वो, ये देखो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ये C है ना, C ड्राइव में दिखा रहा है। तो यहाँ पर भी हम C ड्राइव पे जाएंगे, देखो C ड्राइव के अंदर मैं आ गया, यहाँ पर C लिखा हुआ है C। अब उसके बाद वहाँ पर क्या दिखा रहा है, यूज़र, तो मैं यूज़र्स के अंदर जाऊँगा, देखो यहाँ पर यूज़र नाम का फ़ोल्डर है। अब यूज़र्स के अंदर यहाँ पर देखो प्रेम P करके दिखा रहा है। तो ये देखो ये लोकेशन और मेरी टर्मिनल की लोकेशन सेम हो गई, ये लोकेशन देखो आप, एंड ये मेरे जो ग्राफिकल है उसको देखो सेम हो गई। इसका मतलब हम सेम लोकेशन पे। अब मैं चाहता हूँ कि इस जगह पे क्या क्या फाइल्स पड़ी हुई है, क्या क्या कह सकते हो कि फ़ोल्डर पड़े हुए हैं वो देखने के लिए, तो यहाँ पर मैं DIR कर दूँगा, मतलब डायरेक्टरी,
देखो यहाँ पर पड़ी हुई सारी फाइल्स मुझे यहाँ दिख गई। अब आप सेम चीज़ वही कर रहे हो जो आप यहाँ ग्राफिकल में कर रहे हो, ठीक है, एज इट इज़। अब जैसे मेरी इच्छा है कि मैं यहाँ पर इस डाउनलोड वाले अंदर जाऊँ, डाउनलोड फोल्डर के इसके अंदर, ठीक है, इस डाउनलोड के अंदर जाऊँ। तो ये तो मैं यहाँ पे क्लिक करके चला गया। अब मुझे यहाँ पर जाना है, इस डाउनलोड फोल्डर के अंदर। देखो यहाँ पर भी डाउनलोड दिखेगा आपको, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं चाहूँ जाने के लिए तो उसके लिए मुझे cd कमांड यानी चेंज डायरेक्टरी, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर होता है, cd मतलब चेंज डायरेक्टरी एंड डायरेक्टरी मतलब फोल्डर। तो मैं चेंज करना है डायरेक्टरी को, मुझे किस जगह पे जाना है, डाउनलोड्स, ठीक है। एंटर प्रेस करते हैं। देखो यहाँ पर मैं डाउनलोड्स के अंदर आ गया। अब यहाँ पर मैं देखूँ क्या पड़ा हुआ है, ls करेंगे, ये देखो, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पर ls नहीं, यहाँ पर dir होता है, ls लिनक्स में यूज़ होता है। यहाँ पर dir करोगे तो सारी डायरेक्टरी दिख जाएगी। ये देखो यहाँ पर 2 चीज़ें पड़ी हुई हैं, यहाँ पर भी 2 चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो ऐसे काम करता है आपका टर्मिनल। और यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, जैसे अगर आपको कोई डायरेक्टरी बनाना है या कोई नया फोल्डर बनाना है तो यहाँ पर आप mkdir से बना सकते हो, ठीक है। और अपनी IP देखना है तो IP config टाइप कर सकते हो। IP config करोगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि क्या IP एड्रेसेस हैं। ये सारे आपके IP एड्रेसेस हैं जितनी भी नेटवर्क से आप कनेक्टिविटी हुआ आज तक, ठीक है। देन इसको CLS से आप इसको क्लियर कर सकते हो पूरा टर्मिनल। एंड देन यहाँ पर आप पिंग करोगे, जैसे आपको चेक करना है कि आपका सामने वाला डिवाइस कम्युनिकेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आप पिंग कमांड का यूज़ कर सकते हो। हालांकि ये कमांड आप आगे चल के लिनक्स में बहुत समझते हो, मतलब आगे सीखते हो ये, ठीक है। अभी के लिए हम इतना ही सीखेंगे क्योंकि आप बेसिक क्लियर कर रहे हो, बस समझ रहे हो कि चीज़ें होती क्या है। तो आई होप आप सभी को ये विंडोज़ का कमांड टर्मिनल समझ में आ गया होगा, क्या होता है टर्मिनल, है ना। इससे ज़्यादा लेवल का हम लोग एक्सेस ले सकते हैं। आगे चलेंगे, यहाँ पर लिनक्स का भी होता है सेम, ठीक है। ये टर्मिनल लिनक्स का है, लिनक्स में भी होता है वही। लेकिन एक चीज़ आप समझो, हम लोग विंडोज़ से ज़्यादा लिनक्स को प्रेफर करते हैं साइबर सिक्योरिटी में। क्यों? क्योंकि विंडोज़ का जो टर्मिनल है ना, वो हमको कम पावर देता है, लेकिन जो लिनक्स का है वो बहुत ज़्यादा पावर दे देता है। इसमें भी लगभग कमांड्स होती हैं, वैसे ही आप रन कर सकते हो। जब आप कोर्स में इनरोल हो जाओगे एडवांस वालों पे, तो ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हो इनसे। मतलब ये तो कुछ नहीं है, ये तो बस इंट्रोडक्शन वाली कमांड्स हैं। आपको यहाँ पर कह सकते हो कि 40 के आसपास या 50 के आसपास क्लासेस मिलती हैं सिर्फ लिनक्स की। नेटवर्किंग की क्लासेस मिलती हैं अराउंड 58, यानी 50 प्लस ही 60 के आसपास, ठीक है। इतनी ज़्यादा क्लासेस होती हैं, तो सोचो आप इतने से वीडियो में इतनी ज़्यादा चीज़ सीख रहे हो, तो यहाँ पर कितना सीखोगे आप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो लिनक्स में भी टर्मिनल होता है, ज़्यादा लिनक्स यूज़ करते हैं ज़्यादा पावर करने के लिए, ठीक है। अब साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस क्या क्या है वो देखो। साइबर सिक्योरिटी क्या है एंड साइबर सिक्योरिटी क्यों सीखी जाती है उसको समझो। साइबर सिक्योरिटी एक तरीके से कंप्यूटर को सही काम करे या उसको सिक्योर करना साइबर सिक्योरिटी है। मतलब आजकल आपने देखा होगा सिस्टम हैक कर लेते हैं, सिस्टम बहुत ज़्यादा हैक होते हैं, तो उन सभी को सिक्योर करना, या फिर उनके अंदर कुछ गलत काम हो रहा है, कुछ सही नहीं चल रहा है तो उसको सही करना, सॉफ्टवेयर में उनको सिक्योर करना, यही साइबर सिक्योरिटी है। साइबर का मतलब होता है ओवरऑल इंटरनेट पे चलने वाली चीज़ें, जो कि कंप्यूटर, फ़ोन, सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टाइप ऑफ थ्रेट्स क्या होते हैं, वही मालवेयर एंड एवरीथिंग, वॉर्म, वायरसेस, ट्रोजन्स, है ना। वायरस आपने सुना होगा, फ़ोन में वायरस आ गया, इनको हम मालवेयर्स कहते हैं, ठीक है। लोग आपको फिशिंग अटैक करके यहाँ पर अटैक कर लेते हैं। पासवर्ड सिक्योर नहीं है तो आपको हैक कर लेते हैं, मतलब पासवर्ड अगर छोटा रखो तो हैक हो जाता है। फिशिंग का मतलब कि देखो, फिशिंग ऐसी होती है कि आप अमेज़ॉन आपकी वेबसाइट है, उसी के जैसे जो हैकर होता है वो दूसरी वेबसाइट बनाता है, कॉपी, ठीक है, कॉपी वेबसाइट, एकदम एग्जैक्ट आप पहचान नहीं पाओगे, लेकिन उसको ये कॉपी है तो इसलिए इसको हैकर चला रहा होता है। तो आप यहाँ पर कोई भी अपना यूज़र नेम, पासवर्ड या फिर वहाँ पर अपना
कार्ड का नंबर डालते हो तो वो हैकर के पास चला जाता है, ठीक है। तो एकदम सेम वेबसाइट बना के आपको वहाँ पर ले जाना और आपको उस लिंक पे क्लिक करा देना, उसको फिशिंग कहते हैं। पासवर्ड सिक्योरिटी यानी पासवर्ड को सिक्योर करना, आपको पासवर्ड बहुत अच्छे से रखना है ना। इंटरनेट सही तरीके से यूज़ करना, गलत वेबसाइट पे नहीं जाना। जैसे मैंने कहा कि HTTP की वेबसाइट पे नहीं जाना, HTTPS की वेबसाइट पे जाना है। ओवरऑल यही साइबर सिक्योरिटी है, बाकी कुछ नहीं, खुद को सिक्योर रखना। बाकी हम आगे जो सीखते हैं जैसे एथिकल हैकिंग हो गया, इसमें हम ये सिस्टम की कमियां ढूंढ के उनको हैक करते हैं, बेसिकली उनकी सिस्टम की कमियां ढूंढना, ठीक है। और एक और होता है फॉरेंसिक, डिजिटल फॉरेंसिक, उसमें हम सीखते हैं कैसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं साइबर क्राइम्स को। किसी ने क्राइम कर दिया तो कैसे उसको इन्वेस्टिगेट करना एंड एवरीथिंग। तो साइबर सिक्योरिटी कुछ और नहीं, सिस्टम को सिक्योर करना, मतलब आपके इंटरनेट को सिक्योर करना। कोई कमी है, किसी ने हैक किया तो मतलब कोई हैक ना कर पाए आपके सिस्टम को, और किसी ने हैक कर लिया तो कैसे किया, उसको ब्रीच को ढूंढना, वो सारी चीज़ें साइबर सिक्योरिटी है। और बेस्ट डिजिटल सेफ्टी में अगर आपको बता दूं, पासवर्ड जो है बहुत लंबा रखो, छोटा मत रखो, स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ करो। एंड 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है ये, इसके बारे में इसको आप सर्च करो, ये होमवर्क है आपका। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है, ये बेसिकली आपका पासवर्ड अगर किसी ने चोरी कर लिया तो इसका अगर आप OTP नहीं दोगे ऑथेंटिकेशन का, तो वो आपका पासवर्ड पता होने के बाद भी एक्सेस नहीं कर सकता। और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ही है बेसिकली ये, वही फ़ोन नंबर भी डाल सकते हो, उसमें OTP आएगा। और आपका हो सकता है कि ऐसे ऑथेंटिकेटर भी आता है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। सेफ़ डाउनलोडिंग, मतलब सही वेबसाइट से डाउनलोड करो, ओरिजिनल वेबसाइट से डाउनलोड करो, फेक वेबसाइट पे मत जाओ, क्रैक सॉफ्टवेयर मत करो। कोई भी USB रोड से पड़ी है तो वो मत उठाओ, अपने कंप्यूटर पे मत लगाओ, सही USB ड्राइव्स यूज़ करो। डेटा का बैकअप लेके रखो, जो आपका इंपॉर्टेंट डेटा है उसका बैकअप लग के रखो, अगर कभी सिस्टम हैक हुआ तो आप उसमें बच सकते हो। तो आई होप आप सभी ये सारी चीज़ें समझ पाए होंगे। बेसिकली ये कोई इतना एडवांस कोर्स नहीं है जो आपको यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें सीख पाओ आप लोग। ये बेसिकली आपके लिए कह सकते हो कि एक बेसिक बिल्डिंग का काम करेगा। अगर आपने इससे पहले कभी कंप्यूटर नहीं सीखा है, कंप्यूटर के बारे में नहीं पता है इतना, तो आप इससे हेल्प ले सकते हो। लेकिन आपको एडवांस कोर्सेज ज्वाइन करना है, बहुत इसमें करियर ही बनाना है, तो आप यहाँ पर ये नंबर पे कांटेक्ट करो, इस नंबर पे, एंड हमारा एडवांस कोर्सेज ज्वाइन करो। यहाँ पर एथिकल हैकिंग एंड डिजिटल फॉरेंसिक 2 कोर्सेज हैं, दोनों आपको बेस्ट अप्रोच और सही टेक्निक्स के साथ पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर एडवांस में सीखोगे, ठीक है। बेसिक से सीखोगे यहाँ पर भी, ये तो आपने जो सीखा ये बेसिक्स का भी बेसिक है, ठीक है ना, बेसिक का भी बेसिक है। लेकिन इससे बेसिक से आप जब एथिकल हैकिंग ज्वाइन करोगे तो और चीज़ें समझोगे, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं सीखने के लिए। जब आप जाओगे तब आपको पता चलेगा। ब्रोशर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हो इस कोर्स का ब्रोशर। नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमसे मतलब जो टीम मेंबर है उनसे कम्युनिकेशन करोगे तो वो आपको बता देंगे प्रॉपरली कि क्या क्या इंक्लूडेड है कोर्स में। सो आई होप आपने ये कोर्स को एंजॉय किया होगा, बहुत सारा नॉलेज मिला होगा आपको। एंड अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड इसमें से आपने नई चीज़ें क्या क्या सीखी वो कमेंट सेक्शन में बताना। वन मोस्ट थिंग, आप किस स्टेट से हो, किस कंट्री से हो एंड किस एरिया से हो बेसिकली, वो मुझे बताना, ताकि मैं देखूं कि आप कहाँ से हो। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अगर आपने कंप्लीट वीडियो देख ली है, ये कोर्स कंप्लीट कर लिया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप साइबर सिक्योरिटी में पहला स्टेप रख चुके हैं। इस कोर्स को करने के बाद अब आपको क्या करना है, ये कोर्स सिर्फ आपको बता रहा था कि बेसिक्स क्या होते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहा था, जिसको हम फंडामेंटल्स बोलते हैं। इस फंडामेंटल के बाद अब आपको आगे क्या करना है वो सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर नेटवर्किंग के ऊपर बेसिक कम्युनिकेशन देखना है। नेटवर्किंग क्या है, कैसे काम करती है एंड एवरीथिंग, मतलब नेटवर्किंग जितनी भी इंपॉर्टेंट है साइबर सिक्योरिटी में वो सारी चीज़ें सीख लेनी है। उसके बाद जब आप नेटवर्किंग कंप्लीट कर लोगे देन आपको लिनक्स सीखना है। लिनक्स इसलिए सीखना है क्योंकि ये ही साइबर सिक्योरिटी में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है एंड बहुत पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। इस वजह से हमको यहाँ पर लिनक्स सीखना पड़ता है। फिर
जब लिनक्स आप कंप्लीट कर लो देन आप मूव करो एथिकल हैकिंग की तरफ। नेटवर्किंग एंड लिनक्स कंप्लीट करने के बाद ही आप एथिकल हैकिंग पे जाओ, ताकि आपको कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे, कोई भी डाउट ना रहे, एंड आप एकदम कह सकते हो वहाँ पर कि हाँ आपको सारी चीज़ें आती है, तभी आप एथिकल हैकिंग में जाना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। एंड नेटवर्किंग आप सबके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बताती है कि आपका सिस्टम कैसे कम्युनिकेशन करता है। सिस्टम जब कम्युनिकेशन करता है तो उसके बीच में कितने प्रोटोकॉल्स आते हैं, कैसे पोर्ट्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, कैसे आईपीस कम्युनिकेशन करती हैं, एंड एक्सेट्रा। 90% साइबर सिक्योरिटी इन्हीं नेटवर्किंग पे ही डिपेंड है, इसलिए नेटवर्किंग को क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हो।